I'm going to start the course Real Analysis 1 and I am going to give you the informal introduction of the course. Let me explain this word informal introduction. लाइफ में चीज़ों को देखने के there are two different ways. एक प्रॉब्लम्स या लाइफ में जो भी हम चीज़ टैकल करते हैं there formal way of solving a certain problem and there is another informal. आप सिर्फ प्रॉब्लम को overlook informal way से देखते हैं. You don't go in the details of the problem or solving the problem. अब इस कोर्स का भी आज मैं आपको इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं. इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे, मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस कोर्स एंड व्हाट विल बी द अप्रोच. भाई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हम डिस्कस करेंगे उनकी अप्रोच क्या होगी. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल वे. अगर मैं बीइंग अ मैथमेटिशियन मोनालिसा की पेंटिंग को देखूंगा तो बिकॉज आई डोंट नो अबाउट द आर्ट आई कांट टेल यू टू मच अबाउट द पेंटिंग ऑफ मोनालिसा. अगर मोनालिसा की वही पेंटिंग जो है वो कोई आर्ट में एक्सपर्ट प्रोफेशनल देखेगा, ही विल टेल सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पेंटिंग ऑफ मोनालिसा. दैट इज द difference between looking at the things informally and formally. अब मैथमेटिक्स में मैं इसको आपको एक एग्जांपल दूंगा. मैथमेटिक्स में आपने अपने कैलकुलस के कोर्सेज में यू हैव डिस्कस्ड सेवरल कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जांपल लिमिट एट अ पॉइंट, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट आपने डिस्कस की हुई है. और आपने कैलकुलस में क्या सीखा है कि x इक्वल्स a, लेट्स से x इक्वल्स a पे आपने लिमिट जो है किसी फंक्शन f of x की इवेल्युएट करनी है. You start approaching towards A from both sides, from left side and from right side of the point A. Okay? अब approaching का जो word है, it's itself vague है, being a mathematician. So being a mathematician, I have to define formally कि what does it mean कि approachness जो है वो मेरे लिए approach का concept कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है. ठीक है? तो एनालिसिस कोर्स में हम जो कैलकुलस में आपने मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो स्टडी किए हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे, लेकिन रिगोरस मैथमेटिकल वे में. देयर विल बी नो वेग टर्म और एम्बिगुअस टर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रियल एनालिसिस. रियल एनालिसिस 1 कोर्स जो है इट कुड बी कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स कंसिडरिंग द मैथमेटिकल रिगोरसली. मैथमेटिक्स को रिगोरसली डिस्कस करने के लिए रियल एनालिसिस कोर्स जो है ये फर्स्ट कोर्स कंसिडर किया जा सकता है. लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग योर कैलकुलस कोर्स आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स. फॉर एग्जांपल आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर दो फंक्शंस सम हो रहे हो f of x प्लस g of x, उसकी लिमिट आपने x अप्रोचेस टू a पे इवेल्युएट करनी हो तो आप क्या करते हैं, f of x की लिमिट इवेल्युएट करते हैं व्हेन x अप्रोचेस टू a, g of x की लिमिट इवेल्युएट करते हैं व्हेन x अप्रोचेस टू a, और उन दोनों की लिमिट इफ एग्जिस्ट उनका सम कर देते हैं. इस छोटे सा जो आपने अप्लाई किया हुआ है कैलकुलस के कोर्सेज में, इस रिजल्ट को मैं रिगोरसली प्रूफ करूंगा. ठीक है? व्हाट डज इट मीन रिगोरसली प्रूफ? आई एम टेल यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल्स. Secondly, what will be the approach? Approach मैंने आपको बता दिया है, rigorous होगी. And is it all about the real analysis? No, of course no. It's the first course of real analysis. Real analysis is a branch of mathematics जिसमें हम काफी detailed जो है topics जो हैं वो discuss करते हैं. और furthermore, let me give you the textbooks. जो भी कोई कोर्स होगा उसके लिए textbooks जो हैं वो आप देखते हैं कि टेक्स्ट बुक कौन सी है. मैं वॉल्टन डूडन की प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस रिगोरसली फॉलो करूंगा एंड विलियम ट्रेंच की, जिनके टाइटल्स आप स्लाइड्स पे जो हैं वो देख सकते हैं. देयर विल बी सम रेफरेंस बुक्स. रेफरेंस बुक्स वो बुक्स होती हैं कि असाइनमेंट्स क्विजेस को सॉल्व करने के लिए आप रेफरेंस बुक्स जो हैं वो कंसल्ट कर सकते हैं. दैट वन इज बाय कोलमोग्रोव एंड फोमिन एंड द अनदर वन इज बार्टल एंड शर्बर्ट. ओके, मैंने इनफॉर्मली आपके कोर्स को, पूरे कंप्लीट कोर्स को, आई हैव डिवाइडेड योर कोर्स इनटू 4 मेजर पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द रियल नंबर्स, कि रियल नंबर्स हम क्यों स्टडी करें, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर्स. द सेकेंड पार्ट इज अबाउट द सीक्वेंसेस एंड सीरीज, कि सीक्वेंसेस और सीरीज जो है ये मैं आपसे
डिस्कस करूंगा. द थर्ड पार्ट and the major part of the course is about the differential calculus. We are going to discuss about the derivatives and their properties and all these things in differential calculus. And the last part is your integral calculus, in which I am going to discuss several concepts of integration and some other techniques. That will be the end of your Real Analysis 1 course. किसी भी कोर्स या सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए यू नीड द बेसिक लैंग्वेज ऑफ दैट कोर्स और सब्जेक्ट. इसी तरह रियल एनालिसिस 1 की बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो मैं आपको आज के मॉड्यूल में इंट्रोड्यूस करूंगा. बेसिक टर्मिनोलॉजी इंक्लूड्स द फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक टर्मिनोलॉजी इंक्लूड्स द बेसिक सेट थ्योरी. लेट मी टेल यू व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज मॉड्यूल. Basic set theory and terminology, of course, the set builder notion. The set builder notion is very important because we are going to define certain sets of real number system, जो कि मैं next modules में आपको बताऊंगा कि किस तरह construct करते हैं by this property, the set builder notion. In the end, I am going to discuss with you कि natural numbers which we know 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on and so forth. Natural number has gaps in it. उन गैप्स को फिल करने के लिए वी विल डिफाइन सर्टन सेट नंबर्स और नंबर्स, सेट नंबर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. इन सब की प्रॉपर्टीज जो है मैं कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा आपके साथ और अल्टीमेटली आई विल एंड अप बाय द सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो जो भी आप डिस्कस कर रहे हो वो किसी ना किसी लार्जर सेट में से, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, कोई भी स्टडी हो मैथमेटिक्स की, वो एक लार्जर सेट में से हम उसके मेंबर्स जो हैं वो ले रहे होते हैं. दैट सेट इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट. एंड फॉर द कंप्लीट कोर्स ऑफ रियल एनालिसिस 1, योर यूनिवर्सल सेट विल बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो यूनिवर्सल सेट इज सच अ लार्जर सेट जिसमें से हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, जो भी मेंबर्स की प्रॉपर्टीज, वट एवर वी आर डिस्कसिंग, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम दैट लार्जर सेट जिसका नाम हमने रखा है यूनिवर्सल सेट. अब आपको पता है कि अगर कोई सेट है ए, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सेट ऑफ लेट्स से बुक्स, सर्टन रियल एनालिसिस की बुक्स जो हैं बाय अ सर्टन ऑथर, ठीक है, ये एक सेट बन गया. उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एनालिसिस की बुक है. अब एक बुक है जो कि बायोलॉजी की है, वो उस सेट का मेंबर नहीं है. सो इफ यू हैव अ बुक, फॉर एग्जांपल वॉल्टर रूडन की मैंने आपको बुक बताई है, तो अगर सेट मैंने कंस्ट्रक्ट किया है रियल एनालिसिस की बुक्स का, तो वॉल्टर रूडन की बुक इज अ मेंबर ऑफ दैट सेट एंड वी राइट एक्स बिलोंग्स टू दैट सेट विच इज लेट्स से ए. अगर कोई बायोलॉजी की बुक है तो बायोलॉजी की बुक जो है वो सेट की डेफिनेशन पे नहीं आ रही, एनालिसिस नहीं है, रियल एनालिसिस नहीं है बायोलॉजी में डिस्कस किया हुआ, तो that book does not belong to that particular set, let's say A. Okay, so we write X does not belong to A. Mathematically जो है ये आपको स्लाइड पे नजर आ रहा है कि किस सिंबल से हम belongs to और not belongs to का सिंबल जो है ये यूज करते हैं. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सेट को डिफाइन किस तरह किया जाए. द फर्स्ट थिंग इज यू राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ सेट, फॉर एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7. एंड द सेकेंड विच इज द इंपॉर्टेंट थिंग is by some property which is unambiguous. So what is that property? You defined a set, ऐसे एक सेट ऐसे जो कि larger set है, उसके ऐसे members आपने पिक करने हैं which satisfies certain property. वो property क्या है? For example, set of natural numbers जो कि next slide पे मैं define करने लगा हूं, उसमें ऐसे numbers जो कि 2 पे divide होते हो, what we call the even numbers. ठीक है. अब ये प्रॉपर्टी इवन नंबर्स जो है, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि हमें बताएगी कि इस सेट में जो हम लेट्स से ए सेट है उसमें क्या हम किस तरह के मेंबर्स लार्जर सेट से पिक करेंगे. ओके, तो ये प्रॉपर्टी जो है सेट बिल्डर नोशन जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. कंसीडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो कि ये है 1, 2, 3, 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ. पहली एग्जांपल ये है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, विच इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0. अब दिस इज द प्रॉपर्टी कि मैं इस सेट में, अपने इस सेट में जिसका नाम लेट्स से मैं a लिख देता हूं, a सेट में
मैं ऐसे नेचुरल नंबर सिर्फ कंसीडर करने हैं जो इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0 को सेटिस्फाई करें। ठीक है, अब इनको बाय फैक्टराइजेशन, जो कि आपने 7th 8th ग्रेड में पढ़ी होगी, फैक्टराइजेशन से मुझे पता चल सकता है कि इस इक्वेशन के सेटिस्फाई करने वाले नेचुरल नंबर आर 1 and 2। दीज आर द रूट्स। ये रूट्स क्या होती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो दिस सेट which is defined by this property ultimately ends up with the members which is 1 and 2। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है, इसमें x belongs to natural number है which satisfy this equation x square minus 4x plus 2 equals 0। अब इसका कोई नेचुरल नंबर्स का सोल्यूशन नहीं है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेचुरल नंबर जिसको आप यहां पे पुट करें और इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करे। ओके, सो दिस सेट विल बी एम्प्टी सेट, जिसको मैं इस तरह डोनेट करूंगा। ओके, नाउ दो एग्जांपल्स हमने देखी, दोनों सेट बिल्डर नोशन से थी। एक एम्प्टी सेट को लीड की, दूसरी 1 और 2 मेंबर्स उसके थे। सिमिलरली द सेट ऑफ इवन नंबर्स इज डिफाइंड बाय सम प्रॉपर्टी 2k where k belongs to the set of natural numbers, and the set of odd numbers 2k minus 1 where k belongs to natural numbers। इसी तरह सेट थ्योरी में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। अ सेट T is a subset of S if all the members of T are also the members of S। प्रॉपर सबसेट S minus T। आप ऐसे S minus T is the set जिसमें ऐसे मेंबर्स हैं जो कि S में तो हैं लेकिन T में नहीं है। दैट्स व्हाई वी राइट इट as S minus T। S equals T, this is very important because in the next modules I am going to use this concept। अब S equals T दो सेट हैं, उनको अगर मैंने इक्वल साबित करना है तो मैं दो चीजें पहले बताऊंगा कि S is the subset of T। It means all the members of S are also the members of T, the first equation, and the second equation will be T subset of S। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन करूंगा इट विल लीड टू द S equals T। तो जब भी मैंने इक्वालिटी ऑफ सेट्स शो करनी होगी, इसका मतलब क्या है इक्वालिटी ऑफ सेट्स, कि दोनों सेट्स में S और T में एग्जैक्टली नॉट ओनली द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बट सेम मेंबर्स भी हैं। ठीक है, ओके। S strictly contains in S कि there exists some element of S which is not a member of S। Equality of course hold नहीं कर रहे। We write it as T is strictly subset of S। Then the complement of a set, मैंने आपको बताया था कि we are considering a universal set, a larger set। उस larger set में जो है आपका जो है वो complement all those members which are not the members of S। Similarly, intersection and union which contains all the elements of S and T is known as the union। Intersection common elements जो हैं S और T के, उनको हम कहते हैं कि ये intersection of S and T है। At the end, all these things are shown in the Venn diagram by using the Venn diagram। For example, A में T is a subset of S और Venn diagram में इसको इस तरह शो किया जा सकता है S union T, जो कि members which contains both members of S and T is represented by this diagram। S intersection T is represented by the shaded region, the common region। And if the S intersection T is empty set, both the set S and T don't have a common point, then we say that S and T are disjoint sets। हमने डिफाइन किया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और ये देखा था लास्ट मॉड्यूल में कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में गैप्स हैं। सिमिलरली द नेक्स्ट नंबर सिस्टम इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स कुड बी डिवाइडेड इनटू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा जो है सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये कंप्लीट होगा, डिफाइंड होगा। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दिस मॉड्यूल। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो कि पहले ही डिफाइन किया है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का एक सबसेट है प्राइम नंबर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट एक पूरी सब्जेक्ट है नंबर थ्योरी के नाम से जो कि प्राइम नंबर्स और नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करता है, विच हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। Then the fundamental theorem of arithmetic, without proof I am going to state
the fundamental theorem of arithmetic. Then Diophantines. What are the Diophantines in number theory? Then a little bit about the number theory, the subject number theory. I am going to tell you about the subject number theory. So the set of natural number, जो कि last module में भी हमने define किया था, it consists of 1, 2, 3, so on and so forth. These are the number. So the number theory is the branch of mathematics in which we study the properties of natural numbers and in particular the prime numbers. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है मैथमेटिक्स की. फॉर एग्जाम्पल इस ब्रांच में किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो डील किए जाते हैं कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर. अगर प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट मेनी प्राइम नंबर्स हैं तो नॉन प्राइम नंबर्स, लेट मी डिफाइन कि प्राइम नंबर होता क्या है. प्राइम नंबर इज सच एन अ नेचुरल नंबर जिसका डिवाइजर जो है वो सिर्फ दो डिवाइजर होते हैं, द वन एंड द नंबर इटसेल्फ. उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं. अब नंबर थ्योरी इज ऑल अबाउट नोइंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर, कि एक प्राइम नंबर किस तरह डिफाइन किया जाए, क्या प्रॉपर्टीज हैं कि हमें पता चल जाए कि गिवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर है. और लार्जेस्ट प्राइम नंबर निकालना ये स्टिल एक जो है नॉन प्राइम नंबर निकालना ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब है. और कंप्यूटर्स की नाउ डेज मैथमेटिशियंस आर टेकिंग हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड काफी बड़ा एक नंबर उन्होंने जो है वो प्राइम नंबर सर्च किया हुआ है. एक बात ट्रू है कि दीज प्राइम नंबर्स आर इन्फिनिट. द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, every positive integer can be uniquely written as the product of primes in non-decreasing order. तो प्राइम नंबर्स जो हैं नंबर थ्योरी में उनकी एक खास अहमियत है. क्यों? ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें बताता है कि प्राइम नंबर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स. क्योंकि ये कह रहा है कि हर नेचुरल नंबर को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं. इसका प्रूफ एज यूजुअल मैंने आपको कहा है कि हमने डिस्कस नहीं करना. देयर इज अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हाट वी कॉल द नंबर थ्योरी, उसमें ये सब जो है डील किया जा सकता है. हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? ये यूक्लिड ने प्रूफ दिया था कि देयर आर इनफाइनाइट मेनी प्राइम नंबर्स. फिर लोगों का इंटरेस्ट होता है कि लार्जेस्ट प्राइम नंबर, सबसे बड़ा प्राइम नंबर, बड़े से बड़ा प्राइम नंबर जो है वो डिस्कवर किया जाए. पीपल स्टिल आर वर्किंग ऑन सच टाइप ऑफ problems. Many different approaches have been used to determine whether an integer is a prime or not. Okay? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि prime number, a given number, a large number is a prime or not. ये काफी मुश्किल है निकालना. तो प्रॉपर्टीज पे, प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टीज पे एक पूरा सब्जेक्ट जो है नंबर थ्योरी का है. इन द 19th century, Pierre de Fermat showed that P divides, if P, this is one of the criteria of the prime numbers, if P divides 2P minus 2, whenever P is prime, then P is a prime number. The search for the integer solutions. अब कुछ equations ऐसी होती हैं जिनमें हम we are looking for the integer or natural numbers as a solution. ठीक है? उन equations को हम Diophantines कहते हैं. So Diophantines are those equations in which only integer solutions are allowed. Let me give you an example. A raised to power n plus b raised to power n equals c raised to power n. अब n जो है वो set of integers हो या natural numbers हो तो उसको आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या, a square plus b square equals c square. So n equals 2 is a solution of that equation which is Diophantine solution. और इसको अगर मैं natural numbers या integers में इसका solution ढूंढ रहा हूं तो मैं इस इक्वेशन को डायोफेंटाइन इक्वेशन कहूंगा. द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज डिफाइंड एज, ये मैंने बताया था आपको कि नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड किया हुआ है. द सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ये जीरो और नेगेटिव्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स इस तरह हम डिफाइन करते हैं. और जीरो इज टू बी कंसिडर्ड नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसीलिए इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में भी डाला गया और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में भी डाला गया. तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है? द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का यूनियन एंड द यूनियन ऑफ जो आपका जो है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, इन दोनों का यूनियन जो है ये सेट ऑफ इंटीजर्स है. z equals which includes 0 plus minus 1 plus minus 2 so on and so forth. So natural number is a subset of, proper subset of set of integers. अब सेट ऑफ इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि फॉर एग्जांपल
2 + 4 = 4 + 2। मैंने ऑर्डर चेंज किया, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या सब सेट ऑफ इंटीजर्स के मेंबर्स जो हैं वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं? सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ है, यहाँ पे आपके कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम इन प्रॉपर्टीज को फॉर्मली मैं डिफाइन करूंगा और एक प्रॉपर्टी को जो है वो प्रूव करूंगा। So I am now going to discuss with you some properties of Z positive. Let me tell you कि ये Z positive जो है ये क्या है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमने डिस्कस किया था लास्ट मॉड्यूल में। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में अगर मैं यूनियन द जीरो नंबर कर दूं, दैट इज व्हाट वी कॉल द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और ये इसको हम डिनोट करते हैं Z पॉजिटिव से। तो आज के इस मॉड्यूल में हम वी आर गोइंग टू डिस्कस some properties of Z positive, which is non-negative integers या फिर set of natural numbers including zero. Zero के बारे में मैं आपको बता दूं, zero is to be considered neither positive nor negative. That's why I call it non-negative number. और कुछ books जो हैं set of whole numbers define करती हैं, जिसमें natural numbers including zero जो है उसको ये W से denote करती हैं. So आपने maybe you encounter some books where you see the term the set of whole numbers जो कि मैं Z positive से और the set of non-negative integers उससे मैं denote कर रहा हूँ. So इस मॉड्यूल में हम principle of mathematical induction पहले डिस्कस करेंगे. Principle of mathematical induction rigorously मैं डिस्कस करूंगा in the next modules. अभी सिर्फ मैं आपको उसकी definition दूंगा. The second, some additive properties of the non-negative integers and some multiplicative properties of non-negative integers. The principle of mathematical induction. The principle of mathematical induction एक ऐसा tool है जो कि हम use करते हैं for proving the mathematical statements which are true for the natural numbers या Z positive non-negative integers के लिए. ठीक है, अब इसको साबित किस तरह करते हैं? ऐसी mathematical statement जो कि Z पॉजिटिव के लिए ट्रू हो, उसको साबित करने के लिए कुछ स्टेप्स हमने डिफाइन किए हुए हैं. द फर्स्ट स्टेप इज कि आप ये साबित करें कि Pn = 1 के लिए ट्रू है. द सेकेंड स्टेप विच इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसको नॉर्मली हम इंडक्टिव स्टेप कहते हैं, कि आप ये सपोज कर लेते हैं द मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड देन यू शो दैट कि वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है n+1 के लिए भी ट्रू है. ठीक है, अगर ये दो स्टेप्स आप कंप्लीट कर लें, then we can conclude that the mathematical statement which is true for natural numbers or Z positive, it is true for all the natural numbers. So ऐसी mathematical statements जिनको जो true हो या false हो, we have to check whether the statements are true or false for natural numbers or Z positive. उनको साबित करने का क्या तरीका है? The principle of mathematical induction. Okay. Let me give you some examples of principle of mathematical inductions. यहाँ पे 3 different examples दी गई हैं which are true for the natural numbers. इन सब को अगर मैंने साबित करना है तो मैं principle of mathematical induction को imply करूंगा. ठीक है, the first statement is the square of first n positive natural numbers उनको sum up किया जाए, that is equals n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. So n is a natural number. n जो है वो आपका natural number है. ठीक है, this statement is true for the natural numbers. So अगर मैंने इस statement को prove करना है तो मैं principle of mathematical apply कर सकता हूं. अब principle of mathematical induction apply करने का क्या तरीका है? P1 को true साबित करूं, Pn को suppose करूं और साबित करूं कि Pn+1 also true है. जहां जहां पे n है वहां पे n+1 में लाने की कोशिश करूंगा. Similarly, the second example is 1 cube, sum of cubes of first n natural numbers equals this one. And the third example is prove that if x plus 1 over x is an integer, then xn plus 1 over xn is also an integer for any positive integers. ये statements जो हैं ये true भी हो सकती हैं, false भी हो सकती हैं. अगर हम principle of mathematical induction को apply कर दें और हम ये साबित कर दें कि both steps, the first step and the inductive steps are true, then all these 3 statements will be true for any natural numbers. So this is the first theorem I am going to discuss with you guys
in real analysis. And this is the properties of additive properties of set of integers. Suppose that m and n, p are three positive integers, non-negative integers. Then the first statement, m plus n equals n plus 1, which is the commutative law. Okay. The second statement is what we call the associative law. The third statement is what we call the cancellation law. M plus n equals p plus n, then m equals p. If m plus n equals 0, then m and both are 0. Okay. ये सब प्रॉपर्टी किनके लिए ट्रू है? जी पॉजिटिव के लिए. मैं सिर्फ जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसको प्रूव करूंगा और मैथमेटिकल इंडक्शन को अप्लाई करूंगा, बिकॉज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द पॉजिटिव इंटीजर्स, व्हाट वी कॉल द नॉन नेगेटिव नंबर्स. प्रूफ ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर्टी, डिफाइन यू. 3 स्टेप्स में मैं इसका प्रूफ करूंगा. पहला स्टेप क्या है कि मैंने ये प्रॉपर्टी यू जो है वो सेट यू डिफाइन किया है. अब इसमें आप देखें ये प्रॉपर्टी जो है ये इनफैक्ट जो प्रॉपर्टी मैंने साबित करनी है उसके लिए n इक्वल्स 0 के लिए मैं ये कर रहा हूं. सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, m प्लस 1 जो है मैंने v सेट डिफाइन किया, n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव सच दैट दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स. देन थर्ड स्टेप में मैं ये डिफाइन करूंगा सेट w, और तीनों स्टेप्स में मैं ये साबित करूंगा कि एक्चुअली फर्स्ट स्टेप में मेरा u जो है ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इनके लिए ट्रू है. एक्चुअली u इक्वल्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. v भी सेकंड स्टेप में v इक्वल सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स करूंगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. w को भी मैं यूज करूंगा. इसमें मैं एक एडिटिव प्रॉपर्टी z पॉजिटिव की यूज करूंगा विच इज स्टेटेड एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड. m प्लस n पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस ऐसे ही नहीं डाली हुई, पैरेंथेसिस n प्लस 1 इक्वल्स m प्लस n प्लस 1. अब ये पैरेंथेसिस जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो पहला स्टेप जो है उसको मैं साबित करने की कोशिश करूंगा. डिफाइन u इक्वल्स, ये सेट मैंने डिफाइन किया हुआ है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि 0, अगर इफ m इक्वल्स 0 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करना है तो ये 0 बिलोंग्स टू u है, क्योंकि 0 प्लस 0 करें इक्वल्स कम्यूट कर दें तो ये 0 m ही आंसर आएगा. देन कंसिडर 0 प्लस m प्लस 1, क्योंकि मैंने p ऑफ m सपोज करना है और इंप्लाई करना है p ऑफ m प्लस 1, तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूं. बाय द प्रॉपर्टी एस्टेरिक दिस इज ऑल्सो ट्रू, वी कैन कम्यूट दिस वन. सो by principle of mathematical induction, this property, this set u equals z positive. The second step is we define the set v by this one. Similarly, by using the aesthetic property again and again, we can show that v in fact equals z positive. अब इसी तरह third step जो है, which is the important step, अब पहले 2 स्टेप्स हमने डिफाइंड ही इसीलिए किए थे कि हम थर्ड स्टेप में यूज कर सकें उन 2 स्टेप्स को. तो थर्ड स्टेप के लिए मैं ये साबित करूंगा m प्लस n प्लस 1 स्टेरिक प्रॉपर्टी यूज करके, फर्स्ट स्टेप यूज करके n बिलोंग्स टू w, ये मेरा इंडक्टिव स्टेप की सपोजिशन है, और स्टेप 2 यूज करके आई कैन कम्यूट दिस वन, n प्लस 1 प्लस m लिख सकता हूं, विच कंक्लूड्स दैट w इक्वल z पॉजिटिव. दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल कि किस तरह हम रियल एनालिसिस में जो है वो थ्योरम्स को, रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे. ठीक है. एट द एंड आई एम गोइंग टू गिव यू सम प्रॉपर्टीज ऑफ जी पॉजिटिव. जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी थी इसी तरह ही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज हैं. ओके. अब इनका प्रूफ जो है मैं नहीं करने जा रहा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम लाइंस पे इसका प्रूफ होगा, और प्रूफ जो है वो बड़ा इजी है. यू शुड ट्राई द प्रूफ ऑफ दीज प्रॉपर्टीज विच स्टेट्स दैट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव जी पॉजिटिव के एलिमेंट हैं, एसोसिएटिव लॉ, कैंसिलेशन लॉ के लिए ये जरूरी है कि n नॉट इक्वल्स टू 0 हो, एंड इफ m मल्टीप्लाइड बाय n इक्वल 0 है देन m इक्वल 0 और n इक्वल 0. And the last property is also very simple property. We have discussed the set of natural numbers and set of integers. Set of integers in fact non-negative integers और non-positive integers की terminology भी जो है ये भी हमने define कर दिया, discuss भी की है, और non-negative integers जो हैं इसकी multiplicative और additive properties भी जो हैं वो भी discuss की थी.
अब set of natural number is our basic set. It consists of 1, 2, 3, 4 and so on and so forth. अब मसला ये है कि how to define कि एक सेट में मेंबर्स कितने हैं, फाइनाइट हैं या इन्फिनिट हैं. इसको डिफाइन करना आज के मॉड्यूल का हमारा जो है ये ऑब्जेक्टिव है. सो वी आर गोइंग टू डिफाइन एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. देन I will just recall what does it mean by one-to-one mapping or injective mapping. It's the same things. I am going to give you the definitions of these. कि एक function जो है one-one क्या होता है और on-to क्या होता है. Similarly, on-to and or surjective, and then at the end finite and infinite sets जो हैं इसको proper formal way से इसको define करते हैं. So initial segment of the natural numbers is a subset of set of natural numbers which consist of, अगर n उसमें या m उस सेट में है तो m से लेस जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं वो सब उस सेट में अगर हैं तो हम कहेंगे दैट इज एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ओके, एन इनिशियल सेगमेंट i ऑफ n इज अ नॉन एम्प्टी, it's a non-empty subset of n with the property that if n belongs to I, then n से जितने भी छोटे n m less than or equal to n जितने भी natural numbers हैं वो सब I में होने चाहिए. Then we will call it the initial segment. Let me give you some examples जो कि आपको नजर भी आ रही हैं. पहला सेट लिखा हुआ है, consider the set 1, 2, 3 up to so on 20. So आपका यहाँ पे n equals 20 है, तो 20 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं अगर वो सब नेचुरल नंबर्स इसमें हैं जो कि लिस्ट किए हुए हैं, सो दिस इज एन इनिशियल सेगमेंट और इसको मैं क्या लिखा करूंगा, I20 लिखा करूंगा. ठीक है, जो मैक्सिमम नेचुरल नंबर उसमें होगा ना वो I का सबस्क्रिप्ट में लिखा करूंगा. सिमिलरली कंसीडर द सेट, दिस इज IN सेट, क्योंकि इनिशियल सेगमेंट IN, बिकॉज n से जितने भी छोटे नेचुरल नंबर्स हैं ऑल दीज नंबर्स आर कंटेन्ड इन दिस IN. थर्ड एग्जाम्पल जो है, दिस इज नॉट एन इनिशियल सेगमेंट क्योंकि इसमें 1 नहीं है. लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो 10 है. अब इसमें 9 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, ये इवन नंबर सिर्फ अप टू 10 जो है उसको कलेक्ट किया गया. सो दिस इज नॉट एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को यूज करके हम डिफाइन करेंगे कि आपका जो है फाइनाइट और इन्फिनिट सेट क्या होते हैं. अब एक प्रोपोजिशन है जो कि क्विकली हम इसको प्रूफ भी करते हैं. इफ IN इज एन इनिशियल सेगमेंट देन वेदर I इक्वल्स n या फिर देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर n सच दैट IN इस सेट के इक्वल है. जो मैं अभी डेफिनेशन करते हुए आपको बता रहा था कि अगर IN कोई इनिशियल सेगमेंट है तो उसमें उस n से स्मॉल ऑल द नेचुरल नंबर्स मस्ट बी इन द set, then we call it the initial segment. इसका प्रूफ जो है उसको हम फॉर्मली जरा देखते हैं. अगर आपका I equals n है, ये वाला केस है, then there is nothing to prove. तो मैं दूसरा केस लूंगा जब I is not equals to n. अगर I not equals to n है, then कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर जो होगा वो n में होगा और I में नहीं होगा. इट मीन्स कि n में से अगर मैं I के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दूं ये नॉन एम्प्टी सेट है. दिस इज अ नॉन एम्प्टी सेट. ओके, लेट नेचुरल नंबर्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टी है कोई भी सबसेट हो उसका सबसे छोटा लीस्ट एलिमेंट जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेट m नॉट बी द लीस्ट एलिमेंट एंड सपोज इफ पॉसिबल दैट m नॉट इक्वल्स 1. अगर m नॉट इक्वल्स 1 है तो I में हम देखेंगे if n belongs to n नेचुरल नंबर्स में then n must be greater than or equal to 1. अब n जो है वो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर्स में से है तो 1 से या इक्वल होगा या बड़ा होगा. इक्वलिटी इट मींस n जो है बाय डेफिनेशन ऑफ द इनिशियल सेगमेंट डज नॉट बिलोंग टू I एंड I इज द एम्प्टी सेट. सो m नॉट जो है वो हम 1 कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज बाय डेफिनेशन ऑफ द इनिशियल सेगमेंट जो है वो फिर इनिशियल सेगमेंट जो है ये एम्प्टी सेट हो जाएगा. एम्प्टी सेट इनिशियल सेगमेंट की डेफिनेशन में नहीं था. तो हम m नॉट जो लीस्ट एलिमेंट हमने इस सेट का लिया था n माइनस I का, वो m नॉट शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड सो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर
n from the set of natural number such that m not equals n plus 1. This is the property of any set of natural numbers कि आप कोई भी मेंबर लें, आपको +1 करें सक्सेसर और उसका प्रीडिसेसर जो है नेचुरल नंबर्स जरूर मिलेंगे. देन we can conclude by definition of the initial segment that n belongs to I. So I have shown that in जो define किया हुआ था यहाँ पे, it is the subset of I. ये फर्स्ट मेरी प्रॉपर्टी है. इफ यू रिकॉल कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने साबित करना है A इक्वल्स B, तो मैं ये साबित करूंगा A सबसेट है B का और B सबसेट है A का. इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो इक्वालिटी मेरी होगी. अब ये फर्स्ट जो है वो मैंने शो कर दिया कि in is the subset of I, but P is greater than 1. P is some natural number which is greater than 1. Then P greater than or equal to n plus 1 होगा, of course by definition, जो कि n plus 1 जो है हमने smallest element लिया हुआ है. So P does not belong to I. It means I is the subset of in. इन दोनों inequalities को मैं combine करूंगा. So any initial segment, whether it is equals to n or it is equals to some subset of natural numbers starting from 1, 2, 3 up to some natural number n. अब एक मैपिंग जो है 1 to 1 क्या होती है? 1 to 1 की डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है. आप आई होप कि आपको पता होगा, जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं कि दो इमेजेस ले लें कोडोमेन में, अगर वो इक्वल हैं तो इनपुट्स इक्वल होनी चाहिए. 1 to 1 मैपिंग को ही हम कहते हैं कि दिस द मैपिंग इज इंजेक्टिव. इंजेक्टिव भी कहते हैं. ऑन टू मैपिंग क्या है कि कोडोमेन में से F इज अ मैप फ्रॉम A टू B. B में से टेक एनी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट Y, देन देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन द डोमेन सच दैट जो फंक्शन है, जो मशीन है आपकी, उसमें आप X डालें, इनपुट डालें और आंसर आपका क्या आए? Y आए. If this is true for all the elements of your codomain B, then we say that the mapping is onto or surjective. ये दो टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये हम फाइनाइट और इन्फिनिट सेट को डिफाइन करने में यूज करेंगे. एक ऐसा मैपिंग और फंक्शन विच इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ, उसको हम कहते हैं द मैपिंग इज बाइजेक्टिव. ओके, अब क्या है, मैं सिर्फ आज के मॉड्यूल में, इस मॉड्यूल में डिफाइन करता हूं कि फाइनाइट और इन्फिनिट सेट होते क्या हैं. अ सेट ए इज फाइनाइट इफ देयर इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम सम इनिशियल सेगमेंट टू द सेट. एक ऐसा फंक्शन हम डिफाइन कर सकें जो कि कोई इनिशियल सेगमेंट में से ए तक को फंक्शन डिफाइन करना है और वो फंक्शन क्या हो? बाइजेक्टिव हो. दस द फाइनाइट सीक्वेंस, ये जो C1 up to so on Cn है, these represents the members of the correspondence. 1 to 1 correspondence जो है वो represent करते हैं set A की. A set is infinite if there is no initial segment such that we can define a bijection from that initial segment to the natural numbers. We are going to continue with the finite and infinite sets. लास्ट मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था इनिशियल सेगमेंट ऑफ अ नेचुरल नंबर. इनिशियल सेगमेंट क्या है? वेदर इनिशियल सेगमेंट, हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन की थी, वेदर इनिशियल सेगमेंट इक्वल्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर एंड द इनिशियल सेगमेंट इक्वल्स I सबस्क्रिप्ट n एंड दैट इनिशियल सेगमेंट in कंटेन्स n अप टू लास्ट, जो आपके स्मॉलर जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब वो कंटेन करता है. सो इनिशियल सेगमेंट्स को यूज करते हुए हमने फाइनाइट और इन्फिनिट सेट की डेफिनेशन की थी कि एक सेट, अ सेट विल बी नोन एज द फाइनाइट सेट इफ देयर एग्जिस्ट सम इनिशियल सेगमेंट in and we are able to find out a bijection from in to that set, then the set will be known as the finite set, otherwise we will call it infinite set. ठीक है, आज इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे. एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन से हम स्टार्ट करेंगे which states that if G is a function from some initial segment im to in and it is injective mapping, then we must have m less than equals to n. अगर कोई भी फंक्शन है which is 1 to 1, injective mapping means 1 to 1, from some initial segment im to in, then m
जो नेचुरल नंबर है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू n. Then we are going to define the cardinality of a set. Cardinality, the number of elements in a set. इसको हम define करेंगे. Then of course finite and infinite set की terminology में इसको जो है इस proposition को और इस cardinality को use करेंगे. So I am going to start with the proposition which states that if G is an injective mapping from Im to In is 1 to 1, then we have this one. So proof is by मैथमेटिकल इंडक्शन हम करेंगे एंड इंडक्शन किस पे अप्लाई करेंगे? m पे. सो m इक्वल्स 1 ले लिया. m इक्वल्स 1 का क्या मतलब है कि im में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1. अगर मैं ये im बनाऊं और ये मेरा in है एंड n ऑफ कोर्स 1 2 3 ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, यहां पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है. तो फंक्शन कोई भी फंक्शन मैं डिफाइन करूं, f जो है फंक्शन फ्रॉम im टू in या g जो कि यहाँ पे g नाम लिखा गया है तो g आप ले लें, g फ्रॉम im टू in दैट विल बी बाय डेफिनेशन 1 to 1 नहीं होगा. फंक्शन की डेफिनेशन से 1 to 1 नहीं होगा. सो p ऑफ 1 एंड इफ माय मैथमेटिकल स्टेटमेंट p इज दिस गिवन बाय दिस प्रोपोजिशन देन p ऑफ 1 इज बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू. द नेक्स्ट स्टेप इज वी सपोज दैट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते हैं, वी सपोज दैट के p m जो है फॉर सम नेचुरल नंबर इज ट्रू. अब पी एम ट्रू का क्या मतलब है कि अगर जी आई एम से आई एन पे कोई इंजेक्टिव मैप है देन एम इज लेस देन इक्वल टू एन, दिस इज ट्रू. अब मैथमेटिकल इंडक्शन में दिस सपोजिशन ट्रू हम सपोज करके शो क्या करना होता है ना, हमने कि दिस इंप्लाइज पी एम प्लस 1, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो नेक्स्ट स्लाइड में मैं यही एक्सप्लेन करूंगा इंडक्टिव स्टेप. सो सपोज दैट इट होल्ड्स फॉर m जो कि इंडक्टिव स्टेप है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, एंड वी आर गोइंग टू कंसिडर p m plus 1. सो f I m plus 1 to I n, दिस इज एन इंजेक्टिव मैप, ये हमारा हाइपोथेसिस है. देन m plus 1 इंजेक्टिव मैप होगा तो m plus 1 शुड बी ग्रेटर देन 2, अदरवाइज इंजेक्टिव मैप जो है वो डिफाइन ही नहीं किया. सो दैट f I m plus 1 contains at least 2 points. और ये f ये जो है it is the pre-image कोडोमेन में जिसको आप रेंज भी कहते हैं, this is the range, complete function की रेंज है. And so n equals k plus 1 for some k belongs to n. This is the property of natural numbers कि कोई भी नेचुरल नंबर होता है उसके लिए वी आर एबल टू फाइंड आउट सम नेचुरल नंबर जिसमें 1 ऐड किया जाए तो वो नेचुरल नंबर आता है. फॉर एग्जांपल 10 है, 10 के लिए k जो है वो 9 है, 9 plus 1 10 होता है. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिफाइन अनदर मैप tau फ्रॉम द इनिशियल सेगमेंट in टू in बी द मैपिंग दैट ट्रांसपोजेज, जो कि ट्रांसपोज सिर्फ करता है fm plus 1 को एंड n को. fm plus 1 कोई भी जो है आपके पास इमेज होगा मैपिंग का, इस मैपिंग का, उनको ट्रांसपोज कर देगा. बाकी सब एलिमेंट्स को tau जो है वो छेड़ता ही नहीं है, एज इट इज लीव्स द अदर एलिमेंट्स ऑफ in फिक्स्ड. नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन अ कंपोजिशन ऑफ tau एंड f. अब ये कंपोजिशन जो है, लेट मी एक्सप्लेन दैट कंपोजिशन. अब आपके पास f मैपिंग थी फ्रॉम I m plus 1 to I n and tau हमने डिफाइन किया I n to I n. So by definition of the composition mapping यहां पे मेरा डोमेन जो है वो होनी चाहिए I m plus 1, वो मेरा I n में लेके जाएगा. So tau जो ऑपरेट करेगा f of I m वो I n का सबसेट होगा और उसमें ultimately I will have this mapping from in to in. So composition जो है वो in fact कहां से आ रही है, im plus 1 से in तक. So composition की composition f की डोमेन जो है वो क्या है, डोमेन im plus 1 है और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन is in. अब इस कंपोजिशन जो हमने डिफाइन किया है, according to that composition tau f of im that will be the subset of ik by the inductive का जो implication का hypothesis था, उसके accordingly we can write this one. So अब
आई एम मैप जो है वो सबसेट हो गया रेंज में सबसेट आई के का, तो इंडक्टिव स्टेप जो है हम जो सपोजिशन थी कि पी एम जो है इट इज ट्रू, दिस वाज द सपोजिशन, और पी एम प्लस वन इसको मैंने साबित करना था। तो इंडक्टिव स्टेप जो है वो मैं इंडक्टिव स्टेप में पी एम वाला जो है इसको मैं इंप्लाई करूंगा सो आई कैन राइट एम लेस देन इक्वल्स टू के, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। ऐड करूंगा बोथ साइड्स पे 1, m प्लस वन यहां पे आ जाएगा और यहां पे k प्लस वन है। k प्लस वन जो है वो हमने n के इक्वल लिया हुआ है। सो p m प्लस वन जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रोपोजिशन थी इट इज ट्रू। p m हमने सपोज किया और साबित कर दिया है कि p m प्लस वन will be also true. So the proposition is true for all the natural numbers. Let me tell you कि what does that proposition says. This proposition says that अगर कोई initial segment हमारे पास है और उस initial segment से another initial segment पे we have an injective mapping, then the number of elements in the domain will be less than or equal to the number of elements in the codomain. अब ये हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट है जिसको हम क्रॉलरी बोलते हैं। इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एक नेचुरल नंबर जरूर होगा फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन जो है ये आपके पास आई एन टू ए जरूर है अगर ए इज अ फाइनाइट नंबर। जो लास्ट मॉड्यूल में हमने डेफिनेशन की थी उसको अब फॉर्मल प्रूफ करने जा रहे हैं। यूनिकनेस कि एक ही नेचुरल नंबर मिलेगा इफ ए इज फाइनाइट। सपोज दैट, इसका प्रूफ क्या है, सपोज दैट वी हैव टू बाइजेक्टिव मैप्स फ्रॉम इनिशियल सेगमेंट्स आई एन एंड आई एन डैश से टू द सेट ए। सो वी कैन डिफाइन अ कंपोजिशन सी इनवर्स, क्योंकि मैपिंग जो है ये बाइजेक्टिव में है तो इनवर्स भी डिफाइन किया जा सकता है। सी इनवर्स कंपोजिशन सी प्राइम विच इज आई एन डैश टू आई एन इज अ बाइजेक्शन मैप। सो अभी जो इनिशियल सेगमेंट हमने प्रोपोजिशन जो है वो स्टेट किया है, अगर हमारे पास एक इनिशियल सेगमेंट से दूसरे इनिशियल सेगमेंट तक इंजेक्टिव मैप हो, और बाइजेक्शन मैपिंग जो है ये इंजेक्टिव भी होती है, 1 to 1 भी होती है, देन वी कैन कंक्लूड दैट अभी जो प्रोपोजिशन किया उसको यूज करके कि एन प्राइम इज लेस देन इक्वल टू एन। सिमिलरली यहां पे अगर आप C के बजाय C प्राइम का इनवर्स कर लें, वी कैन डिफाइन अनदर बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम आई एन टू आई एन प्राइम सच दैट, और उसी प्रोपोजिशन को यूज करके वी कैन राइट दैट n इज लेस देन इक्वल टू n प्राइम। कंबाइनिंग बोथ दीज टू विल लीड टू द n equals n prime. So existence of the unique natural number is proved for a finite set. रिमार्क क्या है, ये जो नंबर n है विच इज वी हैव प्रूव दैट इफ a इज अ फाइनाइट सेट देन देयर इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम द इनिशियल सेगमेंट आई एन टू द सेट a। इस नंबर n को, जो इनिशियल सेगमेंट का n नेचुरल नंबर है, इसको हम कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। कार्डिनलिटी मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। नेक्स्ट प्रोपोजिशन छोटी सी प्रोपोजिशन है कि अगर a इज अ फाइनाइट सेट एंड कोई एक और सेट है बी, उसमें बाइजेक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी यू हैव अ बाइजेक्शन, देन बी इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। नॉट ओनली बी फाइनाइट सेट होगा लेकिन ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे। इसका क्विकली जो है प्रूफ देखते हैं। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन से वी हैव अ बाइजेक्शन मैप फ्रॉम इनिशियल सेगमेंट आई। अब आप देखें ये मैंने एन की जगह कार्डिनलिटी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, बिकॉज ए इज फाइनाइट वो लिखा है यहां पे। टू ए हमारे पास एक बाइजेक्शन मैप है। देयर इज अब कंपोजिशन एफ कंपोजिशन सी, दिस विल बी अ बाइजेक्शन मैप फ्रॉम द इनिशियल सेगमेंट आई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए टू बी। यही हमने करना होता है एक सेट को फाइनाइट साबित करने के लिए। वी विल कंटिन्यू विद द फाइनाइट एंड इन्फिनिट सेट। लास्ट मॉड्यूल्स में हमने फाइनाइट सेट्स के बारे में कुछ प्रोपोजिशन और कुछ डेफिनेशंस तो कर ली। वी नो कि एक फाइनाइट सेट क्या है, हाउ टू डिफाइन अ फाइनाइट सेट। एक इनिशियल सेगमेंट से बाइजेक्शन मैप आपने डिफाइन करनी होती है टू प्रूव दैट द गिवन सेट इज अ फाइनाइट सेट। लेकिन इन्फिनिट सेट के बारे में हमने कोई ज्यादा बात नहीं की।
In this module, we are going to discuss the infinite sets in detail. कि infinite set होता क्या है? So, first of all, we are going to define the Dedekind infinite set. Okay? Then I am going to define the terminology of countable and uncountable sets. फिर एक छोटी सी exercise जो कि मैं आपको hint तो दूंगा. You will do it yourself. You will prove that the natural numbers की Cartesian product with themselves and cross n is a countable set. So let's do and define all these terminologies. So first of all, the Dedekind infinite set. Dedekind एक mathematician है जिसने infinite set की definition propose की थी. वो definition है क्या? एक set A है. अगर आप A से A पे ही कोई mapping, कोई function define कर दें and you show that that function is injective, then that set will be called Dedekind infinite set. So Dedekind defined a set A to be infinite if there is an injective map from the set domain or codomain जो है वो वही set है A to A which is not on to. Injective map जो के on to now. Of course, then we will say that this is Dedekind infinite set. Such sets are now called Dedekind infinite set. अब कुछ examples करते हैं. So Dedekind ने किस तरह infinite set define किया कि set A से itself A पे एक mapping define करे which is injective but not onto. Onto mapping now, surjective mapping now. अब set of natural numbers ये हमें पता है. अब मैंने सिर्फ ये आपको कहा था कि set of natural number consist of 1, 2, 3 up to so on and so forth. Now by this definition proposed by Dedekind, we see whether the natural number is a finite set or infinite set. ठीक है? अब natural numbers से मैं एक mapping define करूंगा from the set of natural numbers to the set of natural numbers and I show that that mapping is injective but not surjective. That will prove कि set of natural numbers जो है ये finite set नहीं है. ठीक है? तो set of natural numbers पे mapping किस तरह define करते हैं? कोई भी आप natural number दें उसमें आंसर जो है आउटपुट जो है वो corresponding even number आए. f of n, n आपने डाला और आंसर क्या आ रहा है आपके पास 2n which is the even number. Of course this mapping is 1 to 1 injective map है. क्यों? क्योंकि अगर f of n1 equals f of n2 आप ले लें, okay, तो आपके पास 2n1 by definition 2n2 आएगा और by cancellation we will have n1 equals n2. तो injective तो ये मैप है. क्या ये मैप on to surjective है? Of course ये surjective नहीं है because there are many odd numbers in the set of natural numbers जिनका pre-image domain में कोई नहीं है. भाई co-domain में natural numbers में odd numbers का कोई भी odd number 3 आप ले लें उसका pre-image में domain में कोई ऐसा natural numbers है जिसको आप पुट करें फंक्शन में जो कि फंक्शन इस तरह हमने डिफाइन किया हुआ है और आंसर 3 आ जाए. देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेचुरल नंबर. सो दिस मैपिंग इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव. सो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इंफिनिट सेट. नाउ लेट्स डिफाइन द काउंटेबल सेट. अ सेट इज काउंटेबल इफ इट इज फाइनाइट, वेदर सेट फाइनाइट हो, और इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन from the set of natural numbers to that set. अब set of natural numbers जो है उसमें infinite many members हैं. अब किसी natural number के अलावा मैंने किसी को साबित करना है कि ये infinite set है तो मैं एक bijection map, I am looking for the bijection map, okay, जो कि natural numbers से उस set पे defined हो और वो 1 to 1 भी हो, on to भी हो. This is the definition of countable sets. अब अगर एक countable set नहीं है तो I am not able to find out a bijection map from the set of natural numbers to the given set A or B, तो मैं कहूंगा कि ये uncountable set है. A set is countable if it is empty, it is finite, or there exists a bijection from the initial segment of in on to A. The function C is जो bijection mapping होगा अगर countable है तो मैं कहूंगा कि C जो है ये A के set को enumerate कर रहा है. So I can write down the elements of A as C1, C2, C3, so on and so forth. Where C1, C2, C3 जो है ये क्या है आपका, ये
मैपिंग का आउटपुट है। इन्यूमरेट कर सकता हूं मैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स और उस सेट के दरमियान बाइजेक्शन मैपिंग है, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है। इफ ए इज काउंटेबल, काउंटेबली इन्फिनिट, एंड जे ए टू बी इज अ बाइजेक्शन, देन बी इज काउंटेबल। ये जस्ट एक रिजल्ट है। अगर ए काउंटेबल हो एंड वी हैव अनदर बाइजेक्शन मैप फ्रॉम सम सेट ए टू बी, देन इट इज बी जो है वो भी काउंटेबल सेट होगा और काउंटेबली इन्फिनिट होगा। नाउ नेचुरली क्वेश्चन अराइजेस, क्या सब सेट्स जो हैं ये काउंटेबल होते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. It was Cantor who first shows that there exist certain sets of real numbers जो कि काउंटेबल नहीं है, उनको हम कहते हैं कि these are the uncountable sets. Now एक छोटी सी प्रोपोजिशन जो है वो मैं स्टेट करूंगा बट विदाउट प्रूफ. इस प्रोपोजिशन को आप यूज करेंगे, एक छोटी सी एक्सरसाइज इस मॉड्यूल के लास्ट में मैं आपको दूंगा, जो मैंने पहले कहा था कि शो दैट नेचुरल नंबर्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट विद देमसेल्व्स इज काउंटेबल. इस प्रोपोजिशन में ये क्या कह रहा है? लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट. लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? लेट मी एक्सप्लेन दिस वन. लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स का मतलब है कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट उसकी ट्रुथ वैल्यू टी होती है या फॉल्स होती है. वेदर द ट्रुथ वैल्यू विल बी, स्टेटमेंट विल बी ट्रू और फॉल्स. Now the logical statements are those statements which have the same truth value. इसका फायदा ये होता है कि इनमें से जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें से कोई एक स्टेटमेंट अगर आप चेक कर लें कि उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, वो ट्रू है या फॉल्स है, बाकी की भी वही होगी. सपोज कि इनमें से तीनों स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट फॉल्स है, ए काउंटेबल नहीं है, तो बाकी दोनों स्टेटमेंट्स भी फॉल्स होंगी. ये लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स जो हैं ये मैथमेटिक्स में और थ्योरम्स में, प्रूफ्स में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं. सो ए इज काउंटेबल इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द देयर एग्जिस्ट अ बाय ऑन टू मैप एफ फ्रॉम एन टू ए, जो कि हमने पहले डेफिनेशन भी की थी कि बाइजेक्शन होनी चाहिए, अब सिर्फ ऑन टू का है. और both these statements are logically equivalent to there exist an injection from A to N. अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है. एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल आपने ये साबित करना है कि n क्रॉस n जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n क्रॉस n इज काउंटेबल. इसके लिए जो मैंने प्रपोज किया है कि आप एक फंक्शन डिफाइन करें फ्रॉम n क्रॉस n टू n और पिछली प्रोपोजिशन जो है उसको यूज करें. पिछली प्रोपोजिशन क्या है कि आप इस फंक्शन को आप इंजेक्टिव जो है वो साबित करेंगे. जैसे मैं ये थर्ड वन जो है, क्योंकि ए से एन पे मैं साबित कर रहा हूं, सो यू विल प्रूव दैट दिस इज 1-to-1 मैप. ठीक है, टेक द टू इमेजेस एफ ऑफ k1 l1 इक्वल्स एफ ऑफ k2 l2 and show that k1 equals k2 and l1 equals l2. After discussing finite and infinite set, we are moving ahead. In this module, I am going to discuss the field. What is field? Field जो है ये एक ऐसे सेट को हम कहेंगे उसमें दो बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो हम डिफाइन किया करेंगे. ऑपरेशंस का मतलब है कि उस सेट के मेंबर्स को हाउ टू ऐड and how to multiply these two members of any set. और कुछ axioms जो हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा. अगर कोई भी सेट, किसी भी सेट में हम दो ये बातें डिफाइन कर दें, जिसको मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में we say operations, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. दो टू ऑपरेशंस, हाउ टू ऐड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, एनी गिवन टू एलिमेंट्स, हाउ टू ऐड एंड हाउ टू मल्टीप्लाई. आफ्टर दीज आई एम गोइंग टू डिफाइन इन दिस मॉड्यूल कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं, अगर ये बता दिया जाए कि दो मेंबर्स को सेट के ऐड किस तरह करना है और मल्टीप्लाई किस तरह करना है, तो आप उन एक्सियम्स को चेक करेंगे उस सेट के ऑल मेंबर्स के लिए. अगर वो एक्सियम सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी विल से दैट दिस इज अ फील्ड. ओके, और ये प्योर मैथमेटिक्स में बड़ी अच्छा स्ट्रक्चर है. वी कॉल इट, मैथमेटिशियंस कॉल इट द स्ट्रक्चर ऑन द सेट्स. सो आई एम गोइंग टू गिव सम एक्सियम्स which defined the field and then the definition of the field using terminology of the group theory. Group theory एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, उसको यूज करते हुए जो है फील्ड की जो आपका
एक्सियम्स में है उनको रीडिफाइन करूंगा बाय यूजिंग द टर्मिनोलॉजी ऑफ ग्रुप थ्योरी। एंड एट द एंड कुछ एग्जांपल्स जो हैं, एक दो एग्जांपल्स करेंगे, डिस्कस करेंगे। इन फैक्ट ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, इस पे फील्ड की प्रॉपर्टीज जो है वो हम देखेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये फील्ड है या नहीं है। सो लेट मी गिव यू द डेफिनेशन ऑफ अ फील्ड। सो अ फील्ड, एज आई सेड, अ फील्ड इज अ सेट F together with two operations. The one is two laws: composition, addition, and multiplication, such that for all A, B, C, for all any members of F, the following properties holds. What are these properties? The first one is, if you add A plus B or B plus A, you change the order, the answer is the same. If you multiply A, B and if you change the order, the answer is same. अब आपको पता है कि अगर set of matrices हो, then for matrices you know that A, B is not equals to B, A. Matrix multiplication is not commutative. So, a set containing certain matrices वो field नहीं हो सकता, क्योंकि multiplication अगर इस way से हम define करें. These laws are known as the commutative laws. Next, the associative law. You have three elements of fields, then associative law with respect to addition. A plus B पहले करें, जो आंसर आता है उसको C में ऐड करें, या B plus C पहले करें, जो आंसर आता है उसको A में ऐड करें, आंसर will be the same. Then associative law with respect to multiplication. These two laws are known as the multiplication. देखें, दो ही ऑपरेशंस हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, उसके कोरस्पॉन्ड जो है वो हम different properties study कर लें. This one is the known as the distributive law. Distributive law, A plus B, we say that multiplication distributes over addition. Okay, then the answer will be, should be equals A multiply B करें, A multiply C करें, और then answer को add करें. Okay, there are distinct members of 0, which is what we call the additive identity, and one such that किसी भी फील्ड के एलिमेंट को उस एलिमेंट में ऐड करें तो आंसर द सेम एलिमेंट ए आए. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं इसे, 1 को और 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं. फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, देयर मस्ट बी सम ए माइनस ए जिसे हम कहते हैं, जिसको ऐड किया जाए ए में तो आंसर शुड बी द एडिटिव आइडेंटिटी. This is additive identity. Similarly, for each non-zero A of F, there must be some element of field 1 over A in F such that A और 1 over A को multiply करें तो answer multiplicative identity आए. If any set on which we define the addition and multiplication satisfy these properties, we will say that this is a field. A field को जो है, a field is a set together with the two laws, addition and composition. With respect to addition, it is abelian group. ये एक टर्मिनोलॉजी है. अब पिछले सेट में जो प्रॉपर्टीज थी उन्हीं में एडिशन की जो प्रॉपर्टीज हैं कि कम्यूट करे, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे और एडिटिव आइडेंटिटी हो और आइडेंटिटी एलिमेंट हो 0, इसको ग्रुप की प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. अ फील्ड इज एन abelian group with respect to addition and identity 0. The non-zero element of field is an abelian group with respect to multiplication with identity element 1. और एक addition property क्या है कि distributive law जो है ये hold करता है. both distributive law, left भी और right distributive law भी जो है field जो है वो hold करता है. A field is a set with the following two properties जो कि मैंने पहले ही explain कर दी हैं. The left distributive law also holds, ये भी मैंने बता दिया है. Now come to the examples. इस स्लाइड पे एक एग्जाम्पल जो है वो आपको, दो एग्जाम्पल्स इनफैक्ट दी गई हैं और एक क्वेश्चन मार्क पूछा गया. द स्मॉलेस्ट फील्ड इज Z2 कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स 0 and 1. अब इस सेट पे हमने एडिशन और मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करनी है. वी डिफाइन 0 plus 0 equals 0, 0 plus 1 equals 1 and 1 plus 1 equals 0. बाय दिस एडिशन जो फील्ड की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया वो सब सेटिस्फाई करेंगी. सिमिलरली आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो भी मैंने डिफाइन की हैं. बाय दीज डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज
यू विल सी द ऑल द एक्सियम्स जो कि लास्ट स्लाइड्स पे थी, वो सब ये सेट Z2 जो है 0 1 ये सेटिस्फाई करता है. सो दिस इज अ फील्ड, और ये इनफैक्ट स्मॉलेस्ट फील्ड है. अब मैंने एक क्वेश्चन पोज किया हुआ है, इज द सेट ऑफ इंटीजर्स अ फील्ड? सेट ऑफ इंटीजर्स पे एडिटिव आइडेंटिटी भी है, एडिटिव इनवर्स भी है. व्हाट अबाउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? अगर आपके पास 3 लेट्स से एक इंटीजर है, क्या कोई ऐसा इंटीजर आपके पास है कि आप इसको मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए? देयर इज नो सच इंटीजर. ओके, देयर इज नो सच इंटीजर. So that's why field की property axiom satisfy नहीं हो रहा. We will conclude that the set of integers is not a field. Last videos में we have discussed the properties of field कि एक set जो है उसमें 2 operations addition और multiplication जो है वो define किए जाएं and they satisfy certain axioms, then we will say that the set is a field. और at the end of the video we have seen कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये फील्ड नहीं है, बिकॉज नॉट एवरी मेंबर ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स, 1 का तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन देयर आर सम एलिमेंट्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है. आज के मॉड्यूल में इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. सेट ऑफ रैशनल नंबर्स सेट ऑफ इंटीजर्स से ही कंस्ट्रक्ट हम करेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन today's module, the first one is equivalence relation. एक relation जो है from a set to itself or a set to another set is a subset of the Cartesian product A cross B. अब वो relation Cartesian product का subset है, ये mathematically मैं define कर रहा हूँ. अब उसी relation को मैं equivalence relation कहूँगा if it is reflexive. That what does it mean? कि every member of A is related to itself. If it is symmetric, if A is related to B and B is related to A, then A equals B. If it is transitive, ठीक है, ये अभी मैं explain करता हूँ. Then I am going to construct the set of rational numbers from the set of integers. Then we will talk about the set of rational numbers under addition. के मैं पहले define करूंगा कि rational numbers जो मैंने construct किया set, इसके members को किस तरह add करना है. That set is abelian group. Then I will show that the non-zero elements of set of rational numbers form an abelian group under multiplication. But of course I have to define how to add the members of that set of rational number and how to multiply the members of that set of rational number. If I show that कि Q under addition, that addition जो कि मैं define करूंगा वो भी abelian group है और मल्टीप्लीकेशन में भी अबिलियन ग्रुप है, तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मुझे देखना पड़ेगा. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर ट्रू होगा फॉर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो मेरा सेट ऑफ रैशनल नंबर विल बी अ फील्ड. सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू फर्स्ट. सो कंसिडर द सेट Z star, which is the set of non-zero integers, with the set of non-zero integers, and define a relation from Z to Z स्टार. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इस पे रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ. कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको पता है P और Q जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के मेंबर होते हैं. पहला P जो है, P एंड R आर फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड Q एंड S बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स जो कि Z स्टार से मैं डिनोट कर रहा हूँ. सो Q जीरो नहीं हो सकता एंड S जो है ये भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो इंक्लूडेड ही नहीं है Z star में. PQ order pair is related to RS if PS equals QR. अगर आप नोटिस करें कि ये PQ जो ऑर्डर पेयर में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये इनफैक्ट P ओवर Q है. अब देखें Q जीरो से हम डिवीजन अलाउ नहीं करते मैथमेटिक्स में, और RS जो है इसको मैं R ओवर S. रैशनल नंबर्स आपको पता होगा कि इसी तरह हम वो इंटीजर्स क्या फ्रैक्शंस होते हैं, लेकिन जीरो अलाउ नहीं का हम करते डिनोमिनेटर में. अब ये दोनों इक्विवेलेंट हैं. इफ PS P ओवर Q R ओवर S क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, यू विल हैव PS इक्वल्स QR. सो इनफैक्ट मैं क्या कर रहा हूं कि हम इक्विवेलेंस
रिलेशन इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि 2 बाय लेट्स से 4 है विच इज इक्वल्स 1 बाय 2 विच इज इक्वल्स 8 बाय 16। इन सब जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं उनको एक रिलेशन से हमने डिफाइन कर दिया कि दीज आर इनफैक्ट द सेम। ठीक है, प्रोपोजिशन क्या है? द रिलेशन पी क्यू equivalent to RS is an equivalence relation on this set Z cross Cartesian product of Z with the non-zero members of set of integers. So first of all I will show that it is reflexive. Reflexive means कि take any PQ is related to PQ itself. So by definition of the relation, this multiplied by this PQ equals QP, and this is true for any PQ. It is true, so that this relation is reflexive. Next I will show that it is symmetric, जो कि बड़ा easy है, you will do it yourself, but I will show the transitive property of that relation. The transitive property of that relation states that if PQ is related with RS, it means PS equals QR by definition of the relation, and RS is related to the TU, it means RU equals ST. Then I have to show that PQ is related with the TU under that relation. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये शो करना है कि P of U equals Q of T जो है ये इक्वालिटी मैंने शो करनी है। मैं ये कंसिडर करता हूं PU मल्टीप्लाइड बाय SR। अब ये पैरेंथेसिस मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूं क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स में ये एसोसिएटिव लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन से ये होल्ड करता है। और याद रखिएगा कि यहां पे Q भी नॉन जीरो है, Q भी नॉन जीरो है, S भी नॉन जीरो है और U भी नॉन जीरो है क्योंकि ये सब एलिमेंट्स जो हैं Z स्टार में से हैं। ओके, अब ये पैरेंथेसिस मैं बाय एडिशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन लॉ जो कि पिछले मॉड्यूल्स में हमने किए थे उससे मैं ये पैरेंथेसिस यूज कर सकता हूं, अप्लाई कर सकता हूं। दीज आर इक्वल। अल्टीमेटली आई रीच टू दिस वन विच कैन बी रिटन एज PUSR माइनस QT एंड SR इक्वल्स 0। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो भी यूज कर सकता हूं, माइनस QT equals SR equals 0. SR, now the product of two numbers equals 0. Whether this is equal 0 or this equals 0. ना तो R आपका 0 है ना आपका S 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 नहीं हो सकता। यहां से मुझे पता चलता है कि S मल्टीप्लाइड बाय R ये तो 0 नहीं हो सकता। तो 0 होने के लिए आपके पास क्या बचा है? PU माइनस QT equals 0. From this equation, we can conclude that PU equals QT, जो कि मेरा ऑब्जेक्टिव था। मैंने पहले लिखा था कि मैंने शो करना है PU equals QT. By this is the relation. By this ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई और आपका रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। दिस इक्विवेलेंस रिलेशन जो हमने अभी प्रूफ किया है सेट ऑफ इंटीजर्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट पे Z फ्रॉम द नॉन जीरो सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इनफैक्ट रिलेशन जो है ये आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है डिफाइन करता है। हमने ये कहा है कि आपका PQ इज रिलेटेड टू RS। इनफैक्ट ये PQ जो ऑर्डर पेयर है इट इज इनफैक्ट PQ द रैशनल नंबर द फ्रैक्शन ऑफ द इंटीजर एंड R ओवर S। ओके, अब मैंने अगर Q को अबिलियन ग्रुप साबित करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये जो फ्रैक्शंस मैंने डिफाइन किए हैं, रैशनल नंबर्स जो है ये मैंने डिफाइन किया है P ओवर Q सच दैट PQ बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो इक्विवेलेंस बाय द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने डिफाइन किया है। तो इसके कोई से दो मेंबर्स दिए गए हो तो उनको ऐड किस तरह करना है? सो वी विल ऐड अप the two members of this set, what we call the set of rational numbers, by this rule and multiply by this rule. Okay,
Now it is an easy exercise to check that the set of rational numbers by this addition law is an abelian group, and the set of rational numbers non-zero, Q star is, हमने zero को exclude किया हुआ है, Q star is under this multiplication rule is an abelian group with respect to the composition rule given by multiplication, and this is defined here, which is an easy exercise and you can do it yourself. In this module, we are going to discuss why we should study the set of real numbers or the need of the set of real numbers. Last module में हमने set of rational numbers जो हैं ये define किए थे और हमने देखा था कि set of rational numbers ये abelian group भी है under addition और non-zero rational numbers ये abelian group है under multiplication. In other words, set of rational number जो था ये field था, distributive law भी इसमें hold करता था. So set of rational number is a field. आज के मॉड्यूल में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक इक्वेशन विच इज पी स्क्वेयर इक्वल्स टू, क्या इसका सोल्यूशन जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स क्या कोई ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको मैं इस इक्वेशन पी स्क्वेयर इक्वल्स टू में फिट इन करूं, प्लग इन करूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए. इसको देखने के लिए हम पहले एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन करेंगे विच इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ relatively prime numbers. So first of all, I am going to discuss the set of rational numbers. Just definition जो दूंगा आपको. उसके बाद relatively prime numbers जो हैं ये मैं define करूंगा. After that, I will look for the solution of the equation p square equals to in the set of rational numbers. ये बड़ा important है कि we are looking for a rational numbers जो कि इस equation को satisfy करे. So the set of rational number is defined as the fractions of the integers where the denominator cannot be equals 0. These are the fractions जो कि हमने पहले ही कहा था. और relatively prime numbers are those numbers or integers such that जिसको इस तरह हम लिखते हैं m cross n equals 1. What does it mean? It means कि m और n के factors अगर आप करें तो common factor जो है दोनों में वो 1 है. For example, 3 and 5. These are the relatively prime numbers. क्योंकि 3 के फैक्टर्स क्या है? 1 and 3. 5 के फैक्टर क्या है? 1 and 3. दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है. सिमिलरली क्या 6 और 2 जो है वो relatively prime हैं? No, they are not relatively prime. क्योंकि 2 के फैक्टर्स क्या है? 1 and 2. 3 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2 and 3 and 6. Okay? So इनका कॉमन फैक्टर जो है वो 2 आ रहा है. So 2 and 6 are not relatively prime numbers. अब नोटिस करें कि अगर relatively prime numbers हों तो उनकी फ्रैक्शन अगर डिफाइन की जाए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको नहीं मिलेगी. That is the simplest fraction. Okay? ये relatively prime numbers की डेफिनेशन जो है ये मैं यूज करूंगा in order to show that कि there does not exist, या फिर मैंने ये देखना है कि पी स्क्वेयर इक्वल्स टू जो इक्वेशन है इसका कोई रैशनल नंबर सोल्यूशन है या नहीं है. प्रूफ जो है वो बाय कंट्राडिक्शन है. लेट मी एक्सप्लेन कि ये कंट्राडिक्शन क्या होती है. प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन. प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन एनालिसिस में मोस्ट ऑफ द प्रूफ जो है वो हम इसी टेक्निक से करेंगे, बाय कंट्राडिक्शन. अब कंट्राडिक्शन का मतलब ये है कि जो हमने साबित करना है हम उससे उलट सपोज कर लेते हैं. ठीक है, वी डू सम मैथमेटिक्स हम करते हैं. एट द एंड वी रीच at such a statement which is opposite to our supposition or some known fact, उसके opposite statement आ जाती है. इस तरह के प्रूफ को, इस टेक्निक को प्रूफ करने की इस टेक्निक को हम कहते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन. अब मैंने ये सेट ऑफ रैशनल नंबर में सोल्यूशन ढूंढना है पी स्क्वेयर इक्वल्स 2 का. तो मैं सपोज कर लेता हूं कि देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर विच इज p इक्वल्स m ओवर n जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है. इट मींस m और n का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है. अब अगर ये सोल्यूशन है तो मुझे प्लग इन करना चाहिए इक्वेशन में. इक्वेशन से मेरे पास m स्क्वेयर इक्वल्स 2n स्क्वेयर आ जाएगा. अब एक बड़ा इजी नॉन फैक्ट है. इसका मतलब ये है m स्क्वेयर इक्वल्स 2n स्क्वेयर आ जाएगा. इट मींस कि मेरा m स्क्वेयर जो है इट्स एन इवन नंबर. ये इवन नंबर है. ओके,
अब मुझे पता है कि अगर स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज इवन इंप्लाइज m इज इवन। अब इवन नंबर की डेफिनेशन से देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर k सच दैट m को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू k। अब ये m की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डाल देता हूं। आई विल हैव 4k स्क्वायर इक्वल्स 2n स्क्वायर एंड माई n स्क्वायर अब क्या बन जाएगा, वो 2k स्क्वायर बन जाएगा। अब ये इक्वेशन तो कह रही है आई कैन इंप्लाई फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट n इज इवन, n इज इवन। नाउ बोथ m एंड n आर इवन। हमने तो ये स्टार्ट ये लिया था कि m और n जो है ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने अगर रैशनल नंबर इसका कोई सॉल्यूशन सपोज किया तो वी रीच्ड एट अ कंट्राडिक्शन। जो हमने सपोज किया था कि p इक्वल्स m ओवर n इज अ सॉल्यूशन और m और n जो इंटीजर हैं ये रिलेटिवली प्राइम है, इनमें कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। इसको लेके हम चले, सॉल्यूशन सपोज किया तो इक्वेशन ये बनती है। इसको फर्दर हमने देखा और ये फैक्ट यूज किया कि अगर m स्क्वायर, यहां से m स्क्वायर मुझे इवन पता चल रहा है, अगर m स्क्वायर इवन हो तो m भी इवन होगा। ये नॉन फैक्ट है, यू कैन प्रूव इट योरसेल्फ। ठीक है, अब m अगर इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर होगा, उसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर। वो इक्वेशन में m की वैल्यू पुट की तो n भी इवन नंबर आ गया। तो m और n बोथ आर इवन नंबर, इट मींस दे हैव द कॉमन फैक्टर विच इज 2। दोनों इवन नंबर्स हैं तो कॉमन फैक्टर 2 होगा, विच कंट्राडिक्ट्स द सपोजिशन दैट m एंड n आर relatively prime number. Hence, what's the conclusion? The conclusion is p square equals to does not have any rational solution, or there does not exist any rational number which satisfies this equation. We will continue with the need of real number system. What does it mean? Why we should study the real number system? Last module में we have discussed that there does not exist any rational number such that p square equals 2 is the solution of that rational number. It shows कि rational number system जो है, number system जो है, ये sufficient नहीं है to discuss the real analysis. That's why in today's lecture we are going to discuss two different sets A and B, which I am going to construct in a minute. I will show that there does not exist any rational number which is the largest element of that set A. Similarly, set B जो है वो मैं construct करूंगा और उसका smallest number कोई, there does not exist any rational number which is the smallest number for another set B. तो ये sets दोनों जो है A और B, ये बार बार मैं next modules में भी जो है वो discuss करूंगा. Let's see what are these sets. Let A be the set of all positive rational numbers such that p square less than 2. Remember that हमने p square equals to इसको डिस्कस किया हुआ है. p square equals to रैशनल नंबर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. ठीक है, तो अब मैं एक ऐसा सेट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं A जिसमें ऑल रैशनल नंबर्स मैंने इकट्ठे करनी है जिनका स्क्वायर जो है वो 2 से लेस है, छोटा है. Similarly, set B मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं the set of all positive rational numbers such that p square is greater than 2. So objective is कि मैं शो करूंगा A does not have the largest element whereas B does not have the smallest element in the set of rational numbers. ठीक है, तो उन सेट्स के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ही नहीं होंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के. तो वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अनदर number system. That is what we call the real number system. So I am going to show that let A be the P belongs to Q such that P square is less than 2. Set builder notion मैं use कर रहा हूं A को define करने के लिए. We will show that for every P belongs to A, we can find a rational number Q such that Q is greater than that P. इट मीन्स ये जो मैंने अभी बात एक्सप्लेन की थी उसी को ये मैथमेटिकली लिखा हुआ है कि A डज नॉट हैव द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट ऑफ रैशनल नंबर. अब ये साबित करने के लिए वी एसोसिएट फॉर ईच P ग्रेटर देन 0
जो कि p square less than 2 है. In other words, for each p belongs to A, I am going to define another rational number q. अब q किस तरह डिफाइन किया गया है? p माइनस p square माइनस 2 डिवाइडेड बाय p प्लस 2. अगर आप सिंप्लीफाई करें, इसे सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन क्या बनती है? 2p प्लस 2 डिवाइडेड बाय p प्लस 2, जो कि ये इक्वेशन है. अगर ये मेरा q है तो q स्क्वायर माइनस 2 क्या बनेगा? इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन. यू विल हैव दिस वन. नाउ इफ p बिलोंग्स टू a है, इट मीन्स p स्क्वायर माइनस 2 विल बी लेस देन 0. लेस देन 0 मीन्स दैट दिस नंबर p स्क्वायर माइनस 2 इज नेगेटिव. अब आपको पता है 2 पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है, सो दिस विल बी negative. And p plus 2, whatever that number is, due to this square, it will always be positive. So what will be the sign of q square minus 2? So q square minus 2 will be less than 0. इसका sign जो होगा ये negative होगा. It shows that by definition of A that q belongs to A है. q जो है by this construction q जो है वो A में है. ये यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है. If p is in A, then p square minus 2 less than 0. Static shows that q is greater than p. और ये static जो है ये शो कर रहा है कि q p से बड़ा है, because p square minus 2 जो है ये नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर और p plus 2 जो है p पॉजिटिव 2 पॉजिटिव. सो दिस इज अ नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नेगेटिव प्लस होगा तो ये इक्वालिटी होल्ड हो रही है. So from static we have q is greater than p, and from double static we have q square less than 2, which states that q belongs to A. So A does not have a largest element in set of rational numbers. Similarly, we consider B. B set builder notion में हमने ऐसा set लिया है, set of rational number which satisfy p square greater than 2. Exactly in the same way, I defined q by static. Now if p square p is greater than 2, then p square minus 2 is greater than 0. This is a positive number. So q square minus 2, इसका sign क्या होगा? That is a positive number. 2 is a positive number and p plus 2 will be a positive number. So q square minus 2 will be positive. By definition of B, q must be in B by definition. And static से हमें क्या पता चल रहा है कि q जो है p square minus 2 ये पॉजिटिव नंबर है, p plus 2 भी पॉजिटिव नंबर है, तो p से कुछ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो q के इक्वल आ रहा है. This shows that q less than p. So for all p belongs to B, we are able to find out a rational number q such that q is less than p. In other words, मैंने ये शो किया है the set B does not have the smallest element. We can find always find a rational number which is less than all the numbers p and belongs to that set q. Q is that number which belongs to that set B. We are going to discuss the ordered set. What do you mean by or I mean by the ordered set? एक सेट होगा, उसमें हम एक रिलेशन जो है मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो डिफाइन करेंगे और वो सर्टेन एक्सियम्स जो है वो सेटिस्फाई करेगा. इफ ऑल द एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड वी विल नेम देम ऑर्डर्ड सेट. ऑर्डर कोई ऑर्डर डिफाइंड है ना सेट में, वो ऑर्डर क्या होगा वो रिलेशन हम डिफाइन करेंगे. ओके, सो इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑर्डर्ड सेट and then I will give some examples. Examples जो हैं वो set of rational numbers की ही होंगी. Set of rational numbers की example डिटेल में डिस्कस करूंगा. Then सिर्फ यही ordered set ही नहीं होते, partially ordered set भी होते हैं. लेकिन based on the ordered set, जिस तरह ordered set की कुछ axioms होंगी, इसी तरह partially ordered set की भी axioms होंगी. ठीक है? So a set S is a set and order on S is a relation denoted by दिस साइन. ये एक रिलेशन है विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. अगर फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज जो हैं ये सेटिस्फाई होंगी देन वी विल से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. लेकिन पहले हमें ऑर्डर डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई किसी सेट में ऑर्डर का मतलब क्या है. फॉर ईच पेयर ए बी बिलोंग्स टू एस, एग्जैक्टली वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज वैलिड.
A equals B, A less than B और B less than A, जिसको हम A less than B हमने पहले ही लिखा हुआ है, B less than A है। इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई हो, एग्जैक्टली वन ऑफ देम। इफ A B C belongs to S such that A less than B and B less than C, then A less than C, जिसको हम ट्रांजिटिविटी भी कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, द रिलेशन, दिस relation should be transitive. If A less than B, then A plus B less than B plus C for any C. अगर A less than B है तो फिर कोई भी C आपके पास हो, आप अगर ऐड करें both sides of the inequality तो ये होल्ड करनी चाहिए, A plus C less than B plus C होना चाहिए. And if C is a greater than 0 number, then AC less than BC. So if A is less than B, then AC less than BC, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, C greater than 0, पॉजिटिव नंबर जो है वो होना चाहिए. इट्स ऑब्वियस के पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं होता. लेट्स सी एन एग्जांपल. द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स Q is an ordered set. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वी हैव टू डिफाइन कि यार ऑर्डर रिलेशन है क्या, वो हम डिफाइन करने लगे. इफ R इज अ रैशनल नंबर, R इज लेस देन S, इसका मतलब क्या है कि S माइनस R इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. ये मतलब है इसका, दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. ओके, इसको अब चेक करते हैं कि ये ऑर्डर्ड सेट है या नहीं है. इसकी एक दो एक्सियम्स जो है वो मैं चेक करूंगा. अब आपको पता है कोई भी रैशनल नंबर आप लें, कोई भी दो रैशनल नंबर लें, R1 एंड R2, या तो वो रैशनल नंबर इक्वल होंगे या एक छोटा होगा दूसरे से, जो कि हमने लेट से सपोज कर लें कि R1 इक्वल्स M ओवर N है एंड R2 इक्वल्स P ओवर Q है. तो ऑफ कोर्स या तो ये दोनों इक्वल होंगे इफ M इक्वल्स P है और N इक्वल्स Q है, या एक R1 अगर छोटा हुआ तो इट मींस कि आपका M over N less than P over Q, which is equivalent to M into Q less than P into N. ये जो equivalence relation हमने किया था वो होल्ड करेगा. सिमिलरली या ये रिलेशनशिप होगा या आपका R2 less than R1 होगा. इन तीनों में से कोई रिलेशन होगा. अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, ट्रांजिटिविटी की, वो भी आप इजीली चेक कर सकते हैं. In other words, you can check easily that Q is an ordered set and it satisfies all the three properties. अब एक ordered set है in which an order is defined. The notion जो है, notation x less than equal to y, it is in fact saying that x less than y or x equals y without specifying which one is hold. Ordered relation में हमने कहा था कि इस रिलेशन से और y लेस देन x, इनमें से कोई एक रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए सिर्फ. अब ये x ग्रेटर देन y की निगेशन क्या है, वो ये स्टेटमेंट है x लेस देन इक्वल टू y. ओके, ऑर्डर्ड रिलेशन में ये तीनों या दो सेटिस्फाई नहीं हो सकती. यही एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे कि x लेस देन और इक्वल टू का मतलब ही ये होता है कि यहाँ x लेस देन है y के या x इक्वल है y के. पार्शियल ऑर्डर क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर इज अ रिलेशन विच सेटिस्फाई these three conditions कि every element is related to itself. If A is related to B and B related to A, then A must be equals to B. If A related to B, जो कि transitive property है, ये हमने define किया है. ये partial order यहाँ पे at the end देने का मकसद ही सिर्फ एक है कि ordered set जो होता है उसके अलावा भी कुछ sets की partially ordered set भी होते हैं, totally partially ordered set भी होते हैं. There are some other terminologies in the set theory जो कि आप set theory and logic में डिटेल में डिस्कस करते हैं. We are going to define lower bound and upper bound for a given set and corresponding concept supremum and infimum for a set. Supremum और infimum जो है ये भी एक particular type की lower bound और upper bound होती है. For example, supremum is an upper bound जिस पे हम condition लगाएंगे, upper bound पे ही condition लगाएंगे, उसको हम कहेंगे कि this is a supremum of the given set.
So in this module, we are going to discuss lower bound of a set. What do we mean by a lower bound of a set? Upper bound of a set, and supremum and infimum of a set. So suppose an ordered set S is given and E is any subset of that set S. A lower bound is a B belongs to S such that all the elements of E are greater than that number B. Then B is said to be the lower bound of B. यानी कि आपके पास कोई एक सेट है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब लोअर बाउंड से, ऑफ कोर्स नाम से भी जाहिर है, ज्यादा होंगे, बड़े होंगे. ठीक है. सो X शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द लोअर बाउंड विच आई कॉल द B. ठीक है. तो कोई भी B से छोटा नंबर होगा वो भी ऑब्वियसली लोअर बाउंड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो हमारे पास क्या एक बड़ी अच्छी बात जो हमने नोटिस की है कि लोअर बाउंड्स, अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो सेट कौन सा सेट होता है जिसकी कोई लोअर बाउंड आपको मिल जाए. अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो है तो एनी नंबर लेस देन दैट बाउंड वो भी लोअर बाउंड होगी. सो वी हैव अ सेट ऑफ लोअर बाउंड्स. ओके. फ्रॉम दैट सेट ऑफ लोअर बाउंड्स, अब एक सेट गिवन है, उसकी लोअर बाउंड्स आपने सब इकट्ठी कर ली. ओके. अब उस सेट में से सबसे लार्जेस्ट लोअर बाउंड जो होगी, सबसे बड़ी लोअर बाउंड जो होगी, उसका नाम हम रखते हैं इन्फिमम ऑफ दैट सेट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है. तो अल्फा इज द इन्फिमम ऑफ द सेट ई. तो लोअर बाउंड तो अल्फा जरूर होगी, लेकिन सबसे लार्जेस्ट लोअर बाउंड है. रिकॉल दैट सेट बी इक्वल्स B belongs to Q such that P square greater than 2. हमने ये साबित किया था अपने मॉड्यूल में कि ये सेट जो है इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है इन द सेट ऑफ रैशनल नंबर. इन अदर वर्ड्स, आई मस्ट ट्रांसलेट इन दिस सेंटेंस इन न्यू टर्मिनोलॉजी कि इस सेट का इन्फिमम जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में नहीं है. सिमिलरली अपर बाउंड ऑफ अ सेट क्या होती है कि ऐसा नंबर S का कि सेट E के तमाम नंबर्स उस नंबर से छोटे हो. मींस X इज द फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ E, X इज लेस देन और इक्वल टू B. देन आई विल से दैट B इज एन अपर बाउंड. अब अगर B से बड़ा कोई नंबर हो वो भी ऑब्वियसली अपर बाउंड होगा. तो हम क्या करेंगे, सुप्रीमम क्या होगी, वी विल कलेक्ट all the upper bounds of a particular set and then supremum will be the least upper bound. सबसे छोटी upper bound जो होगी उसको मैं supremum कहूंगा. हमने जो है B is an upper bound of E, then so is any larger number. B से कोई भी larger number जो होगा वो भी upper bound होगा. Supremum if beta is an upper bound of E but no number less than beta, यानी कि बीटा से कोई छोटा नंबर ना हो जो कि अपर बाउंड हो. इन अदर वर्ड्स, आई एम सेइंग द लीस्ट अपर बाउंड. अपर बाउंड्स का सेट बनाया, उसमें से सबसे छोटी जो अपर बाउंड है उसको हम कहते हैं सुप्रीमम कहते हैं. ठीक है. सुप्रीमम ऑफ दैट सेट. एग्जांपल हमने ये डिस्कस की थी. रिकॉल दैट सेट ए P बिलोंग्स टू Q, P स्क्वेयर लेस देन 2. और मैंने ये साबित किया था कि आपका इस सेट का जो कोई रैशनल नंबर, this set does not have the largest element in the set of rational numbers. In other words, नई terminology में मैं अगर कहूं, this set does not have any supremum in the set of rational numbers. Let me recall you कि lower bound set of lower bounds में से सबसे largest lower bound जो होगी उसको हम क्या कहते हैं, infimum कहते हैं. Set of अपर बाउंड्स में से सबसे छोटी जो अपर बाउंड होगी उसको हम कहते हैं सुप्रीमम ऑफ दैट सेट. हम इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट मॉड्यूल. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द लोअर बाउंड्स एंड अपर बाउंड्स एंड ऑफ कोर्स द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ लोअर बाउंड्स एंड अपर बाउंड्स जिनका हमने नाम रखा था इन्फिमम एंड सुप्रीमम. इन्फिमम इज द ग्रेटेस्ट lower bound and the supremum is the lowest upper bound. Okay, जो कि लास्ट मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था. आज हमने उनका अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स कुछ सेट्स की हम निकालेंगे और
उनकी एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे. So we are going to discuss the lower bound and upper bound of course for certain examples, and infimum we will also find the infimum and supremum of that set, and then we will discuss some example. The first example which you are looking at is S is the set of negative rational numbers. Numbers लिखा हुआ है लेकिन negative rational numbers ले लें. अब कोई भी पॉजिटिव नंबर जो है रैशनल नंबर, दैट विल बी द अपर बाउंड ऑफ दैट सेट. क्यों? क्योंकि एस इफ एक्स बिलोंग्स टू एस है तो कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो वो एक्स विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू दैट पॉजिटिव रैशनल नंबर. ठीक है. तो जीरो, व्हाट अबाउट जीरो? जीरो तो मैंने आपको बताया था, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बट नेगेटिव नंबर से तो बड़ा ही है ना जीरो. तो अगर आप कलेक्ट करें the set of all upper bounds of that set S, तो आपका क्या होगा? S, so that set will start from 0, उसमें 1 भी होगा, 1/2 भी होगा, 2, 3, 4, so on and so forth. तो सुप्रीमम क्या होगा? इन सब में से, इन सब अपर बाउंड में से लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटी अपर बाउंड विच इज द 0. और आपको पता है कि 0 जैसे मैंने बताया था, ना हम इसको नेगेटिव लेते हैं नंबर, ना पॉजिटिव लेते हैं. So this is an example जिसमें सुप्रीमम 0 है और 0 सुप्रीमम is not belonging to that set, क्योंकि 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है. S1 सेट जो है वो डिफाइन किया है नेगेटिव इंटीजर्स का. There is a small difference between these two examples. नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है. Then any number A such that A is greater than or equal to -1 is an upper bound of S1. S1 की कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स जो है उसका -1 और -1 से बड़ा, ये सेट क्या है? ये नेगेटिव इंटीजर्स का -1, -2, -3, so on and so forth, ये सेट है. अब -1 या -1 से बड़ा कोई भी नंबर होगा, 0 बड़ा है उससे नंबर, 1 बड़ा है, 2, 3, 4, 5, 6 and some rational numbers. All these numbers are forming the set of upper bounds of that S1. और S1 की सुप्रीमम क्या है? That is -1. क्योंकि -1 is the largest element from all the elements of this set. Okay? Or from the set of upper bounds, -1 is the smallest, the least upper bound. That is what we call the supremum. तो इस एग्जाम्पल में सुप्रीमम जो है वो बिलोंग्स टू सेट है. सो सुप्रीमम जो है और इन्फीमम जो है ये सेट में हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि उस सेट में ना हो, मे और मे नॉट है. वी कंसिडर अनदर एग्जाम्पल. E is the set which is defined by this property. In other words, the set of negative rational numbers. मैंने कुछ क्वेश्चन पोज किए हैं. What are the upper bounds? इस सेट की अपर बाउंड्स क्या है? अपर बाउंड्स, द सेट ऑफ अपर बाउंड्स इज ऑल positive rational numbers or positive rational numbers. What is the supremum of that set? अगर P नेगेटिव नंबर्स का सेट है तो सुप्रीमम ऑफ कोर्स लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटी अपर बाउंड कौन सी है? विच इज 0. सो सुप्रीमम ऑफ दैट सेट इज 0. सेट E equals 0. Is 0 belongs to the set E? 0 E में है? ऑफ कोर्स 0 जो है वो E में नहीं है, क्योंकि 0 इज नीदर पॉजिटिव नीदर नेगेटिव. लेकिन ये जो है हम नेगेटिव रैशनल नंबर्स का सेट हमने डिफाइन किया. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. E1 सेट P belongs to Q such that P less than or equal to. देखें प्रॉपर्टी सेट बिल्डर नोशन में, just I have changed the property of the defining property of the set. What are the upper bounds? Upper bounds are exactly the same. The positive numbers including 0. Now the supremum of set E1 equals 0 and 0 belongs to E1 है, क्योंकि मैंने ऐसे रैशनल नंबर्स इस सेट E1 में इकट्ठे किए हैं जो कि नेगेटिव है या 0 है, और 0 एक रैशनल नंबर है. सो दिस इज एन एग्जांपल इन विच द सुप्रीमम बिलोंग्स टू द सेट E1. Let's consider another example. E2. E2 where n belongs to the natural numbers है. अब इसको जरा इन्वेस्टिगेट करते हैं. n नेचुरल नंबर है, इट मींस n could be 1, 2, so on and so forth.
एंड अगर 1 हो तो ये सेट क्या बनेगा, 1, 1/2, 1/3, so on and so forth. इस सेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? We will discuss both the supremum and infimum. It means we will discuss both the lower bounds and upper bounds. इसकी upper bounds का सेट क्या है? ये इसमें मैक्सिमम नंबर जो है 1 है, अपर बाउंड्स का सेट 1 एंड ऑल द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1. तो सुप्रीमम क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड. तो सुप्रीमम ऑफ दैट सेट E2 इक्वल्स 1 है. अब 1 इस सेट में है, यस, सुप्रीमम बिलोंग्स टू दैट सेट. अब इसका इन्फिमम क्या है? ये सेट जो है डिक्रीज हो रहा है. आपको पता है फ्रैक्शंस है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 and 1/10 raised to power 10 trillion and so on and so forth. But that number always remains greater than 0. So 0 is a lower bound of that set. 0 or all the negative numbers. तो infimum क्या होती है? Greatest lower bound. So 0 is the infimum of that set. अब 0 इस सेट में है, of course 0 is not in that set. Okay? So we have discovered कि infimum और supremum जो है ये सेट में बिलोंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. इट्स नॉट नेसेसरी कि इन्फिमम और सुप्रीमम ऑफ एनी सेट इज बिलोंगिंग टू दैट सेट, जो कि हमने डिफरेंट एग्जांपल्स में देखा भी है. वी आर गोइंग टू डिस्कस द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट. ऑर्डर्ड सेट जो है ये हमने डिफाइन किया था. ऑर्डर्ड सेट की लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी आज के मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे. So let's see what we are going to discuss in today's module. The least upper bound property, and of course I will give some examples, and then very important result जो है application of least upper bound property, ये मैं आपके साथ discuss करूंगा. So we have an ordered set. एक ordered set आपके पास है, उसका कोई भी subset हो E, okay, that is bounded above. वो bounded above वो then सुप्रीमम जो कि लीस्ट अपर बाउंड होती है, सुप्रीमम हमने डिस्कस किया हुआ लीस्ट अपर बाउंड होती है ऑफ दैट सेट. वो लीस्ट अपर बाउंड जो सुप्रीमम है, जो हमने नाम दिया था सुप्रीमम, दैट मस्ट बिलोंग्स टू द सेट एस. कोई भी सबसेट आप लें, अगर उसका लीस्ट अपर बाउंड जो कि सुप्रीमम है वो बिलोंग्स टू दैट सेट हो, तो हम कहते हैं कि दिस सेट ऑर्डर्ड सेट सेटिस्फाइज द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी. ओके, ये यहां पे लिखा हुआ है. लेट मी रिकॉल यू अ सेट. ये सेट जो है हमने डिस्कस किया था, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हुज स्क्वायर पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2. और मैंने ये साबित किया था कि दिस सेट डज नॉट हैव एनी रैशनल लार्जेस्ट मेंबर. सो दिस सेट, इन अदर वर्ड्स, अगर लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी मैंने सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पे डिस्कस करनी हो, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का ये ऐसा सबसेट है जिसका सुप्रीमम जो है, लीस्ट अपर बाउंड जो है, वो रैशनल नंबर नहीं है. हमने ये साबित किया था, ठीक है, प्रीवियस मॉड्यूल्स में. तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स डज नॉट सेटिस्फाई लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी. इसको नेक्स्ट मॉड्यूल्स में मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा. सिमिलरली मैंने ये सेट बी भी डिस्कस किया था, इन विच वी हैव द रैशनल नंबर सच दैट पी स्क्वायर लेस देन 2. इसकी जो है हमने ये साबित किया था कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स नहीं हो सकता, ठीक है. तो इसका मतलब है इन्फिमम जो है वो भी ये ऐसा सेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का जिसकी इन्फिमम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स से बिलोंग नहीं करती. आज के मॉड्यूल में मैं लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन की है, जो कि सुप्रीमम है, सुप्रीमम और इन्फिमम का रिलेशनशिप जो है वो मैं प्रूव करूंगा. एक और सेट लिखा हुआ है E2. E2 सेट जो है, इसको हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का ये सबसेट है, ठीक है. इसकी सुप्रीमम जो है वो 1 है, विच बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स, लेकिन इसकी इन्फिमम जो है वो 0 है, विच डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. इसका मतलब है कि अगर लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी सो फार जो हमें पता है, उसके अकॉर्डिंगली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का ये सिर्फ एक सेट है. एम्फेसिस इस पे है कि ऑल द सबसेट्स ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट, उसके तमाम जो बाउंडेड अबव सेट हो, उनकी सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी और वो सेट में से बिलोंग करे. देन वी विल से दैट ऑर्डर्ड सेट सेटिस्फाइज द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी. अब
जो सुप्रीमम है विच इज द लीस्ट अपर बाउंड होती है और इन्फीमम जो कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है, इन दोनों के दरमियान बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है जो कि इस थ्योरम में स्टेट किया गया है. सपोज एस इज एन ऑर्डर्ड सेट विद द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी. लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि बी बाउंडेड सेट होगा और इसकी सुप्रीमम जो है वो एस में से बिलोंग करेगी. बी इज नॉट एम्प्टी, बी एम्प्टी नहीं है, एंड बी इज बाउंडेड बिलो. There is another condition कि B is bounded below है. Let L be the set of all lower bounds. एक lower bounds का set हम बना रहे हैं. Then A equals the supremum of L exist क्योंकि S जो है least upper bound property को satisfy कर रहा है. And furthermore, infimum of B is in fact A. So this theorem relates the supremum एंड इन्फीमम. इन फैक्ट लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी किसी भी ऑर्डर्ड सेट की जो है इसको हम यूजिंग इन्फीमम भी डिफाइन कर सकते हैं. लेट्स प्रूव दिस वन. द फर्स्ट इसके प्रूफ में जो है द फर्स्ट थिंग इज एल इज नॉट एम्प्टी. एल ऑफ कोर्स एम्प्टी नहीं होगा क्योंकि एल जो है ये ऑल द लोअर बाउंड्स ऑफ बी का है और बी इज बाउंडेड बिलो हमें जो है ये दिया गया है. एल इज बाउंडेड अबव. अब सब लोअर बाउंड जो उसकी है एल बाउंडेड अबव भी होगा. क्यों? क्योंकि बी का द सेट बी का कोई भी मेंबर आप लें एल में, क्योंकि हमने लोअर बाउंड्स रखी है बी की, तो फॉर ऑल एलिमेंट्स एक्स बिलोंग्स टू एल, एक्स विल बी लेस देन इक्वल्स टू बी होगा फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी. सो एल इज बाउंडेड अबव. अब एल जो है ये बाउंडेड अबव है और हमारा एस जो है ये लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. इट मीन्स there is a supremum of L in S. We call it A. इसको A के. If gamma is less than A, अगर कोई भी gamma number है which is less than A, then gamma is not an upper bound of L by definition of upper bound. Hence, gamma does not belong to B. क्यों? क्योंकि B में जितने भी members हैं वो सब upper bounds हैं set L के. Now it follows from the definition that A is less than or equal to X for every X belongs to B, जो कि मैंने अभी आपको explain किया था. Then if A is less than beta, then beta does not belong to L by definition of the upper bound and lower bound and by the definition of L. Since A is an upper bound of L, we have shown that A belongs to L but B does not belongs to L. If beta is greater than A, अगर बीटा ग्रेटर देन A होगा तो A जो है वो L में तो होगा लेकिन बीटा जो है वो L में नहीं हो सकता by construction, by definitions. In other words, a lower bound of B set B but beta is not greater than A. यही definition थी infimum की. So A जो है that is the infimum of the set B. ओके, तो यही हमने साबित करना था. We will continue with the least upper bound property of the ordered sets. In today's module, I am going to define the set of real numbers. Set of rational numbers का हमने देखा कि ये least upper bound property satisfy नहीं करते and there are some gaps in the set of rational numbers. So there is a need to define a new set of numbers, what we call the set of real numbers. So let's see what we are going to discuss today. The real number system which will satisfy the least upper bound property, और इसको एक थ्योरम की शेप में मैं स्टेट करूंगा और उसका प्रूफ जो है आपको मैं गाइड करूंगा how to prove that one. The set of rational number Q as a subset of set of real numbers. Q जो है ये सबसेट तो है होगा इस सेट ऑफ रियल नंबर्स का जो कि मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, लेकिन Q सब फील्ड भी होगा. रिमेंबर फील्ड की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हुई हैं. अब कोई भी सब फील्ड होता क्या है? कोई भी आपके पास सेट है उसका सबसेट है. अगर बीइंग द सबसेट एक फील्ड है, उसका सबसेट आप कोई भी लेते हैं, अगर वो सबसेट एज बीइंग अ सबसेट फील्ड की तमाम एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे तो हम कहते हैं दिस इज अ सब फील्ड ऑफ दैट लार्जर सेट जिसका वो सबसेट होता है. ओके, अब सेट ऑफ रियल नंबर्स जो मैं आज के मॉड्यूल में डिफाइन करूंगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर विल बी द सबसेट ऑफ दैट सेट. ओके, लेकिन सेट ऑफ रैशनल नंबर हमने ये देखा हुआ है
कि सेट ऑफ रैशनल नंबर फील्ड की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विल बी कॉल्ड द सब फील्ड ऑफ द रियल नंबर्स। देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स सेटिस्फाई द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। इसी लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी को कुछ बुक्स जो है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी जो है ये भी बोलती हैं कि लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी अगर कोई सेट सेटिस्फाई कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं कि दिस सेट इज कंप्लीट। तो थ्योरम विच स्टेट्स और विच गिव्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स, आप ये अभी देख रहे हैं। देयर एग्जिस्ट एन ऑर्डर्ड फील्ड आर विच हैज द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, in other words which is complete. Moreover, R contains Q, the set of rational numbers, as subfield. Okay, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। तो कंप्लीटनेस एक्सियम क्या है? एक्चुअली लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी है, लेकिन इफ अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स, इट इज डिफाइंड फॉर द रियल नंबर्स हियर, इज बाउंडेड अबव, अगर वो बाउंडेड अबव है और उसकी सुप्रीमम रियल नंबर्स में ही है, और रियल नंबर्स में ही होगा क्योंकि रियल नंबर्स को थ्योरम से हमने डिफाइंड इस तरह किया है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स एक ऑर्डर्ड फील्ड है विच सेटिस्फाई द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। तो उसका कोई भी सबसेट आप लेंगे उसकी सुप्रीमम जो है रियल नंबर्स में ही होगी। द अबव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्लीटनेस एंड वी से दैट द रियल नंबर सिस्टम, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कंप्लीट। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स में सेट ऑफ रैशनल नंबर्स तो हैं, व्हाट अदर नंबर्स डू वी हैव, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, और इसको मैं नेक्स्ट मॉड्यूल्स में जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। इस वक्त एक आप थ्योरम देख रहे हैं जो कि इन्फिमम या सुप्रीमम के लिए ये लिखा हुआ है, सिमिलरली वी कैन हैव फॉर द इन्फिमम, उसको क्लासिफाई करेगा। इफ अ नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ रियल नंबर्स इज बाउंडेड अबव, देन ऑफ कोर्स रियल नंबर्स हमने अब डिफाइन कर दिए हैं और रियल नंबर्स जो है ये कंप्लीट भी हैं, इन अदर वर्ड्स लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं। देन सुप्रीमम ऑफ एस इज द यूनिक रियल नंबर। सुप्रीमम जो है ये यूनिक रियल नंबर होगा विच सेटिस्फाइज दीज टू प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट वन इज x इज लेस देन और इक्वल टू बीटा फॉर ऑल x इन S। ये तो डेफिनेशन ही है कि सुप्रीमम जो है वो एक अपर बाउंड होती है, एक particular type की upper bound which we call the least upper bound. If epsilon is greater than 0, no matter how small, ये real analysis में epsilon का जो रोल है it's very important. Epsilon कोई भी small से small whatever you can think about, वो एक सिर्फ positive number है, बहुत छोटा number. There is an x naught in S such that x naught is greater than beta minus epsilon. अब ये पहली एक्सियम जो थ्योरम की है वो भी आपकी जो है वो बाय डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है, और दूसरी एक्सियम को भी हम देख लेते हैं। सपोज कि ये ट्रू नहीं है, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एस सच दैट, ये ट्रू नहीं है तो इसकी अदर स्टेटमेंट क्या है, बीटा माइनस एप्सिलॉन। अब बीटा जो था वो सुप्रीमम है, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो बीटा से एक छोटा नंबर, बीटा माइनस एप्सिलॉन विल बी स्मॉलर देन बीटा, तो हमें तो एक छोटी अपर बाउंड मिल रही है, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल बाय डेफिनेशन। अब बात रह गई सिर्फ यूनिकनेस की कि हमने सुप्रीमम जो है सेट एस की उसको साबित करना है कि ये यूनिक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि बीटा 1 एंड बीटा 2 दीज आर टू सुप्रीमम्स, और विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी आई कैन सपोज दैट उनमें से कोई एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है, लेस देन दिस वन। नाउ टेक एप्सिलॉन। अब ये याद रखिएगा कि बीटा 1 भी सुप्रीमम है, बीटा 2 भी सुप्रीमम है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज बीटा 1 और बीटा 2 जो हैं ये सेटिस्फाई करते हैं। नाउ आई डिफाइन एप्सिलॉन एज बीटा 2 माइनस बीटा 1 विच इज ग्रेटर देन 0 नंबर। अब अगर ये सेकंड एक्सियम जो है इसको मैं अप्लाई करूं विद दैट एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट विच इज ग्रेटर देन लेट्स से बीटा 2 माइनस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की जगह मैं बीटा 2 माइनस बीटा 1 लिख रहा हूं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा। अब बीटा 1 तो मेरी सुप्रीमम थी, अब ये मेरे पास क्या आ गया, एक्स नॉट ग्रेटर देन बीटा 1। एक्स नॉट बिलोंग्स टू सेट है विच इज ग्रेटर देन बीटा 1, और बीटा 1 क्या था मेरा, बीटा 1 तो मेरा सुप्रीमम था, अपर बाउंड था।
so we reach a contradiction. So this is not possible. This जो हमने suppose किया था, this is not possible. So we are only left with this case beta 1 equals beta 2. Similarly, अगर आप उल्टा ले लें, beta 1 greater than beta 2 ले लें, फिर भी हम we will reach a contradiction. सा यहाँ पे सिर्फ मुझे एप्सिलॉन जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा बीटा 1 माइनस बीटा 2. ओके, तो आज इस मॉड्यूल में मैंने डिफाइन किया है सेट ऑफ रियल नंबर्स को बाय थ्योरम. लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि मैंने उस थ्योरम का प्रूफ नहीं दिया गया. ठीक है, क्योंकि प्रूफ उसका काफी लेंथी है. जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे उनको मैं सजेस्ट करता हूं दे शुड कंसिडर द वॉल्टर लुडन की बुक जो है, उसमें फर्स्ट चैप्टर के अपेंडिक्स में इस थ्योरम का प्रूफ जो है डिफरेंट स्टेप्स में दिया गया. We are going to discuss what we call the Archimedean property of the set of real numbers. Set of real numbers लास्ट मॉड्यूल में हमने डिफाइन कर दिया. ठीक है, Archimedean property जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है सेट ऑफ रियल नंबर्स की. इनफॉर्मली लेट मी एक्सप्लेन कि ये क्या है. ये कहती है कि टेक एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर. अगर कोई भी आप दो पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, वन ऑफ देम कुड बी एडेड अप, उसको हम एड अप करते जाएं सच दैट कि दैट आंसर एड अप करने के बाद आंसर विल बी द ग्रेटर देन ऑफ द अदर रियल नंबर्स. इट्स अ वंडरफुल प्रॉपर्टी. और अभी मैं आपको इसकी स्टेटमेंट भी दिखाता हूं. और इस मॉड्यूल में हम वी आर गोइंग टू प्रूव दैट प्रॉपर्टी, व्हाट वी कॉल द आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स. So we are going to discuss the Archimedean property of real numbers and of course the formal proof of the Archimedean property of the set of real numbers. And the real analysis is about the formal proving the certain statements about the real numbers. So the theorem states if rho and epsilon are positive numbers, then n epsilon, which is in fact n times epsilon को हम add up कर रहे हैं. आपको पता है कि ये जो है epsilon plus epsilon could be written as 2 epsilon. So n is some integers जिसको हमने it means n epsilon means कि n times हम add कर रहे हैं real number epsilon को. n epsilon greater than rho. अब ये n epsilon जो है greater than rho है, इसकी negation क्या होगी? Let me write down the negation of that statement which is n epsilon less than or equal to rho. For all n, क्योंकि इसको इसके प्रूफ में we are going to use this one. If the statement, अब इसके फॉर्मल प्रूफ में we will prove by contradiction. If the statement is false, then rho is an upper bound of that set. अब ये सेट की कंस्ट्रक्शन देखें प्लीज. इस सेट में हमने सब जो भी पॉसिबल एप्सिलॉन के मल्टीपल्स हो सकते हैं वो सब इकट्ठे कर लिए. अब अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो अभी जो मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखी थी, निगेशन जो लिखी थी, दैट इज एन एप्सिलॉन लेस देन और इक्वल टू रो फॉर ऑल एन. इट मींस कि ये तो इस एस के मेंबर्स हमने इस तरह डिफाइन किए हैं. इट मींस रो इज एन अपर बाउंड ऑफ दैट सेट एस. रो जो है इस सेट एस की अपर बाउंड है एक बाय दिस प्रॉपर्टी. अब सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है ये कंप्लीट भी है, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है. देयरफॉर एस मस्ट हैव अ सुप्रीमम बीटा. यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क वाई पूछा हुआ है. ये रियल नंबर्स की लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी की वजह से है. सो बीटा मस्ट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स. ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है. देयरफॉर एन एप्सिलॉन लेस देन और इक्वल टू बीटा होगा फॉर ऑल इंटीजर्स एन. ओके, अब n अगर इंटीजर है तो आपको पता है कि n प्लस 1 भी एक इंटीजर होगा. इफ n इज इंटीजर देन n प्लस 1 भी एक इंटीजर होगा. और n प्लस 1 इनटू एप्सिलॉन, ये जो है ये नंबर जो है दैट नंबर बिलोंग्स टू दैट सेट S होगा. सो वी मस्ट हैव, इफ बीटा इज द सुप्रीमम देन n प्लस 1 एप्सिलॉन लेस देन और इक्वल्स टू बीटा, ये भी सेटिस्फाई करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम. देन अब हमारे पास क्या, अब n प्लस 1 एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू बीटा आया. अब ये क्या बन गया, इसको मैं इस इनइक्वालिटी को मैं लिख सकता हूं n इंटू एप्सिलॉन लेस देन इक्वल्स टू बीटा माइनस एप्सिलॉन. अब n एप्सिलॉन ये क्या हमें बता रहा है, n एप्सिलॉन तो सेट S का कोई भी मेंबर था.
इसका मतलब है कि दिस सेटिस्फाइज फॉर ऑल n, for all integers. What does it mean? It means that we are having beta minus epsilon as an upper bound. A beta minus epsilon, think over it. Can beta minus epsilon be the upper bound of that set S जो हमने डिफाइन किया था? और बीटा माइनस एप्सिलॉन और बीटा में से छोटा नंबर कौन सा है? छोटा नंबर ऑफ कोर्स बीटा माइनस एप्सिलॉन होगा, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन कोई भी जीरो नंबर है. अब बाय डेफिनेशन अभी जो हम पहुंचे हुए हैं कि एन एप्सिलॉन लेस देन और इक्वल टू बीटा माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन, ये तो हमें शो कर रहा है कि बीटा माइनस एप्सिलॉन जो है ये एक अपर बाउंड है सेट एस की. अब बाय डेफिनेशन बीटा क्या था? सब अपर बाउंड्स में से सबसे छोटी अपर बाउंड. ये कंट्राडिक्शन नहीं आ गई? इसका मतलब है जो हमने सपोज किया था वो गलत था, और हमने सपोज वही किया था जो कि आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी की निगेशन थी. ठीक है, इट मींस द आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ट्रू एंड वी हैव प्रूव्ड इट. We are going to discuss the density of the set of rational numbers in the set of real numbers. ये density का मतलब क्या है? Let me explain this one. कि एक सेट जो है उसको डेंस हम कब कहेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में ये डेंस है? डेंस का मतलब ये है यू टेक एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी. ऑफ कोर्स रियल नंबर्स जो है ये ऑर्डर्ड सेट है, तो ए या इक्वल होगा बी के, ए या लेस देन होगा, या ए ग्रेटर देन होगा बी के. इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी जरूर सेटिस्फाई होगी. लेट्स सपोज विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कि ये ए लेस देन इक्वल टू बी है, देन अ सेट इज सेट टू बी डेंस कि उस सेट का कोई ना कोई मेंबर ए और बी के दरमियान में जरूर हो. लेट्स फॉर्मली सी व्हाट डू आई मीन बाय द डेंस सेट एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज मॉड्यूल. सो द डेंस सेट in the set of real numbers, we are going to discuss this one. The set of rational numbers is dense in R. इसको मैं formally proof करूंगा आज के इस मॉड्यूल में. The proof of the density of rational numbers in the set of real numbers. So dense set in R जो मैंने पहले आपको informally explain किया, exactly वही definition अभी यहाँ पे लिखी हुई है. A set D is said to be dense in the set of real numbers if every open interval A, B contains a member of D. ये वही बात है, आपको पता है कि A जो है वो A और B रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑर्डर फील्ड है, A लेस देन B होगा. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज A लेस देन B होगा, सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ दैट सेट D बिटवीन A एंड B, एंड A और B कोई से भी रियल नंबर है. Take any two real numbers. There must be a member of set D between A and B, and A and B are any two real numbers. इस तरह की सेट जो है जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा उसको मैं ये कहूंगा कि ये सेट जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स में डेंस है. So the theorem is the set of rational numbers is dense in R. That is, if A and B are real numbers with A less than B, जो कि बार बार मैं कह रहा हूं कि A less than B होगा या A greater than B होगा या A equals B होगा. A equals B हो तो नंबर ही एक है, रियल नंबर ही एक है. सो दो नंबर्स के दरमियान उस सेट D के मेंबर्स का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता. सो विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी आई हैव सपोज दैट A less than B है. Then there is a rational number P over Q such that A less than P over Q, the set of rational numbers में से एक member less than B. A और B जो है ये real numbers हैं. So there must be at least one member. In fact हम ये देखेंगे कि एक से ज्यादा infinite many rational numbers हैं between any two real numbers. So formally proof करने के लिए इस property को कुछ recall करना पड़ेगा जो आर्शिमिडियन property हमने real numbers की प्रूफ की थी लास्ट मॉड्यूल में. सो आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी क्या है? लेट मी टेल यू. आपको देख भी रहे हैं आप कि रो एंड एप्सिलॉन आर एनी पॉजिटिव नंबर्स, और ये मैंने पहले भी बताया था कि रो के लिए जो है वो पॉजिटिव नंबर होना जरूरी नहीं है. हम ये रिस्ट्रिक्शन जो है हटा सकते हैं. जब फॉर एग्जांपल वॉल्टन
जो वॉल्टर रूडन की बुक है उसमें उसने सिर्फ एप्सिलॉन का पॉजिटिव नंबर जो है वो कहा हुआ है, क्योंकि ये एन एप्सिलॉन अगर रो नेगेटिव हो तो ये इनइक्वालिटी हमेशा ऑलवेज ट्रू है. सो आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी रिकॉल की हमने. वी आर गोइंग टू यूज दैट आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी इन द प्रूफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो लेट्स सी द प्रूफ फॉर्मली. द आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी, वी टेक रो इक्वल्स 1 एंड एप्सिलॉन जो है इसको b माइनस a हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि b और a रियल नंबर्स हैं और b ग्रेटर देन है. सो b माइनस a जो है that will be greater than 0 number. There is a positive integer, then Archimedean property say q such that qb minus a is greater than 1. Archimedean property just मैंने use की है. There is also an integer j such that j is greater than qa, क्योंकि a मेरे पास positive number है. This is obvious if a is less than equal to 0, जो मैं आपको पहले ही बता रहा था. And it follows from Archimedean property with epsilon equals 1 and rho equals qa that a is greater than 0. तो Archimedean property जो है वो बार बार हम इसके प्रूफ में जो है वो यूज कर रहे हैं. Let p be the smallest integer such that p is greater than qa. अब किसी ना किसी इंटीजर के लिए सेटिस्फाई है, so we can suppose कि smallest integer के लिए this is true. Then p minus 1, अगर p स्मॉलेस्ट इंटीजर के लिए ये इनइक्वालिटी जो है ये ट्रू है, देन p माइनस 1 के लिए इसकी निगेशन जो कि ये लिखी हुई है, निगेशन इज दिस वन, ये ट्रू होगी. सो qa इज लेस देन p लेस देन इक्वल टू qa प्लस 1. अब हमने आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी से पहले ये किया है फर्स्ट स्टेप में. सिंस 1 इज लेस देन q इंटू b माइनस a, दिस इंप्लाइज qa. अब ये जो आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी से फर्स्ट स्टेप में मैंने किया था इसको मैं यूज करूंगा. इस 1 को मैं रिप्लेस करूंगा लार्जर नंबर से इन दिस इनइक्वालिटी. तो ऑफ कोर्स ये लेस देन खत्म हो जाएगा, ग्रेटर देन, और ये 1 की जगह मैंने यहां पे ये रिप्लेस किया जो कि आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी से फर्स्ट स्टेप में किया था. इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, qa प्लस qb माइनस qa. तो ये qa दिस वन इससे कैंसल आउट हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद qb. सो my inequality becomes qa less than p less than qb. Now remember that q is not equals to 0. Q is positive. So I can divide with q. Therefore, a less than equal to p over q less than b. So by using multiple time the Archimedean property and some arithmetic, I reached this result जो कि मेरा required result था. अब conclusion क्या है? What is the conclusion? कंक्लूजन ये, बिटवीन एवरी टू रियल नंबर्स मैंने ये साबित किया है कि देयर इज अ रैशनल नंबर. सो द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डेंस इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स. इंडीड देयर आर इन्फिनिट मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स. We are going to discuss the set of rational numbers is not complete. Remember the definition of the complete set. A set is said to be complete whether every subset of that set which is bounded above and non-empty has the supremum in the set, जो कि larger set आपका है. जैसे set of real numbers हमने define किया, set of real numbers वो complete set है. Set of real numbers का कोई भी आप subset लेंगे, if that set is non-empty and bounded above, इसकी सुप्रीमम जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से ही होगी. ओके, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता. और एज यूजुअल जो दो सेट्स में एनालिसिस में डिस्कस कर रहा हूं, a एंड b, सच दैट p स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 एंड p स्क्वायर लेस देन 2, इनको जो है मैं आज के फिर मॉड्यूल में रिकंसिडर करूंगा. ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव. द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट कंप्लीट एंड यू हैव आपको नजर आ रहे हैं दो सेट, वही जो हम काफी मॉड्यूल्स में डिस्कस पहले से ही कर चुके हैं. द सेट ए एंड द सेट बी ऑफ रैशनल नंबर्स सच दैट p स्क्वायर इज लेस देन 2 एंड p स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2. अब ये सेट ऑफ रैशनल नंबर कंप्लीट नहीं है. इसका मतलब है कि आई हैव टू फाइंड आउट सम सबसेट ऑफ
set of rational numbers which is not empty set, and the second one is which is bounded above, जो कि set bounded above भी हो, और उसकी मैं शो करूंगा कि सुप्रीमम जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हो ही नहीं सकती, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में से कोई मेंबर हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये मैं शो करूंगा। अगर एक भी एग्जांपल मुझे मिल गई तो देन आई कैन कंक्लूड द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट कंप्लीट। सो लेट मी रिपीट कि हमारा टारगेट क्या है। आई हैव टू फाइंड आउट अ सेट जो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का हो, नॉन एम्प्टी हो, बाउंडेड अबव हो, और उसकी सुप्रीमम मैंने शो करनी है कि वो उसकी सुप्रीमम जो है वो कोई रैशनल नंबर नहीं हो सकती। ओके, लेट्स डू दिस वन। इसको करने के लिए मैंने जब रियल नंबर्स की सुप्रीमम डिफाइन की थी, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी डिफाइन की थी, एक रिजल्ट जो है वो डिस्कस किया था। ये इनफैक्ट एक कैरेक्टरिस्टिक है सुप्रीमम की, उसको प्लीज रिकॉल करें। इफ अ नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ रियल नंबर्स इज बाउंडेड अबव, देन सुप्रीमम एस इज यूनिक एंड इट सेटिस्फाइज द टू प्रॉपर्टीज, जो कि डेफिनेशन है आपके सुप्रीमम, किसी भी रियल नंबर की सुप्रीमम होने की। सो लेट्स सी द प्रूफ ऑफ दैट वन। ये सेट ए जो है इसको हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में यूज किया था और ये इसका साबित किया था कि दिस सेट ए डज नॉट हैव द लार्जेस्ट एलिमेंट एज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसी को हम कंसिडर कर रहे हैं। इफ पी बिलोंग्स टू ए, कोई भी रैशनल नंबर है सेट ए में से बिलोंग करता है, then p is less than square root of 2. Then using the fact that there is a rational number between any two real numbers, इस प्रॉपर्टी को हमने किस तरह प्रूफ किया था कि set of rational numbers is dense in the set of real numbers. ठीक है, implies that if epsilon greater than 0, epsilon greater than 0 है, there is a rational number R naught, let's say, such that square root of 2 minus epsilon greater than R naught and square root of 2. अब square root of 2 और square root of 2 minus epsilon, these are two real numbers. ये दो real numbers हैं। इन दो real numbers के दरमियान क्योंकि set of rational numbers हमने साबित किया dense है, set of rational number, तो there must be a rational number between these two real numbers, this real number and this real number. So using above theorem, जो अभी मैंने आपको रिकॉल करवाया था, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है सुप्रीमम की, दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज द सुप्रीमम ऑफ ए। इस सेट ए की सुप्रीमम जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। नाउ इफ यू रिकॉल कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रैशनल नंबर सच दैट p इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक मॉड्यूल में मैंने ये साबित किया था बाय कंट्राडिक्शन कि कोई रैशनल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर किया जाए तो वो इक्वल्स 2 आए। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स। अब ये क्या हमने किया, हमने एक सेट लिया, हमने सुप्रीमम उसकी साबित की कि सुप्रीमम जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो ये तो रैशनल नंबर है ही नहीं। इट मीन्स कि हमारे पास रैशनल नंबर्स इनसफिशिएंट हैं। इनफैक्ट रैशनल नंबर्स में जो गैप्स होता है, रियल नंबर्स उन गैप्स को फिल करते हैं। ठीक है, और इस तरह के नंबर्स जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ, दीज नंबर्स आर नोन एज द इरैशनल नंबर्स। सो सेट ऑफ रियल नंबर्स इनफैक्ट क्या होता है, दैट इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है ये काउंटेबल है, लेकिन सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स दिस इज अनकाउंटेबल। और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल की टर्मिनोलॉजी जो है ये लास्ट मॉड्यूल्स में मैंने आपसे डिस्कस की हुई है। सो द कंक्लूजन इज कि वी हैव डिटरमिन अ सेट जिसकी सुप्रीमम जो है एक रैशनल नंबर नहीं है। कंक्लूजन इज सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट कंप्लीट बाय द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीटनेस। अब जो दूसरा सेट मैंने लिखा हुआ था सेट बी, उसके लिए इन्फिमम के लिए आप यही रिजल्ट जो है वो स्टेट कर सकते हैं कि इन्फिमम जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में बिलोंग नहीं करेगी। और इफ यू रिकॉल, जब मैंने लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी डिस्कस की थी आपके साथ,
तो मैंने एक रिजल्ट डिस्कस किया था जो कि सुप्रीमम और इन्फीमम को रिलेट करता है। वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी जो कि हमने एज अ सुप्रीमम डिफाइन की थी, इसको एज अ इन्फीमम भी डिफाइन की जा सकती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेंसिटी ऑफ द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आपको याद होगा कि मैंने डेंसिटी ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स ये आपसे डिस्कस किया था। देन लास्ट मॉड्यूल में आई हैव डिस्कस द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इनफैक्ट इरेशनल नंबर्स ये अनकाउंटेबल हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, लेकिन इरेशनल नंबर्स बड़े बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। ठीक है, और ये अनकाउंटेबल भी हैं, और इनकी फॉर एग्जाम्पल पाई इज एन इरेशनल नंबर, और एनालिसिस में ही मैं डिस्कस करूंगा कि पाई को या द नंबर ई, इसको किस तरह हमने साबित करना है कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। सो इन टुडेज मॉड्यूल आई एम गोइंग टू शो दैट द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज डेंस इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेट मी रिकॉल यू कि डेंसिटी का मतलब क्या है। इट मीन्स कि आप कोई से भी दो रियल नंबर्स लें, देन देयर मस्ट बी एन इरेशनल नंबर बिटवीन दीज टू रियल नंबर्स। ठीक है, यही हमने डिफाइन किया था। So let's see, in order to prove that, मुझे दो बातें पहले साबित करनी पड़ेंगी कि प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। पहले ये मैं साबित करूंगा, इसको यूज भी करना है मैंने इसके डेंसिटी के प्रूफ में, इन दोनों फैक्ट्स को मैं यूज करूंगा। सेकेंडली, सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये दो फैक्ट जो है ये मैं यूज करूंगा इसके प्रूफ में, in order to prove that the set of irrational numbers is dense in the set of real numbers. So let's see. The first one is the product of a rational number and irrational number is irrational number. Of course, non-zero numbers के बारे में मैं बात कर रहा हूं. So let's do this one. एक rational number आप लें r, और एक r dash जो है ये irrational number लें. Irrational numbers जो है ये fractions में, इंटीजर्स की फ्रैक्शंस में नहीं लिखा जा सकता। लेट्स से सपोज ऑन कंट्रेरी कि इनका प्रोडक्ट जो है वो मैं रैशनल नंबर ले लेता हूं m ओवर n। ठीक है, अब क्योंकि r मेरा रैशनल नंबर है, सो r मस्ट बी p ओवर q। अब आपको यहां पे पता है कि n जो है वो भी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, q जो है वो भी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, और ये रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर तो जीरो हो ही नहीं सकता। रैशनल नंबर भी आर भी जो है ये जीरो नहीं है। सो बाय दिस इक्वेशन आई कैन राइट इट एज द सेट ऑफ, ये जो इरेशनल नंबर है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं आर इक्वल्स पी ओवर क्यू जो है ये मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो आई कैन राइट डाउन आर इक्वल्स क्यू एम ओवर पी एन। नाउ व्हाट अबाउट दिस नंबर पी एंड एन? Of course, p and n will be a non-zero number. अब मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी इरेशनल नंबर्स की, जो कि p ओवर q की फॉर्म में ना लिख सकें। ये तो इरेशनल नंबर था आपका r डैश जो है, लेकिन इसको मैंने q m ये भी एक इंटीजर होगा, p n ये भी एक नॉन जीरो इंटीजर होगा। सो मैंने इरेशनल नंबर को इनफैक्ट रैशनल फ्रैक्शंस में लिख दिया, इंटीजर्स के फ्रैक्शंस में लिख दिया, विच इज कंट्राडिक्शन। सो r prime is an irrational number which is written as a rational number. So we reached a contradiction. It means कि जो हमने सपोज किया था, हमने सपोज क्या किया था कि प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, इट इज फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो रैशनल नंबर, अगर नहीं है तो इरेशनल नंबर है। ओके, अब सेकंड जो है वो मैं प्रूफ करूंगा, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। मैं सिर्फ आपको एक स्टेप बताऊंगा, यू विल कंप्लीट इट योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल आर मेरा रैशनल नंबर है, आर डैश मेरा इरेशनल नंबर है, इन दोनों का सम जो है वो रैशनल नंबर सपोज कर लें m ओवर n। अब r मेरा जो है वो रैशनल नंबर है, सो दैट विल बी p ओवर q, एंड यू विल सी कि r डैश को जैसे प्रीवियसली हमने किया, यू विल बी एबल टू राइट डाउन एज अ रैशनल नंबर विच विल बी द कंट्राडिक्शन। सो इन दोनों जो स्मॉल एक्सरसाइजेज हैं इनको मैं यूज करूंगा इन प्रूविंग द सेट ऑफ
irrational numbers is dense in R. ये थ्योरम स्टेट किया है और ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि इसका क्या मतलब है. वी विल टेक एनी टू रियल नंबर्स एंड आई विल शो दैट between these two real numbers there is an irrational number. Okay, that irrational number is, अब मुझे पता है कि set of rational numbers जो है वो dense है, so I can have, और मैंने आपको कहा था कि between two real numbers there are in fact infinite many rational numbers. So I just took two rational numbers between A and B. अब उन दो rational numbers से मैंने एक नंबर T जो है वो डिफाइन किया, विच इज R1 प्लस 1/√2 इंटू R2 माइनस R1. अब ये जो इसको मैं साबित कर सकता हूं कि 1/√2 जो है इट इज एन इरैशनल नंबर. अब एक ये रैशनल नंबर है, एक ये इरैशनल नंबर है, इनका प्रोडक्ट अभी मैंने साबित किया है कि इरैशनल नंबर होगा. सो दिस विल बी इरैशनल नंबर एंड देन ऐड मैं कर रहा हूं एक रैशनल नंबर में, सो एडिशन विल बी an irrational number. So this number t will be the irrational number. और ये मैं easily इसके expression से देख सकता हूं कि t जो irrational number है it is greater than a and less than b. ये छोटी सी exercise है और बड़ी easy exercise है. I hope you will be mature enough now to do this small exercise. So this t number is the required number which shows the density of set of irrational number in the set of real numbers. We are going to discuss some conclusions of the properties of the field. अब हमने डिस्कस किया था कि set of real numbers जो है ये ordered field है. Set of real numbers field की properties अगर आप remember करें, field is an abelian group. इस पे दो operations हम define करते हैं, addition एंड मल्टीप्लीकेशन. कोई भी सेट जो है जो कि फील्ड होता है ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है और उस सेट के नॉन जीरो जो हैं वो मेंबर्स जो हैं वो अंडर मल्टीप्लीकेशन बी अबिलियन ग्रुप फॉर्म करते हैं. और एक एडिटिव जो है वो प्रॉपर्टी होती है कि ये लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये सेटिस्फाई करता है. अब सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है ये एक फील्ड है, उनकी फील्ड की प्रॉपर्टीज से कुछ हम कंक्लूजन्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि ये सब कंक्लूजन्स जो हैं ये आप अपने व्हाइल यू डिस्कस अरिथमेटिक और व्हाइल यू डिस्कस मैथमेटिक्स फ्रॉम ग्रेड 2, जब भी आप मैथमेटिक्स डिस्कस करना शुरू करते हैं यू आर यूजिंग इन फैक्ट दीज प्रॉपर्टीज. ओके, लेट्स सी, रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अ फील्ड. फील्ड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि फील्ड की डेफिनेशन रिकॉल भी करवा दी है. सम इम्प्लीकेशंस फ्रॉम द डेफिनेशन. द फर्स्ट वन इज प्रोपोजिशन जो मैंने लिखी हुई है, द एक्सियम्स ऑफ एडिशन. क्योंकि फील्ड पे अ सेट विच इज नोन एज अ फील्ड, उस पे दो ऑपरेशन हम डिफाइन करते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. तो एडिशन की जो प्रॉपर्टीज फील्ड की होती हैं उनसे हम ये चीजें कंक्लूड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज इफ x प्लस वाई इक्वल्स x प्लस z देन x equals z या y equals z. कॉमन एलिमेंट जो है आपका x है, सो वी कैन कैंसल आउट x एंड व्हाट वी कॉल द कैंसिलेशन लॉ. इस a प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैंसिलेशन लॉ. तो y equals z है. इनफैक्ट ये फील्ड की प्रॉपर्टीज से ही हम साबित करेंगे. इफ x प्लस वाई इक्वल्स x देन y equals 0 विच इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड. और इसकी यूनिकनेस भी साबित करेंगे कि अगर कोई और एलिमेंट जिसकी ये प्रॉपर्टी है कि सेट के किसी भी मेंबर में ऐड किया जाए तो आंसर वो ही आ जाए, तो वो द ओनली एलिमेंट विल बी द जीरो, जिसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं. और इस प्रॉपर्टी को हम यूनिकनेस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं. सिमिलरली इफ x प्लस वाई इक्वल्स 0 आए, कोई भी रियल नंबर या कोई भी नंबर आप ऐड करें और आंसर आपका 0 आ जाए, इट मीन्स x and y are the additive inverse of each other and it is showing that y equals minus x. It means कि आपका additive inverse भी जो है वो भी यूनिक है. Then minus into minus x equals x, ये एक familiar सी प्रॉपर्टी है. इसको प्रूफ करते हैं. प्रूफ आप देखिएगा, अब इस प्रूफ में मैं फील्ड की प्रॉपर्टीज जो हैं
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो यूज करूंगा. इफ x प्लस वाई इक्वल्स x प्लस z, देन फ्रॉम द एक्सियम्स ऑफ द फील्ड वी हैव y इक्वल्स 0 प्लस y. ये फील्ड की एक्सियम है कि देयर मस्ट बी एन एलिमेंट 0 जिसको ऐड करूं मैं y में तो आंसर y इटसेल्फ आए. इसको एडिटिव आइडेंटिटी हम कहते हैं. देन 0 को मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स प्लस एक्स. ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तो 0 को इस तरह बाय डेफिनेशन ऑफ फील्ड लिख सकता हूं प्लस वाई. देन एसोसिएटिव लॉ से मैं ये पैरेंथेसिस जो कि माइनस एक्स और एक्स पे है इसको मैं माइनस एक्स अलहदा कर सकता हूं प्लस एक्स प्लस वाई में लिख सकता हूं. अब एक्स प्लस वाई इक्वल्स इसको मैं यूज करूंगा इक्वल्स एक्स प्लस जी है, तो एक्स प्लस वाई को मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स प्लस जी से. देन वंस अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा. आई कैन राइट डाउन दीज पैरेंथेसिस इनटू माइनस एक्स प्लस एक्स. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फील्ड की यूज की. देन वंस अगेन ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं. दैट विल बी 0 प्लस जी. 0 जो एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 प्लस जी आंसर जी आएगा. देखें वी हैव स्टार्टेड विद y एंड वी आर एंड अप विद z. इट मींस y इक्वल z है विच इज द कैंसिलेशन लॉ जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी थी. दिस प्रूव्स a. अब इसमें देखें फील्ड की जो एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं मैंने उन्हीं को यूज किया है. और हम जब भी फ्रॉम द बिगनिंग मैथमेटिक्स करते हैं वी आर यूजिंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज. अब अगर मैंने b को प्रूव करना है तो a प्रॉपर्टी में ही मैं z इक्वल्स 0 ले लूं तो मेरे पास b जो है ये प्रूफ हो जाएगा विच वॉज द यूनिकनेस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी. सिमिलरली अगर मैंने c को प्रूफ करना है तो आई विल टेक इन a z इक्वल्स माइनस एक्स. तो ये प्रॉपर्टी क्या थी? ये एडिटिव इनवर्स की जो है यूनिकनेस थी. लास्ट प्रॉपर्टी जो d थी, सिंस माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स एडिटिव आइडेंटिटी होता है, c में मैं c प्रॉपर्टी में माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ x, अगर माइनस एक्स जो है वो मैं x की जगह प्लेस कर दूंगा, सो आई विल हैव द प्रॉपर्टी d. ओके, सिमिलरली आई हैव प्रूव्ड सम प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड यूजिंग फील्ड एक्सियम्स. सम प्रॉपर्टीज जो है वो मैंने किसी भी फील्ड की प्रूव की हैं. Similarly, I am going to show you some properties which are the conclusions of the multiplicative axioms of the field. Okay, let's see what are these properties. Proposition है, the axioms of the multiplication imply the following. Actually, ये जो हमने पहले axioms proposition में different axioms prove किए हैं exactly same है, लेकिन वो axioms prove किए थे by using additive axioms of the field. ये we can prove these axioms जो कि proposition में है by using the multiplicative axioms of the field. So if x is not equal to 0 and xy equals xz, then we can cancel x both sides. In fact, y equals z, what we call the cancellation law with respect to multiplication. Similarly, the second property is if x is not equal to 0 and xy equals x, then y equals 1, which is the uniqueness of the multiplicative identity. Addition में हमारी uniqueness जो थी axiom थी with respect to addition, additive identity की. Similarly, the C property is if x is not equals to 0 and xy equals 1, then y equals 1 over x, which is the uniqueness of the multiplicative inverse. And if x is not equal to 0, then 1 over x in fact equals x, जो के similar axiom हमारा था with respect to addition. Properties of field से हम कुछ और भी जो है axioms जो है conclude कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे state किए हुए हैं. 0 into x equals 0. If x is not equal to 0 and y is not equal to 0, then of course their product is not equals to 0. All these properties, ये मॉड्यूल में डालने का मकसद ये था कि right from the beginning जो आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज आप यूज कर रहे हैं, these are the conclusions of the field axioms. ठीक है, ये रियलाइज करवाने के लिए आपको ये किया गया. अब इस स्लाइड पे जो आप देख रहे हैं, अब हम अर्ली ग्रेड से a प्लस बी का स्क्वायर वी राइट डाउन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इनफैक्ट ये किसने आपको बताया? इनफैक्ट बिहाइंड द सीन ये फील्ड की एक्सियम्स हैं.
if A and B are real numbers, आप instantly लिखते हैं. Similarly, 3A plus 2B into 4C plus 2D, आप इसको multiply करके you have this answer. In fact, you are using the axioms of the field if A, B and C, D are real numbers. और आपको पता है कि real numbers is the larger set. Real numbers contains the set of natural numbers. Real numbers contains the set of rational numbers, set of integers. Real numbers contains the set of irrational numbers. ठीक है. और similarly ये properties कुछ लिखी हैं जो कि हम आप अपनी लाइफ में while we'll do arithmetic we use all these properties. So what is the conclusion of that module? इस module का एक बड़ा objective ये था कि आपको realize करवाया जाए कि what you are doing in while you do arithmetic, you are in fact using the conclusions of the field axioms of the set of real numbers. I hope you have enjoyed this module. We are going to discuss some more conclusions from the field axioms, what we call the triangle inequality. Triangle inequality जो है इसको discuss करने के लिए first of all you should know the absolute value of a real number, and I hope you know the absolute value of a real number. Absolute value real number की क्या होती है? कोई भी real number आप डालें, that will always give you the positive real number as an answer. इसको informally तो मैंने इस तरह लिखा, लेकिन इसको formally मैं discuss भी करूंगा. So we are going to discuss the magnitude of a real number or absolute value of a real number, and then the triangular inequality or triangle inequality. Then some applications of the triangle inequality. So the first of all, the magnitude of a real number. Magnitude of a real number जो है इसको हम इस तरह लिखते हैं x mod equals x whenever x is greater than or equal to 0. जब x जो है आपका real number जो है इस function का input हो which is non-negative, which is either 0 or greater than 0, positive number हो तो आंसर इसका यही आता है. लेकिन जब आप इसको इस function को नेगेटिव रियल नंबर एज ए इनपुट देते हैं तो ये आंसर हमेशा माइनस ऑफ दैट रियल नंबर देता है. बाय दैट वे द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 ये सिर्फ तब होती है जब आपका इनपुट जो है द रियल नंबर x जो है वो खुद इटसेल्फ 0. फॉर एग्जांपल अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू में आप -2 डालेंगे तो -2 जो है ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है, तो आंसर क्या होगा? माइनस इनटू -2 विच इज इन फैक्ट 2. सो दिस इज हाउ दिस एब्सोल्यूट फंक्शन वर्क्स. अगर नेगेटिव रियल नंबर आप डालेंगे तो माइनस का साइन से मल्टीप्लाई करके एब्सोल्यूट फंक्शन का आंसर होगा, और इसको मैग्नीट्यूड ऑफ द रियल नंबर भी कहते हैं. Why we call it magnitude of the real number? इस पे जरा सोचिएगा, it's very easy. और magnitude of the real number and magnitude of the vectors, these are the same concepts जो कि हमने magnitude का vectors के लिए define किया होता है. So let's see the triangular inequality or triangle inequality. If A and B are any two real numbers, then the absolute value of A plus B is always less than or equal to absolute value of A and absolute value of B. It seems okay. लेकिन इसको हम फॉर्मली जो है वो प्रूव करेंगे. इसकी 4 पॉसिबिलिटी हैं. If A is greater than or equal to 0 and B is greater than equal to 0. चारों के चारों केसेस को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे. Then what about A plus B? Of course A plus B जो है ये भी greater than or equal to 0 ही होगा. So by definition of the absolute function जो कि अभी मैंने आपको बताया, A plus B का आंसर क्या आएगा? A plus B, which could be written as the magnitude of A plus magnitude of B. So equality holds. ये less than or equal to में equality कब hold करेगी इस expression में? Triangle inequality में, when both A and B are greater than or equal to 0. अब दूसरा केस क्या है? If A and B both are negative numbers या 0 हैं, A less than equal to 0 and B less than equal to 0, then A plus B obviously both are whether 0 or negative numbers, तो इनका सम जो होगा वो भी less than or equal to 0 होगा. Then by definition of absolute function we must have A plus B as the negative of A plus negative of B.
which is in fact by definition of the magnitude of the function a mod plus b mod. अगर a और b दोनों आपके जो हैं वो नेगेटिव नंबर्स हो तो इक्वालिटी होल्ड करेगी. The third C and D cases are one of them is positive and one of them is negative. Then a plus b equals magnitude of a and minus magnitude of b. Similarly D में ये दोनों C और D प्रॉपर्टीज जो हैं इक्वेशन 1 holds in the cases C and D such that a plus b mod equals ये piecewise defined function किया हुआ है. अगर a magnitude greater or equal to b, then what will be the answer of this one? This will be always positive. तब भी हमारे पास less than equal to जो original triangle inequality है वो satisfy होगी. अगर a plus b magnitude equals this one, तब भी positive answer आएगा. लेकिन ये कब answer आएगा? Whenever we have magnitude of b greater than or equal to a. By this way, हमने triangle inequality जो है वो प्रूफ की है. इसकी एक छोटा सा रिजल्ट है जिसको हम corollary बोलते हैं. If a and b are any two real numbers, then we have these properties. A minus b magnitude is greater than or equal to a magnitude minus b magnitude, and furthermore a plus b magnitude will be greater than or equal to a magnitude minus b magnitude. यहाँ पे देखें स्लाइड चेंज है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है. ये थर्ड इनइक्वालिटी जो है, इसको साबित करने के लिए हम पिछली प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे, लेकिन रिप्लेसिंग a बाय a माइनस b इन 1. और 1 क्या है? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है a प्लस b मॉड लेस देन इक्वल्स टू a मॉड प्लस b मॉड. इसमें a को हम रिप्लेस करेंगे बाय दिस थिंग. अगर ये रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सिर्फ a बचेगी. और देन वी हैव बाय यूजिंग द ट्रायंगुलर inequality a minus b plus b, this one which implies this one, जो कि हमारी पहली आइडेंटिटी थी. सिमिलरली आप ये मैंने स्लाइड पे शो किया हुआ है, इंटरचेंज a and b here yields this one b minus a which is equivalent to a minus b. अब a b minus a हो या a minus b हो, these are the same things. So since, और इसकी रीजन दी गई है, since b minus a equals a minus b and also we have this magnitude of a minus magnitude of b equals ये piecewise defined function है जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में शो किया था. सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, एनालिसिस में. नेक्स्ट लेक्चर्स जो मैं डिस्कस करूंगा इसमें ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है बहुत फ्रीक्वेंटली एनालिसिस में मैं यूज किया करूंगा. दैट्स व्हाई आई डिस्कस विद यू दिस ट्रायंगल इनइक्वालिटी. We are going to discuss very important property of set of real numbers, which states that for any real number x greater than 0 and every integer n, there exists a unique positive real number y greater than 0, of course positive अगर मैंने कह दिया, such that y raised to power n equals x. इस real number को, x real number को हम कुछ और नोशंस में भी लिखते हैं. दिस नंबर y इज रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू x और x रेज टू पावर 1 over n. नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दिस स्टेटमेंट रिगोरसली. इनफॉर्मल वे से मैंने आपको बता दिया है कि आप कोई भी x रियल नंबर लें विच इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 रियल नंबर, देन यू विल एबल टू फाइंड आउट अ यूनिक रियल नंबर ग्रेटर देन 0 सच दैट y raised to power n equals x है. इस स्टेटमेंट को आई एम गोइंग टू प्रूव दैट स्टेटमेंट फॉर्मली. सो थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर एवरी रियल नंबर x greater than 0 and every integer n greater than 0, there is one and only one, which is the uniqueness positive real number y such that y raised to power n equals x. इस प्रूफ के डिफरेंट स्टेप्स हैं. The first step is about the one and only one positive real number, what we call the uniqueness. Uniqueness तो बड़ी easy है and which is clear from कि अगर आप contrary suppose कर लें, if you take two real numbers y1 and y2 both greater than 0 such that both satisfy these equation y1 n equals x and y1 and y2
2n equals x, एंड ऑफ कोर्स y1 और y2 दो रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स जो है ये ऑर्डर्ड फील्ड है, सो y1 लेस देन y2 होगा, क्योंकि इक्वालिटी तो हम नहीं ले रहे। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो फिर तो यूनिकनेस हो जाए, तो यूनिकनेस अगर नहीं है तो यहां तो ये पॉसिबिलिटी होगी, यहां दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि y2 ग्रेटर देन y1। इन दोनों पॉसिबिलिटीज में जो कि मैंने फर्स्ट वन यहां पे कंसीडर की हुई है, दोनों पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन 1, विच इंप्लाइज y1n less than y2 raised to power n, both are equals to x, so it means x is less than x, which is of course not possible. So uniqueness is clear. So there is only similarly ये जो मैंने सेकंड केस लिखा हुआ है कि अगर आप y2 greater than x ले लें तो यहां पे भी हमारे पास x less than x itself ही आएगा. So uniqueness is quite clear. अब आगे प्रोसीड करने के लिए कि देयर एग्जिस्ट, यूनिकनेस तो हो गई, yn equals x, इस इक्वेशन को साबित करने के लिए मैंने एक सेट कंस्ट्रक्ट किया. लेट E बी द सेट कंटेनिंग of all positive real numbers t such that tn equals x. अगर इसको मैं सेट बिल्डर नोशन में लिखूं तो x belongs to real number है such that x greater than 0 and x raised to power n less than x है. ठीक है, अब x लिखूं या t लिखूं इट डजेंट मैटर. तो ये सेट इनफैक्ट मैंने कंस्ट्रक्ट किया. स्टेप क्या होगा, द सेट इज नॉट एम्प्टी, ये एम्प्टी सेट नहीं है. वाई, उसकी एक रीजन है कि अगर आप t ये ले लें x ओवर x प्लस 1, व्हाट अबाउट दैट नंबर, दैट t इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, देन t रेज टू पावर n. आपको पता है कि अगर कोई भी रियल नंबर t बिलोंग्स टू 0 एंड 1 हो, उसकी आप पावर n, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, आप उसकी पावर लेंगे, ये जो नंबर है इटसेल्फ उससे छोटा ही आएगा. फॉर एग्जांपल 0.5 की पावर आप 2 लें, दैट विल बी लेस देन 0.5, 0.25 आएगा जो कि लेस देन 0.5 है. तो 0 और 1 के दरमियान नंबर्स की ये प्रॉपर्टी होती है. बाय दिस प्रॉपर्टी tn इज लेस देन और इक्वल टू t. इनफैक्ट लेस देन होगा, इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है अगर t आपका 0 और 1 के दरमियान है, लेस देन x. एंड बाय डेफिनेशन दिस t जो कि यहां पे ये लिखा हुआ है x ओवर x प्लस 1, दिस बिलोंग्स टू द सेट E. तो सेट इज नॉट एम्प्टी. देन इफ t इज ग्रेटर देन 1, 1 प्लस x से t ग्रेटर हो, देन tn जो है, अब 1 से ज्यादा नंबर्स जो हैं उनकी अगर आप पावर, पॉजिटिव पावर n कोई इंटीजर है, आप पावर लेते हैं, यहां रियल नंबर है तो वो इंक्रीज करेगा. That will satisfy this equation so that t with, if t is greater than 1 plus x, then t does not belong to the set E. It means the set E, t belongs to E, is an upper bound of E. अब E एक ऐसा सेट है which is bounded above, upper bound हो गया, bounded above हो गया. अब सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है ये लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. देन बाय लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट y इज द सुप्रीमम ऑफ दैट सेट E, जो हमने सेट E जो है कंस्ट्रक्ट करें. अब आइडिया ये है कि ये जो सुप्रीमम मैंने सेट E की y रखी है, यही y मैं साबित करूंगा yn इक्वल्स x है. अब ये व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज हैं. पहली, अगर मैं ये साबित कर देता हूं तो आई एम फिनिश्ड. दूसरी क्या है कि yn ग्रेटर देन x हो. तीसरी क्या है, थर्ड वन इज yn इज लेस देन x हो. मैं ये दूसरी और तीसरी पॉसिबिलिटी इनको कंसिडर करूंगा एंड आई विल शो दैट दीज पॉसिबिलिटीज सेकंड एंड थर्ड लीड्स टू द कंट्राडिक्शन. अब यही मैंने यहां पे लिखा हुआ, वी नीड टू प्रूव दैट yn इक्वल्स x. वी विल शो दैट ईच ऑफ द इनइक्वालिटीज yn less than x and yn greater than x leads to a contradiction. अब इसको साबित करने के लिए एक बड़ी आइडेंटिटी जो है बाइनोमियल थ्योरम से, वो मैं रिकॉल करूंगा. रिकॉल द आइडेंटिटी bn माइनस a रेज टू पावर n इक्वल्स दिस वन. ये सबको पता है, ये ट्रू है. नाउ इफ a इज ग्रेटर देन 0,
जो कि हमारे केस में है, एंड b इज सच दैट b a से बड़ा हो। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये जो है, इसको इस इक्वेशन से आई कैन हैव दिस इनइक्वालिटी, b रेज टू पावर n minus a raised to power n will be less than b minus a n times b raised to power n minus 1, and this inequality holds whenever this is true. अब इस inequality को जो है वो मैं intelligently, cleverly जो है वो यूज करूंगा। अब मैं जो केस था कि yn less than x, इसको मैंने सपोज कर लिया, मैंने अज्यूम कर लिया, और याद रखिएगा कि मैं कंट्राडिक्शन पे पहुंचूंगा। चूज और y क्या है, y सुप्रीमम है e की, ये भी याद रखिएगा। मैं चूज करता हूं अ रियल नंबर h सो दैट h इज बिटवीन 0 एंड 1। अब h कोई भी रियल नंबर मैंने सपोज किया बिटवीन 0 एंड 1, एंड फर्दर मोर h इज लेस देन x माइनस वाई एन डिवाइडेड बाय n इंटू वाई प्लस 1 रेज टू पावर n माइनस 1। अब आप ये देखें, अगर ये आपके पास ट्रू है, yn लेस देन x है, तो x माइनस वाई एन ये ग्रेटर देन 0 नंबर होगा। y पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर, 1 पॉजिटिव, n पॉजिटिव, सो दिस कंप्लीट नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, नाउ अगर मैं पुट करूं a इक्वल्स y एंड b इक्वल्स y प्लस h, जो बाइनोमियल आइडेंटिटी मैंने अभी आपको शो की थी, देन y प्लस h a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n आइडेंटिटी अभी शो की थी, तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन h n b रेज टू पावर n माइनस 1, विच इज ऑफ कोर्स लेस देन h n y प्लस n माइनस 1। अब it is less than x minus yn, which is positive, which concludes thus y plus h raised to power n is less than x. It means y plus h belongs to E, which is a contradiction. Contradiction to what? कि y तो हमारी सुप्रीमम थी, अपर बाउंड थी, तो y plus h less than y. Is it possible less than or equal to y? y plus h तो बड़ा नंबर है y से, so we reached a contradiction. It means जो हमने सपोज किया था y and this is false. अब दूसरा केस, यहां पे आपने मैंने देखें वही आइडेंटिटी जो है वो फिर यूज की हुई है। अब थर्ड केस जो था yn इज ग्रेटर देन x, इसके लिए मैं क्लेवरली, इंटेलिजेंटली ये k जो है ये नंबर सपोज करता हूं। अब k जो है बाय कंस्ट्रक्शन k इज बिटवीन 0 एंड y, k इज बिटवीन 0 एंड y, विच यू कैन चेक इजीली। इफ t इज ग्रेटर देन इक्वल टू y माइनस k, अगर t कोई भी नंबर है जो कि y माइनस k से बड़ा है, वी कंक्लूड, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि y रेज टू पावर n माइनस tn विल बी लेस देन इक्वल टू y रेज टू पावर n माइनस y माइनस k। वाई दिस इज ट्रू, लेस देन इक्वल टू, क्यों? क्योंकि ये tn जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है और मैं t को रिप्लेस कर रहा हूं एक स्मॉलर नंबर से। देखें ना, ये y माइनस k जो है ये स्मॉलर नंबर है t से, तो दैट विल बी, इक्वालिटी विल बी रिप्लेस्ड बाय लेस देन और इक्वल टू y n माइनस y माइनस k रेज टू पावर n, और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई चीज माइनस हो रही है और tn सब्ट्रैक्ट हो रहा है। आई एम रिप्लेसिंग tn बाय द स्मॉलर नंबर, तो ऑफ कोर्स लेस देन और इक्वल टू मुझे लगाना पड़ेगा। देन आई विल यूज अनदर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई हुई है, लेस देन k n y रेज टू पावर n माइनस 1। अब k की प्रॉपर्टी, k की ये जो मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया, इसको अगर आप यहां पे पुट करेंगे तो देखें ये डिनोमिनेटर में है और ये यहां पे कैंसल आउट हो जाएगा। वी विल लेफ्ट विद y n माइनस x। इनफैक्ट हमने क्या शो किया, हमने ये शो कर दिया कि tn इज ग्रेटर देन x एंड t डज नॉट बिलोंग टू e। It follows that y minus k is an upper bound of E. अब y minus k जो है, by previous expressions, y minus k एक upper bound जो है वो आपकी बन गई है set E की। लेकिन क्या y minus k upper bound set E की हो सकती है? Where y is the supremum. y जो है ये तो मैंने सुप्रीमम लिया था,
तो ये जो है ये इम्पॉसिबल है, हेंस वी रीच्ड अ कंट्राडिक्शन। दो केसेस जो है वो मैंने डिस्कस किए थे, yn लेस देन x, उससे भी कंट्राडिक्शन पे वी रीच्ड एट अ कंट्राडिक्शन, yn ग्रेटर देन x, उस पे भी हम, अगर ये मैं अज्यूम करूं, दोनों पॉसिबिलिटीज से वी रीच्ड एट द कंट्राडिक्शन। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है ये ऑर्डर्ड फील्ड है, तो तीन ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, दो तो मैंने शो कर दी कि कंट्राडिक्शन है। सो द थर्ड पॉसिबिलिटी जो है वो ट्रू है, विच इज yn इक्वल्स x। यही हमने साबित करना था, और यूनिकनेस जो है ये पहले ही मैं y की यूनिकनेस विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन yn इक्वल्स x, यूनिकनेस के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका था। We are going to discuss what we call the extended real number system, because this is possible that a set of real number is not bounded above. Bounded above we know, bounded below we know. So we need two more real numbers, जो कि actually numbers नहीं है. These are the concepts, the infinity and the minus infinity. These are the concepts which we are going to discuss in this module. So let's see what we are going to have in this module. The concept of infinity, the plus infinity, the large number. In fact, जैसे मैं बोल रहा हूं बार बार, it's a concept, it's not a number. But if we have to include these two numbers, the largeness, infinity, and the smallest possible, बल्कि impossible, minus infinity, we have to add these two numbers into the set of real numbers, और उसको हम बोलेंगे कि एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम है ये, और फॉर्मली मैं डिफाइन करता हूं अभी इन अ मिनट। लेकिन फिर हमें इन नंबर्स के साथ अरिथमेटिक जो है वो भी डिफाइन करनी पड़ेगी, कि अगर कोई रियल नंबर है उसको पॉजिटिव इन्फिनिटी में ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन सबको आज के मॉड्यूल में हमने जो है वो डिस्कस करना है। द एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, विच ऑफ कोर्स the set of real numbers included these two numbers, which is plus infinity and minus infinity, and some examples. So this is possible कि a non-empty set S of the real numbers ये bounded above हो ही ना. There does not exist a real number such that all the elements of that set are less than or equal to that real number. इस तरह के set को हम कहते हैं कि it is not bounded above. एंड जब इस तरह का केस होगा तो हम ये लिखते हैं वी डिफाइन द ऑर्डर रिलेशन। सो हम उस सेट को कहते हैं कि सेट जो है अनबाउंडेड है फ्रॉम अबव, एंड द सुप्रीमम ऑफ दैट सेट इक्वल्स प्लस इंफिनिटी। लेकिन ये करने से पहले हमें ऑर्डर डिफाइन करना पड़ेगा बिटवीन ऑल द रियल नंबर्स एंड द नंबर्स व्हाट वी कॉल द प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी. So any real number other than plus infinity and minus infinity is between these two real numbers, जो कि plus infinity और minus infinity मैंने define कर दिए हैं. We call plus infinity and minus infinity points at infinity. और मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि ये largeness का concept है. Think of any number. How large you can think about this one. ठीक है? Infinity is the larger, much more larger number than that number which you can think about. ठीक है? Similarly, think of any smallest number. Minus infinity is the smallest number to that number. Many billions time. Billions भी एक बड़ा छोटा सा word जो है, number है in front of the infinity or minus infinity, अगर आप minus लगा दें. So if S is non-empty set of reals, we write supremum of S equals infinity, means S is unbounded above. There does not exist any real number such that the elements of S are less than or equal to that real number. Then we write कि supremum of S जो है ये infinity है. To indicate that S is unbounded above. Similarly, we write infimum of the set S is minus infinity if there does not exist any real number such that the members of the set S are greater than or equal to that number, and we write the infimum of S equals minus infinity. Let me give you some example. If S is just the set which contains x less than 2, then the supremum of S is 2, but there is no real number such that the members of that set are bounded below. So we will write down the infimum of the set S is
minus infinity. Similarly, if s is defined by this way, x is greater than or equal to minus 2, so the infimum is now in this case minus 2, but the supremum, there does not exist any real number such that the elements of that s are less than or equal to that real number. So we will write the supremum of that s is plus infinity. If s is the set of all integers, then set of all integers जो है इसकी supremum जो है plus infinity है, इसकी infimum जो है ये minus infinity है. The real number system with plus infinity and minus infinity is called the extended real number system, और order relation जो है between the real numbers and between these two numbers ये हमने define कर दिया है. We must define arithmetic operations on plus minus infinity. ये मैंने पहले आपको बताया, अगर कोई रियल नंबर ऐड किया जाए प्लस इन्फिनिटी में तो what will be the answer? इनको हम डिफाइन करने लगे. If a is any real number, then a plus infinity or infinity plus a equals infinity. If a is any real number, a minus infinity plus equals a minus infinity equals minus infinity. These are the large number, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, answer will be infinity. A divided by infinity or a divided by the minus infinity will be the zero number, क्योंकि एक कोई भी रियल नंबर आप पुट करें, infinity is the largest number, तो वो फ्रैक्शन में जाएगा तो डिवाइड करेगा तो आंसर हमेशा जीरो आएगा. If a is greater than zero, then a multiplied by infinity or infinity multiplied by a is the infinity. Then similarly, a multiplied by minus infinity or minus infinity multiplied by a is the minus infinity number. If a is less than 0, then आपका जो है minus infinity और plus infinity similarly आ जाएगा. अब हमें डिफाइन करना चाहिए कि infinity अगर हम रियल नंबर सिस्टम में ऐड कर रहे हैं तो infinity plus infinity that is equals infinity plus infinity, infinity ही आएगा, and infinite minus infinity multiplied by minus infinity is the positive infinity. Minus infinity multiplied, ये सब आंसर जो है इसके minus infinity ही आएंगे. We have to define this arithmetic. Finally, we define the absolute value of positive infinity and negative infinity as positive infinity. Absolute obviously है. अब कुछ expressions जो हैं उनको हम with these numbers जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं आज के मॉड्यूल में, इनको कुछ एक्सप्रेशंस हम अलाउ नहीं करेंगे मैथमेटिक्स में. उन एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म. अगर वो अलाउ कर दिए जाए मैथमेटिक्स में तो आप यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स विच आर एब्सर्ड. फॉर एग्जांपल 2 = 0 आ जाएगा. नाउ एवरीबॉडी नोज के 2 = 0 नहीं है. अब उन इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है इनको आपने कैलकुलस के कोर्स में डिस्कस भी किया होगा. It is not useful to define infinity minus infinity, 0 into infinity or infinity divided by infinity और 0 by 0 फॉर्म. तो इस तरह के कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनको हमने मैथमेटिक्स में अलाउ नहीं किया हुआ. उसकी रीजन मैंने आपको बता दिया. इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं अनडिटरमिन्ड फॉर्म. We are going to discuss the principle of mathematical induction. If you recall, this principle of mathematical induction मैंने अपने शुरू के कोर्स, इस कोर्स के स्टार्ट में I have used this principle of mathematical induction to prove certain properties of set of natural numbers. लेकिन we are at this stage, we can prove that principle of mathematical induction, जो कि let me recall you, जो कि क्या था कि अगर आपके पास you have different propositions which are stated for the each natural number, then the first step क्या था कि P1 is true. And then inductive step मैंने आपको बताया था कि if Pn is true implies Pn plus 1 is true, then the propositions, that proposition which depends upon each natural number is true for all the natural numbers. इस statement को, इस result को आज हम formally prove करेंगे and we are going to take the principle of mathematical induction once again. इस proof को करने के लिए मुझे कुछ एक्सियम्स चाहिए, एक्सियम्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिनको हम कहते हैं पीनोज एक्सियम्स. तो पीनोज एक्सियम्स मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, देन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की स्टेटमेंट, एंड देन आई विल गिव यू द फॉर्मल प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. सो पीनोज एल्गोरिथम
axioms are about the set of natural numbers. It says the set of natural number is non-empty. Of course, it is non-empty because set of natural numbers contains 1, 2, 3, so on and so forth. Indeed, हमने ये भी किया हुआ है कि मैंने ये शो किया था कि set of natural numbers infinite set है, ये finite set नहीं है. The second property is correspond to each natural number, we can associate a unique number, what we call the successor, immediate successor of that natural number. कोई भी आप natural number लें, उसका successor which is n+1 normally जो है उसको successor हम बोलते हैं. So थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि देयर इज अ नेचुरल नंबर n बार जिसे मैंने डिनोट किया हुआ है, इट डज नॉट हैव एनी सक्सेसर, इसका कोई सक्सेसर नहीं है. देन द यूनिकनेस ऑफ द सक्सेसर्स कि अगर इफ यू हैव टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स देन बोथ ऑफ दीज नेचुरल नंबर्स विल हैव डिस्टिंक्ट सक्सेसर्स. अगर नेचुरल नंबर सेम है तो उनका सक्सेसर भी सेम होगा, नेचुरल नंबर सेम नहीं है तो उसका सक्सेसर भी सेम नहीं होगा, डिस्टिंक्ट होगा. द ओनली सबसेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच कंटेन्स all the natural numbers and its successor as well as n bar is the set of natural numbers itself. Now I am going to state the principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction में कुछ propositions होती हैं जो कि defined हैं for each natural number. ठीक है, 1 के लिए P1, P2, Pn, so on and so forth चलती जा रही हैं. क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन्फिनिट है, इसका मतलब है ये प्रोपोजिशंस भी जो हैं ये भी इन्फिनिट मैनी प्रोपोजिशंस होंगी. तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कह रहा है? 1 फॉर ईच इंटीजर सच दैट फर्स्ट कंडीशन क्या है कि P1 ट्रू हो. फर्स्ट प्रोपोजिशन व्हेन n इक्वल्स 1 वो ट्रू हो. द सेकंड स्टेप जिसको इंडक्टिव स्टेप हमने कहा था कि इफ Pn इज ट्रू देन Pn+1 इज ट्रू. ठीक है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं देन वी कैन क्लेम दैट द प्रोपोजिशंस P1, P2, Pn, so on and so forth, which are infinite set of proposition, it is true for all natural numbers. We can conclude this one. This is what principle of mathematical induction says. अब इसका फॉर्मल प्रूफ किस तरह है? मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूं M. M ऐसा सेट है जिसमें n belongs to नेचुरल नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स मैं इकट्ठे कर रहा हूं जिसके लिए प्रोपोजिशन Pn जो है वो ट्रू है. पहला क्लेम ये है कि ये M सेट जो है ये नॉट एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी सेट है. ठीक है, इसमें एक नेचुरल नंबर 1 जरूर है. क्यों? क्योंकि थ्योरम की स्टेटमेंट में है कि P1 इज ट्रू. अब P1 ट्रू है तो इट मींस 1 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ M जो सेट मैंने डिफाइन किया है. The first axiom of P-Nose 1 belongs to M, तो जो कि P-Nose axiom है. And from second axiom, principle of mathematical induction के theorem की second axiom क्या है? Inductive step जो है कि Pn is true implies Pn+1 true. It means if n belongs to M है then n+1 भी उसका successor भी M में है. अब P-Nose axiom जो है वो अप्लाई करें सेट M पे. M एक ऐसा सेट है जो कि नेचुरल नंबर्स को कंटेन भी करता है. हर नेचुरल नंबर n अगर उसमें है तो उसका सक्सेसर भी उसमें है. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन पॉसिबिलिटी विद द P-Nose एक्सियम्स कि M एक सबसेट है n का विच कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स एज वेल एज इट्स सक्सेसर. सो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि M इक्वल्स n हो. M इक्वल्स n हो जाता है तो इट मीन्स कि वी हैव प्रूव्ड द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन M हमने सेट ऐसा कंस्ट्रक्ट किया था, इसमें ऐसे नेचुरल नंबर्स इकट्ठे किए थे जिसके लिए प्रोपोजिशन Pn जो है ये ट्रू है. अब P-Nose एक्सियम्स जो है उनको अप्लाई करें. हमने ये शो किया कि 1 बिलोंग्स टू M है. इफ n बिलोंग्स टू M है देन n+1 बिलोंग्स टू M है. सो बाय यूजिंग P-Nose एल्गोरिथम axioms we can show that we have showed that M equals the set of natural numbers. So the propositions P1, P2 up to so on Pn and so on and so forth, these are true for the natural numbers.
we are going to discuss what we call the extended real number system, because this is possible that a set of real number is not bounded above. Bounded above we know, bounded below we know. So we need two more real numbers, जो कि actually numbers नहीं है. These are the concepts, the infinity and the minus infinity. These are the concepts which we are going to discuss in this module. So let's see what we are going to have in this module. The concept of infinity, the plus infinity, the large number. In fact, जैसे मैं बोल रहा हूँ बार बार, it's a concept, it's not a number. But if we have to include these two numbers, the largeness, infinity, and the smallest possible बल्कि impossible, minus infinity, we have to add these two numbers into the set of real numbers, और उसको हम बोलेंगे कि extended real number system है ये, और formally मैं define करता हूं अभी in a minute. लेकिन फिर हमें इन numbers के साथ arithmetic जो है वो भी define करनी पड़ेगी कि अगर कोई real number है उसको positive infinity में add करें तो क्या आंसर आएगा, so on and so forth. इन सब को आज के मॉड्यूल में हमने जो है वो डिस्कस करना है. The extended real number system, which of course the set of real numbers included these two numbers, which is plus infinity and minus infinity, and some examples. So this is possible कि a non-empty set S of the real numbers ये bounded above हो ही ना. There does not exist a real number such that all the elements of that set are less than or equal to that real number. इस तरह के सेट को हम कहते हैं कि it is not bounded above. एंड जब इस तरह का केस होगा तो हम ये लिखते हैं we define the order relation. So हम उस सेट को कहते हैं कि सेट जो है अनबाउंडेड है from above and the supremum of that set equals plus infinity. लेकिन ये करने से पहले हमें ऑर्डर डिफाइन करना पड़ेगा between all the real numbers and the numbers what we call the plus infinity and minus infinity. So any real number other than plus infinity and minus infinity is between these two real numbers, जो कि plus infinity और minus infinity मैंने define कर दिए हैं. We call plus infinity and minus infinity points at infinity. और मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि ये largeness का concept है. Think of any number. How large you can think about this one. ठीक है? Infinity is the larger, much more larger number than that number which you can think about. ठीक है? Similarly, think of any smallest number. Minus infinity is the smallest number to that number. Many billions time. Billions भी एक बड़ा छोटा सा word जो है, number है, in front of the infinity or minus infinity, अगर आप minus लगा दें. So if S is non-empty set of reals, we write supremum of S equals infinity means S is unbounded above. There does not exist any real number such that the elements of S are less than or equal to that real number. Then we write कि supremum of S जो है ये infinity है. To indicate that S is unbounded above. Similarly, we write infimum of the set S is minus infinity if there does not exist any real number such that the members of the set S are greater than or equal to that number. And we write the infimum of S equals minus infinity. Let me give you some example. If S is just the set which contains x less than 2, then the supremum of S is 2. But there is no real number such that the members of that set are bounded below. So we will write down the infimum of the set S is minus infinity. Similarly, if S is defined by this way, x is greater than or equal to minus 2. So the infimum is now in this case minus 2. But the supremum, there does not exist any real number such that the elements of that S are less than or equal to that real number. So we will write the supremum of that S is plus infinity. If S is the set of all integers, then set of all integers जो है इसकी supremum जो है plus infinity है, इसकी infimum जो है ये minus infinity है. The real number system with plus infinity and minus infinity is called the extended real number system. और order relation जो है
between the real numbers and between these two numbers ये हमने define कर दिया है. We must define arithmetic operations on plus minus infinity. ये मैंने पहले आपको बताया, अगर कोई रियल नंबर ऐड किया जाए प्लस इन्फिनिटी में तो what will be the answer? इनको हम डिफाइन करने लगे. If a is any real number, then a plus infinity or infinity plus a equals infinity. If a is any real number, a minus infinity plus equals a minus infinity equals minus infinity. These are the large number, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, answer will be infinity. A divided by infinity or a divided by the minus infinity will be the zero number, क्योंकि एक कोई भी रियल नंबर आप पुट करें, infinity is the largest number, तो वो फ्रैक्शन में जाएगा तो डिवाइड करेगा तो आंसर हमेशा जीरो आएगा. If a is greater than zero, then a multiplied by infinity or infinity multiplied by a is the infinity. Then similarly a multiplied by minus infinity or minus infinity multiplied by a is the minus infinity number. If a is less than zero, then आपका जो है minus infinity और plus infinity similarly आ जाएगा. अब हमें डिफाइन करना चाहिए कि infinity अगर हम रियल नंबर सिस्टम में ऐड कर रहे हैं तो infinity plus infinity that is equals infinity plus infinity, infinity ही आएगा, and infinite minus infinity multiplied by minus infinity is the positive infinity. Minus infinity multiplied, ये सब आंसर जो है इसके minus infinity ही आएंगे. We have to define this arithmetic. Finally, we define the absolute value of positive infinity and negative infinity as positive infinity. Absolute obviously है. अब कुछ expressions जो हैं उनको हम विद दीज नंबर्स जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं आज के मॉड्यूल में, इनको कुछ एक्सप्रेशंस हम अलाउ नहीं करेंगे मैथमेटिक्स में. उन एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म. अगर वो अलाउ कर दिए जाए मैथमेटिक्स में तो आप यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स विच आर एब्सर्ड. फॉर एग्जांपल 2 = 0 आ जाएगा. नाउ एवरीबॉडी नोज के 2 = 0 नहीं है. अब उन इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है इनको आपने कैलकुलस के कोर्स में डिस्कस भी किया होगा. It is not useful to define infinity minus infinity, 0 into infinity or infinity divided by infinity और 0 by 0 फॉर्म. तो इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन हैं जिनको हमने मैथमेटिक्स में अलाउ नहीं किया हुआ. उसकी रीजन मैंने आपको बता दिया. इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं अनडिटरमिन्ड फॉर्म. We are going to discuss the principle of mathematical induction. If you recall, this principle of mathematical induction मैंने अपने शुरू के कोर्स, इस कोर्स के स्टार्ट में आई हैव यूज्ड दिस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. लेकिन वी आर एट दिस स्टेज वी कैन प्रूव दैट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि लेट मी रिकॉल यू, जो कि क्या था कि अगर आपके पास यू हैव डिफरेंट प्रोपोजिशंस which are stated for the each natural number, then the first step क्या था कि P1 is true, and then inductive step मैंने आपको बताया था कि if Pn is true implies Pn plus 1 is true, then the propositions, that proposition which depends upon each natural number is true for all the natural numbers. इस statement को, इस result को आज हम formally prove करेंगे. And we are going to take the principle of mathematical induction once again. इस proof को करने के लिए मुझे कुछ axioms चाहिए, axioms of natural numbers, जिनको हम कहते हैं Peano's axioms. तो Peano's axioms मैं पहले explain करूंगा, then principle of mathematical induction की statement, and then I will give you the formal proof of principle of mathematical induction. So Peano's algorithm axioms are about the set of natural numbers. It says the set of natural number is non-empty. Of course, it is non-empty because set of natural numbers contains 1, 2, 3, so on and so forth. Indeed, हमने ये भी किया हुआ है कि मैंने ये शो किया था कि set of natural numbers infinite set है, ये finite set नहीं है. The second property is correspond to each natural number we can associate a unique number, what we call the successor, immediate successor of that natural number. कोई भी आप natural number लें, उसका successor which is n plus 1 normally जो है उसको successor हम बोलते हैं. So
थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि देयर इज अ नेचुरल नंबर एन बार, जिसे मैंने डिनोट किया हुआ है, इट डज नॉट हैव एनी सक्सेसर, इसका कोई सक्सेसर नहीं है. देन द यूनिकनेस ऑफ द सक्सेसर्स कि अगर इफ यू हैव टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, देन बोथ ऑफ दीज नेचुरल नंबर्स विल हैव डिस्टिंक्ट सक्सेसर्स. अगर नेचुरल नंबर सेम है तो उनका सक्सेसर भी सेम होगा, नेचुरल नंबर सेम नहीं है तो उसका सक्सेसर भी सेम नहीं होगा, डिस्टिंक्ट होगा. द ओनली सबसेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स which contains all the natural numbers and its successor as well as n bar is the set of natural numbers itself. Now I am going to state the principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction में कुछ propositions होती हैं जो कि defined हैं for each natural number. ठीक है, 1 के लिए P1, P2, Pn, so on and so forth चलती जा रही हैं. क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन्फिनिट है, इसका मतलब है ये प्रोपोजिशंस भी जो हैं ये भी इन्फिनिट मैनी प्रोपोजिशंस होंगी. तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कह रहा है? 1 फॉर ईच इंटीजर सच दैट फर्स्ट कंडीशन क्या है कि P1 ट्रू हो. फर्स्ट प्रोपोजिशन व्हेन n इक्वल्स 1 वो ट्रू हो. द सेकंड स्टेप जिसको इंडक्टिव स्टेप हमने कहा था कि इफ Pn इज ट्रू देन Pn प्लस 1 इज ट्रू. ठीक है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, देन वी कैन क्लेम दैट द प्रोपोजिशंस P1, P2, Pn, so on and so forth, which are infinite set of proposition, it is true for all natural numbers. We can conclude this one. This is what principle of mathematical induction says. अब इसका फॉर्मल प्रूफ किस तरह है? मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूं M. M ऐसा सेट है जिसमें n belongs to नेचुरल नंबर्स. ऐसे नेचुरल नंबर्स मैं इकट्ठे कर रहा हूं जिसके लिए प्रोपोजिशन Pn जो है वो ट्रू है. पहला क्लेम ये है कि ये M सेट जो है ये नॉट एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी सेट है. ठीक है, इसमें एक नेचुरल नंबर 1 जरूर है. क्यों? क्योंकि थ्योरम की स्टेटमेंट में है कि P1 इज ट्रू. अब P1 ट्रू है तो इट मींस 1 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ M, जो सेट मैंने डिफाइन किया है. The first axiom of P-Nose 1 belongs to M, तो जो कि P-Nose axiom है. And from second axiom, principle of mathematical induction के theorem की second axiom क्या है? Inductive step जो है कि Pn is true implies Pn plus 1 true. It means if n belongs to M है, then n plus 1 भी उसका successor भी M में है. अब P-Nose axiom जो है वो apply करें set M पे. M एक ऐसा सेट है जो कि नेचुरल नंबर्स को कंटेन भी करता है. हर नेचुरल नंबर n अगर उसमें है तो उसका सक्सेसर भी उसमें है. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन पॉसिबिलिटी विद द P-Nose एक्सियम्स कि M एक सबसेट है n का विच कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स एज वेल एज इट्स सक्सेसर. सो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि M इक्वल्स n हो. M इक्वल्स n हो जाता है तो इट मीन्स कि वी हैव प्रूव्ड द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन M हमने सेट ऐसा कंस्ट्रक्ट किया था, इसमें ऐसे नेचुरल नंबर्स इकट्ठे किए थे जिसके लिए प्रोपोजिशन Pn जो है ये ट्रू है. अब P-Nose एक्सियम्स जो है उनको अप्लाई करें. हमने ये शो किया कि 1 बिलोंग्स टू M है. इफ n बिलोंग्स टू M है देन n प्लस 1 बिलोंग्स टू M है. सो बाय यूजिंग P-Nose एल्गोरिथम axioms we can show that we have showed that M equals the set of natural numbers. So the propositions P1, P2 up to so on Pn and so on and so forth, these are true for the natural numbers. I'm going to discuss with you the examples of principle of mathematical induction. So in this module we are going to discuss one example correspond to the principle of mathematical induction. It means that I am going to have a proposition which is for each natural number. N equals 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, so on and so forth. For any n जो है, n belongs to natural number, एक proposition लूंगा and I am going to prove that proposition by using principle of mathematical induction. Or that example is the sum of first n natural numbers. Sum of first natural numbers हम देखेंगे कि एक proposition में किसके equal है. We are going to prove that proposition.
और कॉल फ्रेडरिच गॉश जो है ये बड़ा फेमस मैथमेटिशियन है. गॉश डाइवर्जेंस थ्योरम भी इसने स्टेट किया था. इसकी एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा विच इज वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस मॉड्यूल. इसके बारे में. So example is we have the proposition Pn, the proposition that is the sum of first n natural numbers equals n into n plus 1 divided by 2. Now this proposition is stated for each natural number. N belongs to natural number. Now we will use the principle of mathematical induction, and principle of mathematical induction says that check whether P1 is true or not. अब P1 अगर n equals 1 में रखूं तो 1 equals 1 into 1 plus 1 divided by 2 which is 1 equals 1. Hence this is true. So P1 is true. P1, the proposition states 1 equals 1 which is true. Now I will go for the inductive step. Inductive step says that Pn is true. It's an implication. इसको हम suppose करते हैं. It's the hypothesis कि Pn is true. And we want to show that Pn plus 1 is true. It means this is the inductive step. इसको हमने suppose किया कि this is true. And we try to do some mathematics and check whether Pn plus 1 is true. अब Pn plus 1 proposition क्या बनेगी? जहां पे n है वहां पे plus 1 add कर दें. और यहां पे जो right hand side है that will becomes n plus 1 plus 1 and whole divided by 2. ये आपकी Pn plus 1 बनेगी proposition. इसको मैंने साबित करना है. अब Pn true लेके this one इसको मैं लेके next क्या करूंगा, इसके both sides पे add कर दूंगा n plus 1. So it will become 1 plus 2 plus so on plus n plus 1 and n into n plus 1 divided by 2 plus n plus 1. अब मैं ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसको मैंने ये लिखा हुआ, आई हैव एडेड n plus 1 टू बोथ साइड्स एंड देन आई विल टेक द एलसीएम. एलसीएम लेने से 2 मेरा यहां पे आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2. देन आई विल टेक n plus 1 कॉमन. सो नाउ कंपेयर. जहां जहां पे आपकी प्रोपोजिशन में n था वहां पे n plus 1 जो है वो आ चुका है. n यहां पे n plus 1, n यहां पे देखें n plus 1 आ चुका है. सो by that way I have shown that if Pn is true, then Pn plus 1 is also true. So I will apply the principle of mathematical induction and the statement the sum of first n natural numbers equals n into n plus 1 divided by 2. It's true. I have proved this one. Now a little bit story about the Carl Friedrich Gauss, जो कि mathematician था, famous mathematician. ये बड़ा नॉटी मैथमेटिशियन था, क्लास में बड़ा तंग कर रहा था. तो इसकी टीचर ने इसको एंगेज करने के लिए इसको कहा कि आप 1 से 100 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबको ऐड अप करें. ही वॉज वेरी क्लेवर. अब इसने क्या किया, आई विल शो यू. इसने विद इन फ्यू सेकेंड्स 1 plus 2 plus so on 100 इसको रखा सम Sn. अब इनको रिवर्स कर दिया. 100 plus 99 plus so on plus 1 equals Sn. ये भी Sn होगा जो भी सम है. We have to determine the Sn. Now add these two equations. Each equation turns out to be, each term of the left hand side turns out to be 101. 101 and this is 2Sn. So the Sn equals, अब ये 101 जो है how many times है, 100 times है. 100 into 101 divided by 2. So by that way he immediately came up with the answer. तो आज जो हमने proposition natural numbers के लिए साबित किया इसको exactly इस तरह भी साबित किया जा सकता है. So there are too many ways to prove the same proposition in mathematics. तो Carl Friedrich ने quickly जो है ये आंसर जो है ये डिटरमिन कर लिया. And he is very famous mathematician. आप अगर mathematics को pursue करेंगे, you will see many basic results correspond to his name. We will continue with the examples of principle of mathematical induction. And today's module में जो examples मैं discuss करूंगा, that will be more mathematical. और एक example ऐसी मैंने include की है. While
applying the principle of mathematical induction, you should be careful. So एक ऐसी एग्जांपल है जो आपको वार्न भी करेगी कि you have to be careful while applying principle of mathematical induction. So another example of in which we are going to prove a mathematical proposition which is true for the set of natural numbers by using principle of mathematical induction, and be careful while applying the principle of mathematical induction. I will show you an example and some common mistakes people made by applying this principle of mathematical induction. So for each non-negative integer n, let xn be a real number. Suppose that these real numbers xn plus 1 minus xn satisfy this inequality, which states that where r is a fixed positive number. So xn plus 1, दो सक्सेसर जो हैं xn और xn plus 1, उनका डिफरेंस अगर लिया जाए absolute value, that is always less than or equal to r times xn minus 1, and n is of course greater than or equal to 1. So this proposition, this is the property which holds. Now the proposition we have to show that xn minus 1 less than or equal to r raised to power n minus 1 and absolute value of x1 minus x0 if n is greater than or equal to 1. अब इसको हमने by principle of mathematical induction show करना है. For n equals 1, this property is this one. x2 minus x1 less than equals to r times x1 minus x0. And this property is true by this given property of these numbers which are the xn real numbers. ठीक है? If n equals 2, then we have x3 minus x2 less than equal to r times x2 minus x1. अब ये x2 minus x1 जो है ये less than है r times x1 minus x0 के. So we will have r2 into x1 minus x0. So on and so forth. We will continue like this and r3 into x1 minus x0. अब it's a small exercise जो कि मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि you take Pn. This is Pn in fact. Pn, then show that Pn plus 1 is also true. It's very easy. मैंने आपको 1 n equals 1, 2, 3 तीन स्टेप्स के लिए I have shown कि किस तरह करना है. Similarly आप Pn plus 1 जो है इंडक्टिव स्टेप जो है you can do it yourself. अब important बात जो इस मॉड्यूल में है that is कि while you apply principle of mathematical induction, you should first check the property कि property जो proposition दी गई है वो P1 n equals 1 के लिए true है या नहीं. It's very important step. अब एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जिसमें अगर हम ये P1 प्रॉपर्टी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसको इग्नोर कर दें, देन सेकंड इंडक्टिव स्टेप तो ट्रू है. इंडक्टिव स्टेप जो है वो ट्रू है, लेकिन द प्रोपोजिशन इज फॉल्स. एवरीबॉडी नोज इट. एंड दिस एग्जांपल इज लेट Pn बी द प्रोपोजिशन दैट 2n minus 1 is divisible by 2. अब दिस प्रोपोजिशन n equals 1 रखें आप. अगर आप n equals 1 वाली कंडीशन जो है P1 is true, इसको इग्नोर कर दें. 2n minus 1 n equals 1 रखें. 2 minus 1 1 divisible by 2 तो नहीं ना है. 1 by 2 आंसर क्या होता है 0.5. 1 is not divisible by 2. सपोज P1 को आप इग्नोर कर देते हैं, आप इंडक्टिव स्टेप पे स्टार्ट करते हैं. अगर आप इंडक्टिव स्टेप पे स्टार्ट करें, इट मींस हाइपोथेसिस क्या है, Pn is true. It means 2n minus 1 is divisible by 2. This is true, and we have to show that 2 multiplied by n plus 1 minus 1 is divisible by 2. आप इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर इंडक्टिव स्टेप हम लें Pn true, तो Pn 2n plus 1 which is this one, this is also divisible by 2. So इंडक्टिव स्टेप जो है वो तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन P1 जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा. अब आप ये स्टेट नहीं कर सकते कि प्रोपोजिशन Pn जो कि हमने डिफाइन किया है 2n minus 1 is divisible by 2, it is true. ये आप बिल्कुल स्टेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है n equals 1 रखें ये फॉल्स है, n equals 2 रखें फॉल्स है, n equals
3 रखें, 2n-1 विल बी एन ऑड नंबर. ऑड नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल बाय 2 नहीं होते. सो दिस एग्जांपल शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फर्स्ट स्टेप कि आपने यू हैव टू चेक P1 इज ट्रू. एंड इट इज अलार्मिंग एग्जाम्पल कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में जो P1 ट्रू है वो भी पहले सेटिस्फाई करनी है, देन यू विल गो टू द इंडक्टिव स्टेप. We are going to extend the principle of mathematical induction and we will call it the principle of mathematical induction 2. In fact, what is the extension? Principle of mathematical induction जो हमने डिस्कस किया है that is valid for set of natural numbers. अब ये natural numbers से restriction जो है ये हम उठाने लगे हैं. N could be, propositions could be for any integer. For any integer, that what we call the principle of mathematical induction 2. So first of all, we are going to define the principle of mathematical induction for the set of integers which includes 0 as well as negatives of the natural numbers. Statement, I am going to state the principle of mathematical induction 2 and of course the formal proof of that principle of mathematical induction 2. So the statement is let n not be any integer, 0, positive or negative. Then proposition, we have the proposition P naught, Pn naught, which could be n naught could be -5, n naught could be 0, n naught could be 5. नेचुरल नंबर्स के लिए तो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ था, लेकिन अब हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं. तो n naught could be negative natural numbers, -10, let's say -100, so on and so forth. So Pn naught plus 1. So these are the propositions जो कि n naught से onwards जितने भी integers हैं. For example, P -5 n naught equals -5 है तो P -5 -4 -3 so on and so forth इस तरह चलता जाएगा. अगले सब natural numbers के लिए propositions, we have the propositions. So set of propositions जो हैं ये already infinite तो थी ही natural numbers के भी केस में, लेकिन हमने इंक्लूड कर दिया कि नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स उसके लिए भी propositions जो हैं वो स्टेट की जा सकती हैं. देन Pn naught is true, 1 is replaced by the n naught, the first statement, and inductive step is the same. Pn is true, of course n जो है ये greater than n naught, जहां से आपकी proposition start हो रही है उससे बड़ा नेचुरल नंबर है, नेचुरल या इंटीजर कोई भी. फॉर एग्जाम्पल -10 से आपकी अब फर्स्ट स्टेटमेंट अगर -10 से है तो -9 -8 so on and so forth. सो इंडक्टिव स्टेप इज द सेम, लेकिन एक कंडीशन है कि n जो है आपके हाइपोथेसिस का इम्प्लीकेशन का जो हाइपोथेसिस है उसमें n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n naught, in fact greater than n naught, implies Pn plus 1, then the set of proposition is true for all integers greater than n naught. So I am going to prove this one. For m equals 1, let Qm, I am going to define another proposition Qm by the proposition defined by this one. अब ये नई proposition जो मैंने Pm को यूज करते डिफाइन की है, अगर m equals 1 मैं रख लूं, then my Q1 equals Pn naught. तो मैंने propositions को रीडिफाइन कर दिया by this one. अब m जो है मेरा belongs to set of natural numbers है. अब Qm जो है ये ऐसी propositions हैं जो कि set of natural numbers पे डिफाइंड है. So I can use the principle of mathematical induction जो previously मैंने प्रूफ भी किया था. अब मैंने Q1 देखा, Q1 equals Pn naught आ गया. अब principle of mathematical induction 2 से Pn naught is true. This is true. इसका मतलब है Q1 is true. तो Q1 is true. Q1 जो है वो true हो गया. अब जो है मैं Qm जो कि मैंने स्टेटमेंट्स डिफाइन किए हैं यूजिंग न्यू स्टेटमेंट्स, लेकिन Qm के लिए Qm ऐसी प्रोपोजिशंस हैं जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड है. उस पे मैं
जो इंडक्टिव स्टेप है वो मैं लगाऊंगा. इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड qm इक्वल्स p सबस्क्रिप्ट m प्लस n नॉट माइनस 1 इज ट्रू, ये मैं qm ट्रू ले रहा हूं, देन qm प्लस 1 इक्वल्स दिस वन. अब इंडक्टिव स्टेप जो है वो मैं qm पे लगा रहा हूं, बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं इस पे. इज ट्रू बाय सेकेंड पार्ट with n replaced by m plus n naught minus 1. Hence, therefore, qm is true for all m greater than equal to 1 by the principle of mathematical induction. Okay? Now, अब qm जो है वो हमने statements p subscript n naught से ही define किया था. इनफैक्ट QM को जब हमने साबित कर दिया है कि ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है, इट मींस कि P n स्टेटमेंट्स जो प्रोपोजिशंस थी विच आर ट्रू फॉर द n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट. हेंस वी हैव प्रूव्ड द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 2. इसको हम अप्लाई भी करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे. We are going to continue with the principle of mathematical induction 2. Indeed, in this module, we are going to discuss the two examples of principle of mathematical induction 2. Principle of mathematical induction 2 में हमने extend किया था principle of mathematical induction which was valid for set of natural numbers to the set of integers. So, some examples will be discussed during this module. The first example is prove the proposition Pn given by 3n plus 16 greater than 0 whenever n is greater than equals to minus 5. So the base number is minus 5. So the proposition holds for minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, so on and so forth. 1, 2, 3, 4 natural numbers. So I am going to prove this one, which is 3n plus 16 is greater than 0. Of course, अगर इस पे -5 से मैं स्मॉलर नंबर -6, -7 के लिए मे बी ये proposition true now, but the proposition is that n should be greater than or equal to -5. So the first step is, according to principle of mathematical induction 2, I am going to check p of -5. If this is the proposition for n greater than or equal to -5. So p of -5 becomes 3 into -5 plus 16, but this is -15 plus 16, of course greater than 0. 1 is greater than 0. So p of -5 is true. Now the inductive step came. Inductive step says Pn is true implies p of n plus 1. The difference is here n is greater than n naught. n naught की जगह हमारा क्या है यहाँ पे -5. So Pn which is 3n plus 16 greater than 0, और मैं Pn plus 1 जो है उसको सपोज करूंगा. Pn plus 1 स्टेटमेंट क्या बनती है? 3n plus 1 plus 16. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, it becomes 3n plus 16 and plus 3. This is by hypothesis 3n plus 16 जो है it is greater than 0. Pn क्योंकि हमने true suppose किया हुआ है, hypothesis है ये, और plus 3 so that will be greater than 0. So inductive step is also completed. That we have Pn, we suppose Pn is true, and we have shown that Pn plus 1 is also true. Now let's see the next example. The next example says, let Pn be the proposition that is given by n factorial minus 3 raised to power n greater than 0 whenever n is greater than or equal to 7. So our n naught is n naught equals 7. So first of all, I will check that whether p of 7, which states 7 factorial minus 3 raised to power 7 is greater than 0 or not. Obviously, factorial function आपको पता है factorial function क्या होता है? 7 factorial equals 1 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 4, 5, so on and so forth up to
7 माइनस 3 रेज टू पावर 7, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. यू कैन इजीली चेक वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट. द स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है. अब इंडक्टिव स्टेप क्या है? इंडक्टिव स्टेप में यू सपोज दैट P ऑफ n वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 एंड नॉट जो है वो आपका 7 है. अब ठीक है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फ्रॉम n इक्वल 7, 8, 9 so on and so forth. So P of n आपने सपोज करना है एंड यू आर गोइंग टू शो दैट Pn plus 1 is true. It's merely a small exercise. You can do it yourself, but you should try it yourself. So by that way, you have to check whether by the known mathematics we will be able to show that Pn plus 1 is true or not. If it is true, then the proposition is true for all n greater than or equal to 7. अगर ये आप true नहीं साबित कर सकते तो of course there is some n greater than 7 जिसके लिए स्टेटमेंट जो है वो false है. तो proposition जो आपने साबित करनी होती है आप हमेशा जनरलाइज साबित करते हैं. लेकिन in order to prove that the proposition or mathematical statement is false, you just need one counter example. ठीक है. You will do it yourself. I'm going to discuss with you some more concepts from the set theory. Set theory के कुछ basic concepts, union, intersection, set difference, set equality, ये मैंने start of the कोर्स उसमें मैंने डिस्कस किए थे. लेकिन आज के मॉड्यूल में मैं यूनियन और पर्टिकुलरली यूनियन और इंटरसेक्शन इनको आई एम गोइंग टू जनरलाइज दीज कॉन्सेप्ट्स. जनरलाइज इन द सेंस कि जो यूनियन और इंटरसेक्शन पहले तो दो सेट्स की हमने बात की थी, अब कोई भी फाइनाइटली या इनफाइनाइटली कलेक्शन ऑफ सेट्स विच मे बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, उनके लिए मैं यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो डिफाइन करने जा रहा हूं. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल. सेट ऑफ रियल नंबर्स की एग्जांपल लूंगा, दो सेट्स, और बताऊंगा कि ये यूनियन जो है इन सेट्स की क्या बनती है. देन आई एम गोइंग टू डिफाइन इन फैक्ट फॉर फाइनाइटली मैनी सेट्स द यूनियन ऑफ फाइनाइटली मैनी सेट्स, intersection of finitely many sets, and of course infinitely many sets, and the collection of that sets जिसके बारे में हमने बात करनी है यूनियन और इंटरसेक्शन की, that may be uncountable collection of sets. So I am going to start with a simple example in which I have defined a set S, which is the set of real numbers between 0 and 1. अब set of real numbers के बारे में मैंने आपको बताया था कि set of real numbers एक खास प्रॉपर वे से हमने इसको डिफाइन किया था. लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स. अब यहां पे टी और यू दो सेट्स मैंने डिफाइन किए हैं. टी इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1 एंड यू इज द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1. ऑब्वियसली ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1, द सेट जो कि S लिखा हुआ है, इट इज द यूनियन ऑफ T एंड U. क्योंकि कोई भी रियल नंबर, वेदर इट इज रैशनल नंबर, दैट रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर. तो जो सेट S लिखा हुआ है दैट इज इक्वल्स द यूनियन ऑफ T एंड S. ये तो दो ही सेट्स की यूनियन थी. अब हमने जनरलाइज करना है इस कॉन्सेप्ट को. जनरलाइजेशन इन द सेंस, let F be an arbitrary collection of sets. यहां पे वर्ड arbitrary collection जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसकी डीपनेस जो है इसको आप यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन. Arbitrary मीन्स कि ये कलेक्शन जो है ये काउंटेबल भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है, इन्फिनिट भी हो सकती है, और इतने सेट्स भी हो सकते हैं इसमें कि जो काउंटेबल हो ही ना. ओके तो ये इस तरह कलेक्शन, इसीलिए यहां पे मैंने यूनियन जो है यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ सेट्स जब मैं डिफाइन कर रहा हूं, मैंने यहां पे कुछ नहीं लिखा k अप्रोचेस टू 1 to n या k अप्रोचेस टू 1 to infinity, बिकॉज ये कलेक्शन f जो है ये अनकाउंटेबल सेट्स भी हो सकते हैं. जो कि सेट एज अ मेंबर उनको हम काउंट करना शुरू करें तो वो काउंट ना किए जा सकें. इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर मेंबर्स of at least one of the sets
और सिमिलरली यूनियन हमने डिफाइन कर ली. इंटरसेक्शन जो है आर्बिट्ररी कलेक्शन है एफ सेट्स की, उसकी इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन में दोज मेंबर्स होंगे जो कि उस आर्बिट्ररी कलेक्शन के हर सेट के मेंबर होंगे. ओके, द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मेनी सेट्स. ऑफ कोर्स नाम से ही जाहिर है कि फाइनाइटली मेनी सेट्स हैं, तो इसका मतलब है कि आपका सेट कलेक्शन जो है वो फाइनाइट है. दैट्स व्हाई मैंने यहां पे लिखा है यूनियन इज डिफाइंड एज यूनियन के इक्वल्स 1 to n. n is a finite number. n could be 10, 20, 10,000, 10 raised to power 10,000 or something, but a finite number. And intersection is defined as कि S के जो collection आपने sets लिए हैं, इसमें ऐसे members होंगे intersection में जो कि which belongs to all the sets for all values. S1 में भी है, S2 में भी है, S3 में भी है, so on and so forth. The union and intersection of infinite sequence of set, पहले finite था, अब infinite sequence है, k equals 1 to infinity है, and union u k equals 1 to infinity है. अब ये union और intersection जो है इसमें sets finite नहीं है. लास्ट वाली में finite थे और उससे पहले मैंने more generalized बताया कि जिसमें uncountable finite, infinite and uncountable collection of sets. If F is the collection of sets which is defined by this one, अब आपको पता है कि रो जो है between 0 and 1 by 2 है. So 0 और 1 by 2 के दरमियान how many real numbers we have? We have infinite many real numbers, even uncountable set है ये. ठीक है, तो for each row you have a set. अब इन सब की यूनियन आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ सेट है विच इज अनकाउंटेबल. ठीक है, इन सब की यूनियन जो है वो 0 से 3 तक इंटरवल जो है ये बनेगी. सिमिलरली इन सब की इंटरसेक्शन जो है वो क्या बनेगी? 1 by 2 से 1 तक, और 1 जो है इंक्लूडेड है. क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन. ये टर्मिनोलॉजी जो है ये आपको पता होगी. If for each positive integer, let's discuss another example. अभी जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस की है इसमें collection F जो collection of sets थी that is arbitrary collection of sets. कोई finite नहीं थी, infinite, even uncountable थी. अब जो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें S के हमने डिफाइन किया है is the set of real numbers that can be written as x m over k for some integer m. अब ये finitely many finite sequence जो है infinitely many infinite sequence जो है उसका जो है वो एग्जाम्पल है. इसकी यूनियन हम करेंगे तो ऑफ कोर्स वी विल गेट कंप्लीट द सेट ऑफ रैशनल नंबर. अब इनकी infinite sequence of sets हैं, इनकी इंटरसेक्शन अगर मैं कंसिडर करूंगा तो आई एम गोइंग टू हैव the set of integers, the complete set of integers. We are going to define the open sets and closed sets. Set of real numbers में हमने ये तो देखा हुआ है कि open intervals क्या है, closed intervals क्या है. अब ये set theory की terminology में open sets and closed sets इनको हम formally जो है वो define करने लगे हैं. इसके लिए हमें एक neighborhood का concept जो है वो चाहिए होगा जो कि इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे. सो द ओपन सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, देन ऑफ कोर्स द कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड. ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स का कॉन्सेप्ट जो है ये बेस ही नेबरहुड की डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट पे करता है. ओपन एंड क्लोज सेट्स जो है जनरली इनको हम डिफाइन करेंगे. इफ ए एंड बी आर फाइनाइट रियल नंबर्स, ऑब्वियसली सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है ये ऑर्डर्ड फील्ड है. Whether A less than B होगा, without any loss of generality, we can suppose that A is less than B. Then the open interval in the set of real numbers is defined as AB, which includes all the points, all the real numbers between A and B except the real number A and B. इसको हम open interval बोलते हैं और I hope के calculus के courses में आपने ये discuss किया होगा. The open interval A कोमा प्लस इंफिनिटी जो है इसको हम सेमी इन्फिनिट इंटरवल बोलते हैं. सिमिलरली माइनस इंफिनिटी एंड बी कोई फाइनाइट रियल नंबर है. ए और बी अगर फाइनाइट रियल नंबर्स होंगे
तो हम इनको सेमी इन्फिनिट इंटरवल्स बोलते हैं. दीज आर द ओपन इंटरवल्स. एंड ऑफ कोर्स द कंप्लीट रियल लाइन इट कुड बी रिटन एज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं. द कंप्लीट रियल लाइन इज डिनोटेड बाय द ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. अब नेबर एप्सिलॉन नेबरहुड का कॉन्सेप्ट, दिस नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो जो है इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है रियल एनालिसिस में. और ये बार बार यू विल सी के इन ईच डेफिनेशन, इन ईच प्रूफ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो. एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो लार्ज नंबर भी हो सकता है, लेकिन हम छोटे से छोटा जीरो के बहुत क्लोज जो नंबर होगा उस वो ज्यादा हमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट किया करेगा. सो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, यू आर गोइंग टू सी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो इन द रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स ऑफ दिस कोर्स. सो एप्सिलॉन नेबरहुड जो है, गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, कोई भी नंबर हो सकता है, छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर और बड़े से बड़ा जितना मर्जी, सिर्फ एक ही कंडीशन है, ग्रेटर देन जीरो. देन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट वो क्या होती है? दिस इज एन ओपन इंटरवल विच इज सेंटर्ड एट एक्स नॉट, और उसका लेंथ जो है वो 2 एप्सिलॉन होता है, विच इज डिफाइंड बाय दिस ओपन इंटरवल जो मैं बोल रहा हूं, एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन एंड एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन. तो इसको एक्स नॉट जो कि एक रियल नंबर था, इस इंटरवल को जो कि मैं यहां पे अगर प्लॉट करना चाहूं तो एक्स नॉट आपका ये है, एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन ऑफ कोर्स इसके एक्स नॉट के लेफ्ट साइड पे होगा, और एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन जो है वो एक्स नॉट के राइट साइड पे होगा. दिस इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल है तो मैं यहां पे स्मॉल सर्कल्स इंक्लूड कर देता हूं. दिस इज नोन एज द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, और एक्स नॉट कोई भी रियल नंबर है. अब एक सेट जो है, इफ अ सेट कंटेन्स एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, कोई भी एक सेट है, एक्स नॉट कोई भी रियल नंबर आपने लिया, दैट बिलोंग्स टू द सेट. अब उसकी एप्सिलॉन नेबरहुड आपने कंसिडर की. अगर एप्सिलॉन नेबरहुड जो है वो पूरी की पूरी सेट में कंटेन हो, देन वी से दैट एक्स नॉट एस इज द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट. एस सेट एस जो है इसको नेबरहुड हम कहेंगे, और एक्स नॉट को फर्दर मोर इंटीरियर पॉइंट्स बोलते हैं जो कि हम डिफाइन करेंगे. द सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स, द सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट एस, इन सबको इकट्ठा कर लें तो उसकी नोशन जो है वो हमने यहां पे बताई हुई है. ये देन द सेट इज ओपन सेट. अगर एक सेट इक्वल्स आ जाए, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स आप इकट्ठे करें. अब इंटीरियर पॉइंट क्या है? इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट है कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू एस आप लेते हैं, आप एप्सिलॉन नेबरहुड उसकी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो में लें, और वो नेबरहुड पूरी की पूरी कंटेन करे एस में, देन वी विल से दैट एक्स नॉट इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस. अब सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स जो है उसको एस ऊपर नॉट से डिनोट करते हैं. अगर कोई सेट एस है जिसका इंटीरियर पॉइंट सेट के इक्वल आए तो हम कहते हैं कि ये सेट जो है ओपन सेट है. और सिमिलरली अ सेट इज क्लोज्ड इफ इट्स कंप्लीमेंट इज ओपन, और ओपन हमने डिफाइन कर लिया. एग्जाम्पल, एन ओपन इंटरवल ए बी इज एन ओपन सेट. अब जो इंटरवल्स हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स के डिफाइन किए थे उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि वो ओपन सेट है. ओपन सेट साबित करने के लिए हमने क्या करना है? हम इंटरवल का कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी मेंबर लेंगे, कोई भी रियल नंबर लेंगे जो कि इंटरवल में लाई कर रहा हो, और ये शो करेंगे कि वी कैन फाइंड आउट एन एप्सिलॉन नेबरहुड विच कंटेन्स एंटायरली इन द इंटरवल. अब एप्सिलॉन हमने चूज करना है ग्रेटर देन जीरो. एप्सिलॉन जो है ये बड़ा क्लेवरली हम पिक करते हैं. एप्सिलॉन इज द मिनिमम ऑफ एक्स नॉट माइनस ए एंड बी माइनस एक्स नॉट. लेट मी एक्सप्लेन दिस वन. एक्स नॉट आपका ये है, अब ए ये पॉइंट है, बी ये पॉइंट है. अब आप यहां से बी माइनस एक्स नॉट कैलकुलेट करते हैं, आप एक्स नॉट माइनस ए, ये यहां तक का डिस्टेंस है, ये यहां तक का डिस्टेंस है, इन दोनों में से जो मिनिमम हो वो आप एप्सिलॉन पिक कर लें और ये इंटरवल बना लें. Then obviously that interval which is epsilon neighborhood that will totally contained in the open interval AB. ठीक है, दोनों में से जो मिनिमम होगा उसका आप इंटरवल लेंगे, वो AB के अंदर ही होगा, वेदर एक्स नॉट यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, कहीं पे भी हो.
By this way, for each x naught belongs to the open interval of the real line, we will be able to find out an epsilon neighborhood which is totally contained in that open interval. So every point of the open interval is the interior point of that open interval. और यही definition है open set की जो मैंने अभी आपको explain की है. The entire line, real line is an open. अब इसका हमने क्या बताया था कि ओपन सेट क्या है जिसका कंप्लीमेंट जो है वो क्लोज्ड हो, या क्लोज सेट क्या है जिसका कंप्लीमेंट जो है वो ओपन हो. अब रियल लाइन जो है ये ओपन सेट अगर हम ले लें, देयरफॉर फाई द एम्प्टी सेट विच इज द कंप्लीमेंट ऑफ द रियल नंबर्स इज क्लोज्ड. हाउएवर फाई इज आल्सो द ओपन सेट. अब फाई जो है ये ओपन सेट क्यों है? ये ओपन भी है और क्लोज भी है क्योंकि ओपन सेट की डेफिनेशन को निगेट करने के लिए we have to find out one member which is not the interior point. अब फाई में कोई मेंबर ही नहीं है तो इसलिए हम उसकी निगेशन जो है उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टेक फाई एज ओपन भी लेते हैं इसे और क्लोज भी रहते हैं. अ डिलीटेड नेबरहुड, कुछ डेफिनेशंस हैं. अ डिलीटेड नेबरहुड क्या है कि एक्स नोड को जो है आप निकाल दें, उसको डिलीटेड नेबरहुड कहते हैं. और ये एग्जांपल जो है ये S इज एन एग्जांपल ऑफ द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट. अब इस इंटरवल में देखें आपका एक्स नॉट नहीं है. इसको अगर मैं एब्सोल्यूट की डेफिनेशन यूज करके इसको ओपन करूं तो दिस वन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन. सो एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन एप्सिलॉन प्लस एक्स नॉट. इस इंटरवल में रियल लाइन में अगर आप प्लॉट करें एक्स नॉट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है इस इंटरवल में. सो इस तरह के इंटरवल को हम डिलीटेड, इस तरह की नेबरहुड को हम डिलीटेड नेबरहुड कहते हैं. और एप्सिलॉन नेबरहुड भी जो आज के मॉड्यूल में मैंने डिफाइन की है. वी विल कंटिन्यू विद द ओपन एंड क्लोज सेट्स. कुछ और इनकी एग्जांपल्स भी लेंगे और डेफिनेशंस जो हैं, डेफिनेशन तो मैंने आपको लास्ट मॉड्यूल में ही दे दी थी. So we will consider some more examples in this module. The union of open sets is also open. इसको मैं proof करूंगा. The intersection of closed set is closed. अगर closed sets हैं उनकी आप intersection लें, that will be always a closed set. Then few examples जो हैं, we will discuss few examples. The theorem is the following statements are true for arbitrary collection. Arbitrary collection जो है ये important है. Collection could be finite. Collection of sets could be infinite sequence and collection of sets could be uncountable. Finite or infinite of open sets and closed sets. The union of open sets is open. The first one. The intersection of closed sets is closed. इन दोनों में से जो है एक मैं फॉर्मली प्रूफ करूंगा, सेकंड जो है वो आप सिमिलर लाइंस पे प्रूफ कर सकते हैं. सो प्रूफ के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं यूनियन लेनी है मैंने. अब S belongs to a collection F which may be finite or infinite such that S is open. अब इसकी यूनियन जो है यहां पे मैं कोई k equals 1 to infinity या कुछ नहीं मैं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि इट कुड बी अनकाउंटेबल कलेक्शन ऑफ सेट्स. अब इसको मैंने साबित करना है. इफ ईच मेंबर ऑफ दैट सेट F कलेक्शन में से सब ओपन है तो यूनियन भी ओपन होगी. मैं एक पॉइंट x नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट जिसका नाम मैं कैपिटल S रख रहा हूं, बिलोंग्स टू S लेता हूं. इट मीन्स एंड आई हैव टू शो कि एक एप्सिलॉन नेबरहुड जो है वो एग्जिस्ट करती है विच टोटली कंटेन्ड इन S है. अब x नॉट बिलोंग्स टू S इसका मतलब है कि x नॉट बिलोंग्स टू स्मॉल s बिलोंग्स टू द कलेक्शन ऑफ सेट्स S. अब ये स्मॉल s जो मेंबर्स हैं जो कि कलेक्शन के मेंबर्स हैं ये सब ओपन है. इट मीन्स एक एप्सिलॉन नेबरहुड देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट x नॉट माइनस एप्सिलॉन और x नॉट प्लस एप्सिलॉन दिस ओपन इंटरवल is contained in some S, small s जो कलेक्शन में से मैंने लिया है. अब यूनियन की बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन दिस सेट अगर इस कलेक्शन की ओपन सेट्स के
मेंबर्स में अगर ये सेट पूरे का पूरा कंटेन कर रहा है तो ऑफ कोर्स दिस इंटरवल विच इज एप्सिलॉन नेबरहुड, this also contained in capital S, which is the union of open sets. So arbitrarily I have taken some point of S. अब वो कोई पॉइंट कैपिटल S जो कि यूनियन है उसमें से किसी ना किसी स्मॉल s में से मेंबर्स में से जो कि कलेक्शन ऑफ सेट्स के मेंबर्स हैं उसमें से किसी ना किसी बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन स्मॉल s में कंटेन होगा. स्मॉल s फॉर ईच s जो है वो ओपन इंटरवल है. सो देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन नेबरहुड विच टोटली कंटेन्ड इन स्मॉल s. अब ये पूरे का पूरा किसी एक s में है तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन दिस एप्सिलॉन नेबरहुड इज कंटेन्ड इन s which is in fact the union of arbitrary finite or infinite collection of open sets. सिमिलरली इंटरसेक्शन को जो है वो आप खुद से करेंगे. एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं. इफ a एंड b आर सम फाइनाइट नंबर्स, द सेट ए बी जो कि क्लोज्ड इंटरवल है इज क्लोज्ड बिकॉज इसका कंप्लीमेंट आप लें. इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा? -infinity टू a एंड यूनियन b infinity. बोथ ऑफ दीज आर ओपन इंटरवल्स. सो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स ओपन इंटरवल होती है. ये हमने अभी रिजल्ट जो है प्रूव किया है. सो बाय डेफिनेशन दिस इज द क्लोज्ड सेट. क्लोज्ड इंटरवल्स इन द रियल नंबर्स आर द क्लोज्ड सेट्स. कंसिडर अनदर एग्जांपल. इट इज क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम द लेफ्ट साइड ए से और बी से ओपन इंटरवल है. सच एन इंटरवल इज नोन एज हाफ क्लोज्ड और हाफ ओपन. ये ऐसा सेट की एग्जांपल है जो कि ना क्लोज्ड है ना ओपन है. ठीक है, तो ऐसे सेट्स भी होते हैं जो कि ना क्लोज्ड हो ना ओपन सेट्स हो. इफ ए एंड बी आर फाइनाइट एज ए इंटरवल ए की साइड से लेफ्ट साइड से ओपन है, राइट साइड से क्लोज्ड है. हाउएवर नीदर ऑफ दीज सेट्स इज ओपन नॉर क्लोज्ड, जो मैं आपको बता रहा हूं. एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर दिस वन. क्योंकि रीजन आपको डेफिनेशन एप्सिलॉन नेबरहुड से मैंने आपको बता दिया. यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई इट इज नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड सेट. सिमिलरली सेमी इन्फिनिट क्लोज्ड इंटरवल्स आर सेट्स ऑफ द फॉर्म ए इन्फिनिटी. ये सेमी क्लोज्ड हैं, सेमी इन्फिनिट क्लोज्ड हैं. सेमी इन्फिनिट ओपन जो है वो भी डिफाइन किया जा सकता है जो कि एक तरफ से इन्फिनिट को जा रहे हैं और दूसरी तरफ से ओपन या क्लोज्ड हो. I am going to discuss in this module some definitions which are the basic terminology or definitions for the analysis. Analysis के जितने भी next concepts जो होंगे वो इन्हीं definitions पे base करेंगे. Let's see what are these definitions. Limit points. The first one is the limit points, and limit points of course limits points of a set. The boundary points of a set. Interior points तो मैंने पहले से ही last module में जो है वो डिस्कस कर लिए थे. Then isolated points. Isolated points. What do you mean by isolated points? Exterior points of a set. एक set है उसके exterior points कौन से हैं? तो set of real numbers के subsets के बारे में ये limit points, boundary points, exterior points, interior points. These are very important definitions which I am going to discuss in today's module. And of course some examples will be discussed. Let S be the set of real numbers. X naught is a limit point of that set as if every deleted neighborhood, epsilon deleted neighborhood जो है ये last module में मैंने discuss की थी, contains a point of S. ये every जो है, every deleted neighborhood ये बड़ा important है because there are infinite many possible deleted neighborhoods possible for X naught. एक गिवन पॉइंट के लिए. तो लिमिट पॉइंट ऐसा पॉइंट रियल नंबर को हम किसी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए कहेंगे कि अगर कोई सी भी डिलीटेड नेबरहुड, आप डिलीटेड नेबरहुड क्या होती है कि एक्स नॉट को सिर्फ उस नेबरहुड से एप्सिलॉन नेबरहुड से आप निकाल दें, उसको डिलीटेड नेबरहुड हम कहते हैं. उसके लिए आपका फाइनाइट पॉइंट्स जो हैं वो सेट एस में होने चाहिए.
x naught is a boundary point. x naught boundary point होगा if every neighborhood of x naught contains some points other than the s. s की बाउंड्री, जाहिर बात है बाउंड्री हम आम लैंग्वेज में भी जो यूज करते हैं, बाउंड्री ऑफ अ रीजन क्या होती है, उसके नेबरहुड बनाए आप, नेबरहुड में उस सेट में सेट के भी पॉइंट्स हों और अदर देन सेट के, सेट में जो पॉइंट्स नहीं है उसके अलावा भी हों, तो उसको बाउंड्री पॉइंट हम कहेंगे कि दिस इज द बाउंड्री ऑफ दैट सेट. ओके, बाउंड्री ऑफ अ सेट एस को हम इस तरह डिनोट करते हैं पार्शियल एस से. ठीक है, तो कोलेयर ऑफ अ सेट विच इज द यूनियन ऑफ द सेट इटसेल्फ प्लस द बाउंड्री पॉइंट्स. उन दोनों का, दोनों सेट्स का बाउंड्री पॉइंट्स निकालें आप, सेट इटसेल्फ उनका यूनियन कर लें. इसका नाम हमने कोलेयर ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये हमने डिफाइन करना है. लेट एस बी द सेट आर, सबसेट ऑफ आर, देन एक्स नॉट इज द आइसोलेटेड पॉइंट के देयर इज अ नेबरहुड. एक ऐसी नेबरहुड आपको मिले जिसमें एस का कोई पॉइंट ना हो एक्स नॉट के अलावा, उसको हम कहेंगे कि दिस वन इज द आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ द सेट एस. अब एक्सटीरियर पॉइंट क्या है? लेट एस बी द सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स आर, देन एक्स नॉट is the exterior of S if x naught is the interior point of its complement. यानी कि x naught exterior point होगा, बाहर वाला पॉइंट होगा सेट से, कि अगर वो पॉइंट जो है उस सेट के कंप्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट हो. द कलेक्शन ऑफ सच पॉइंट्स इज द एक्सटीरियर ऑफ S. इस तरह के जितने भी आप जो है पॉइंट्स जो हैं, मेंबर्स जो हैं वो कलेक्ट कर लें, उन सबको एक्सटीरियर ऑफ एस जो है वो हम कहेंगे. लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल. लेट एस बी दिस सेट विच इज दिस इंटरवल, सेमी इंफिनिट इंटरवल, यूनियन 1 to 2, union the only number 3. Then the set of limit points of S is this one, which is minus infinity to minus 1 and union 1 to 2. ये लिमिट पॉइंट्स हैं. अब लिमिट पॉइंट्स की क्या डेफिनेशन थी कि एक्स नॉट इज अ लिमिट पॉइंट इफ एवरी डिलीटेड नेबरहुड, एप्सिलॉन डिलीटेड नेबरहुड कंटेन्स सम मेंबर्स ऑफ एस. आप इन सब पॉइंट्स पे चेक कर सकते हैं, कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आप नंबर लें, आपकी डिलीटेड नेबरहुड जो है उसका इस सेट एस के साथ फाइनाइट कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन जो है वो जरूर आएगी. बाउंड्री पॉइंट्स क्या है? दीज आर द बाउंड्री पॉइंट्स -1, 1, 2 एंड 3. ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं इस सेट एस के. बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं कि दीज आर द ओनली बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ दैट सेट एस. अब कोलेयर हमने क्या डिफाइन किया था? द सेट एंड द यूनियन ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स. इन दोनों सेट्स का हमने द सेट इटसेल्फ एंड बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं उनका यूनियन कर लिया, तो कोलेयर हमारे पास आ जाएगा. 3 इज द ओनली रियल नंबर विच इज द आइसोलेटेड इन दैट सेट एस में. ठीक है, 3 के अबाउट आप कोई भी जो है नेबरहुड, एक नेबरहुड बनाएं, ठीक है, वो टोटली आउटसाइड है इस सेट से. ठीक है, तो एटलीस्ट वन नेबरहुड आपको मिल जाए, यू विल से दैट दिस इज the isolated point of the set. So 3 is the only isolated point of S. The exterior points of S are consisting of these points. Exterior points ko let me recall you exterior points. X naught belongs to S does not belong to S. In fact, X naught is the exterior point of S if X naught is the interior point of the complement. S complement का interior point हो. सिमिलरली एक एग्जाम्पल जो है वो हम डिस्कस करते हैं, विच इज द मोर मैथमेटिकल एग्जाम्पल. लेट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन वी हैव डिफाइंड दीज इंटरवल्स ln एंड s इज द यूनियन ऑफ ऑल दीज इंटरवल्स. अब n जो है ग्रेटर देन 1 इंटीजर है, n इक्वल्स 1 रखें, आपके पास एक इंटरवल रियल नंबर्स का आएगा. n इक्वल्स 2 रखें, 3 so on and so forth, और ये सब क्लोज्ड इंटरवल्स हैं. द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ s, ये जो एस यूनियन इन सब इंटरवल्स की डिफाइन की है, इसका लिमिट पॉइंट्स जो हैं वो द सेट एस यूनियन द रियल नंबर 0 वो है.
Similarly, the boundary points of x is x equals 0 or x equals 1 over n whenever n greater than or equals to 2. And s equals x को layer जो है the set itself and the boundary points. Boundary points जो हैं वो x equals 0 और 1 over n greater than equals to 2 है. S has no isolated point. ये जो यूनियन हमने डिफाइन किया है इसका कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है. द एक्सटीरियर ऑफ S set of all points which are the interior of the S complement, वो जो है वो आप देख सकते हैं कि ये सेट जो है इसका ये कंप्लीट एक्सटीरियर पॉइंट्स जो है कंसिस्ट करता है, विच इज ऑफ कोर्स अनकाउंटेबल सेट. We are going to discuss the open coverings for a particular subset of the real numbers. Open coverings क्या होती हैं आज के मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे. Then of course I am going to give you some examples in which I am going to take some subsets of the real numbers and we are going to see कि उनकी open coverings जो कि आज के मॉड्यूल में हम डिफाइन करेंगे वो क्या हैं, उनको लिस्ट करेंगे and then I will explain with these examples the concept of what we call the open coverings of a subset of real numbers. So we are going to define the open coverings and I will give you some 2-3 examples in which I am going to give you for certain subset of real numbers, I am going to give you a collection of sets which we call the open coverings of that particular subset of real numbers. So the formal definition of open covering is given any subset finite और infinite subset, लेकिन finite के लिए ज्यादा हम examples करेंगे. Finite subset of real numbers. Open coverings क्या होती हैं? Is a collection of open subsets. इसीलिए इसके नाम में open coverings आ रहा है. अब covering का क्या मतलब है? Covering means कि ऐसी collection है open sets की such that कि जो set S दिया गया है उसका S is contained in the union of the open sets. Then we will say that the collection of set जो कि H से हम denote कर रहे हैं, it is the open covering of the set given set S. So let me tell you once again कि open covering एक ऐसी collection है open sets की such that the union, अगर उन collection of sets की union की जाए तो आपका जो set S है, set of real numbers, that must contain in the union of that collection of subsets. Then we say that collection of open sets is the open covering for the set of real numbers. So S is contained in the union of H belongs to the collection of sets, जिसमें collection हमने किस तरह की रखी है? Open sets of real numbers. और open sets क्या होते हैं? Real numbers में we know that open intervals are the open sets for the set of real numbers. Let me give you an example. Let S1 be the set which is closed interval 0 and 1 is covered by the family of open intervals H1. अब ये जो family of intervals लिखी हुई है H1, notice करें कि ये open intervals हैं. X is from 0 and 1 and N is any positive integer. Then the claim is if you take the union of all H belongs to this collection, जिसको मैं इस तरह H लिख रहा हूं, then this set जो कि S1 है, it is contained in that union जो कि हमारी open sets की collections हैं. Let me give you an idea. अगर यहां पे n is positive integer लिखा हुआ है, we can take n equals 1, 2, so on and so forth. Suppose if I take n equals 1 पे open interval क्या बनेगा? x minus 1, x plus 1. अब x जो है वो belongs to open interval 0, 1 है. So 0 और 1 में how many real numbers we have? We have infinite many real numbers. We have infinite many real numbers. It means कि this open cover जो कि इस सेट को 0, 1 को कवर कर रहा है, और अगर मैं रियल लाइन पे बनाना चाहूं, ये क्या बन रहा है? x minus 1, x जो है वो 0 और 1 के दरमियान है. Let's say x is this one. Then x minus 1 unit जो है वो behind जाएगा, x minus 1, and x plus 1 that will be something like here, x plus 1.
x प्लस 1 यहाँ पे होगा, और अब x जो है वो 0 1 में x मैंने ये लिया था, x यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, so on and so forth. अब आप देख सकते हैं कि अगर ये ओपन इंटरवल्स जो n इक्वल्स 1 मैंने लिया है, तो ये पूरा कवर कर रहा है इस सेट क्लोज्ड इंटरवल जो 0 और 1 को, इस पूरे को कवर कर रहा है. x माइनस 1 ये है, x प्लस 1 ये है, अगर n इक्वल्स 1 ले रहा हूं. अगर मैं n इक्वल्स 2 लेता हूं, तो यहां पे x माइनस 1 बाय 2. देन अगेन, सो दिस इज द इंफिनिट सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स जो कि कवर कर रही है इस सेट S1 को. नेक्स्ट वी टेक द सेट S2. अब S1 जो था वो अनकाउंटेबल सेट ऑफ रियल नंबर्स था. ये S2 जो लिखा हुआ है ये 1 2 अप टू सो ऑन n है, इज कवर्ड बाय द फैमिली ऑफ ओपन इंटरवल्स. इस फैमिली ऑफ ओपन इंटरवल से ये कवर्ड किया गया है. इसको हम इजीली देख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ द ओपन कवरिंग दैट S2 इज कंटेन्ड इन द यूनियन ऑफ H बिलोंग्स टू दिस H. जितने भी मेंबर्स हैं H के, और H के मेंबर्स किस तरह के हैं, n इक्वल्स 1. दिस इज infinite collection of sets H2 जो लिखी हुई है. Let me write down some of the intervals. If n equals 1, then 1 minus 1 by 4, 1 plus 1 by 4. This is a member of this set H2. Okay? n equals 2, 2 minus 1 by 4 and 2 plus 1 by 4 and so on and so forth. अब आप देखें कि इन सब इंटरवल्स में 1 इस इंटरवल में कंटेन हो रहा है, 2 इस इंटरवल में कंटेन हो रहा है, so on and so forth. So n जो है ये 1 2 3 4 5 so on and so forth चलता जा रहा है. So each member of this set S2 is contained in H2. So in other words, this statement जो कि मैंने यहां पे लिखी थी, this is true. So ये सब ओपन इंटरवल्स हैं. We will call the H2 is open cover of this set S2. We are going to discuss another example in which I have taken the two sets S3 and S4. S3 जो set है, it consists of the members 1, 1 by 2, 1 by n, so on and so forth. It is an infinite set but countable. And S4 जो है, it is open interval. It contains all the real numbers between 0 and 1. And of course, S4 जो है, it is uncountable infinite set. So these two sets S3 and S4 are covered by the open coverings which contains the open interval H3 and H4. S3 की open covering क्या है? H3 set है, the collection of sets. अब अगर आपने देखना है कि ये first thing to do is check whether all the members of this collection H3 are open or not. अगर मैं n equals 1 लूं, if n equals 1, then of course the interval becomes 1 over 1 plus 1 by 2 and 1 over 1 minus 1 by 2. Of course, this interval contains 1. Okay? If I take n equals 2, then it becomes 1 over 2 plus 1 by 2 and 1 over 2 minus 1 by 2. अब ये आपके n equals 1 और 2 के लिए सिर्फ दो इंटरवल्स मैंने लिखे हैं. Both these intervals are open sets. अब so on and so forth. All the members of S3 are contained in these intervals. In other words, if I take the union of all the members H belongs to H3, then S3 is contained in that union. In other words, H3 is the open coverings of the set S3. Similarly, S4 के लिए I have written the open covering H4 set, which consists of the open intervals where row is between 0, one endpoint is 0 and the other endpoint is row and row is between 0 and 1. So each member of that H4 is an open interval, and of course, if I take the union of all the members of this collection of sets H4, then S4 is contained in the union of all members H belonging to H4. So by definition, this is also H4 is the open covering for the set S4. So what we have done in this module, हमने इस module में एक definition define की है, the open coverings. Open coverings is the collection of open sets
such that if I take the union of all these open sets, then the set S should be contained in that union. Then I will call that collection of sets as the open covering of the set of real numbers S. ये open coverings जो है ये बड़ा important concept है, and we will use this concept in the next coming modules. We are going to discuss very important theorem about the set of real number, which is known as the Hein-Borel theorem. इस theorem की statement, we are going to discuss the statement. Formal proof मैं आपको नहीं दूंगा. If someone is interested, he can discuss the reference books. Reference books में भी इसका proof है और text books जो दी गई हैं उसमें भी इसका proof है. But the proof is lengthy one. That's why I didn't include this one. But of course, we are going to apply this very important theorem about the bounded set of real numbers. Let's see what we have in today's module. So, statement of the Hein-Borel theorem and application of that theorem. We are going to discuss the application of that theorem. Theorem states that if H is an open covering of a closed bounded set of real numbers. This is very important. The closed bounded set of real numbers. और H जो है उसकी ओपन कवरिंग है. अब लास्ट एग्जांपल्स में हमने देखा था कि ओपन कवरिंग्स जो है ये इट्स नॉट नेसेसरली अ फाइनाइट सेट, लेकिन अगर कोई सेट ऑफ रियल नंबर्स का बाउंडेड क्लोज्ड बाउंडेड सबसेट होगा तो उसके लिए कोई अगर ओपन कवरिंग आपके पास है, देन देयर मस्ट बी अ सब कवर. उस ओपन कवरिंग का एक सबसेट होगा which contains finitely many elements. फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होंगे और वो कवर कर रहा होगा सेट जो कि क्लोज्ड और बाउंडेड है, उसको कवर कर रहा होगा. इट मींस दैट वी विल हैव अ फाइनाइट सब कवर ऑफ दैट सेट which is closed and bounded. Of course, we are talking about the set of real numbers. So this is the statement of the Hein-Borel theorem, which states that if H is any open cover of a closed bounded subset, then H must have a subcover which is denoted by H tilde, which contains finitely many members of H. अब डिफरेंस याद रखें, H जो है वो जरूरी नहीं है कि फाइनाइट ओपन सेट्स उसमें हो, लेकिन अगर आपका सेट सबसेट जो है रियल नंबर्स का वो क्लोज्ड और बाउंडेड है, देन वी आर एबल टू फाइंड आउट अ subcover of that collection of the sets which contains finitely many elements. ये तो स्टेटमेंट होगी इस थ्योरम की. अब हम जो है देखते हैं कि यहां पे क्लोज्ड और बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स कहा गया है इस थ्योरम में. क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है इनका एक खास नाम हम रखते हैं. दीज सेट्स आर नोन एज द कंपैक्ट सेट्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0-1 क्लोज इंटरवल है, इट इज बाउंडेड इंटरवल, क्लोज भी है. सो 0-1 क्लोज इंटरवल इज द कंपैक्ट सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स. कोई भी क्लोज सबसेट जो होगा रियल नंबर्स का वो कंपैक्ट सेट होगा बाय दैट डेफिनेशन. अब ये थ्योरम क्या कह रहा है? अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड कंपैक्ट सेट, जो कि मैंने आपको बता दिया है. सो दिस थ्योरम सेज दैट एनी ओपन कवर of compact set S contains a finite subcover, जो मैंने पहले एक्सप्लेन की है इस थ्योरम की स्टेटमेंट. अब इस थ्योरम के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा. इस थ्योरम का अगर कन्वर्स लिया जाए, इफ यू हैव अ सबसेट ऑफ रियल नंबर जिसका एवरी ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर, देन इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा. देन वी कैन कंक्लूड दैट द सेट is closed and bounded if every covering of the set has a finite subcover. तो ये जो प्रॉपर्टी है इस थ्योरम की, it is also valid for the Euclidean spaces. अब ये Euclidean spaces R and ये क्या है? These are just the Cartesian product of R up to the n times. n equals 1 होगा तो आपके पास रियल नंबर्स हैं, and n equals 2 होगा, you have the plane. It is the Cartesian product of the real line with the real line, जो कि हम plane कहते हैं. n equals 3 है तो R3 जो है वो स्पेस है.
थ्री डिमेंशनल स्पेस जो है n इक्वल्स 4 so on and so forth, n इज पॉजिटिव फाइनाइट इंटीजर, ठीक है, तो इनको हम यूक्लिडियन स्पेसेस कहते हैं. दिस थ्योरम इज ऑल्सो वैलिड फॉर द यूक्लिडियन स्पेसेस. इन फैक्ट मोर जनरलाइज्ड स्पेसेस जो हैं जिनको टोपोलॉजिकल स्पेसेस हम कहते हैं, ये थ्योरम उन स्पेसेस में भी वैलिड है. लेट्स सी एन एग्जांपल. इस एग्जांपल में वी हैव अ सेट S which consists of 0 and 1 closed interval. So S1 is closed and of course bounded भी है. So it satisfies the hypothesis of the theorem. It is covered by this collection of sets. X minus ये हमने एग्जाम्पल भी की थी. Sub open interval where X is between 0 and 1 and is positive integer. Now this collection, which consists of infinite many open intervals, it must have a finite subcover. What does it mean? इसका मतलब यह है कि ये कवर है, तो H belongs to H1O, इन सब की मैं यूनियन लेता हूं, तो S1 मेरा कंटेन्ड है इस यूनियन में. अब I should be able to find out subcover, finite subcover, जो कि इस S1 को पूरे का पूरा कंटेन करता हो. What does it mean? And that subcover क्या है? उसमें फाइनाइट सेट्स हों, आप काउंट कर सकें 1 2 3 अप टू सो ऑन, लेट्स से n. अब आपको कहा गया है द 2n intervals from H1 centered at the point xk where k is defined as between 0 and 2n minus 1 covers S1. Let me explain this one. What does it mean? अब n जो है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर था, n पॉजिटिव नंबर. लेट्स टेक n इक्वल्स 1 एंड सी कि यार इस कलेक्शन जो H1 है, इस कलेक्शन का मेरे पास कोई सब कवर मिलता है फाइनाइट, कंटेनिंग द फाइनाइट इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स. देन अगर n इक्वल्स 1 है तो k की क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? 0 and 1 only. 2n minus 1 जो है, 2n minus 1 will be 1. So k equal 0 अगर मैं रखूं तो x नॉट मेरा क्या बनेगा? That will be 0. तो ये ओपन इंटरवल जो है ये क्या बनेगा? x नॉट माइनस 1 एंड क्योंकि n हमने 1 रखा हुआ है, दिस इंटरवल एंड 1. x नॉट जो है, x नॉट हमारा ये x की जगह हमने x नॉट जो है वो लिखना है. ये 1, एक सेट ये बना. अब n इक्वल्स k इक्वल्स 1 जब मैं रखूंगा तो मेरा x नॉट क्या बनेगा? माई x नॉट विल बी 1 by 2. सो माई ओपन इंटरवल विल बी 1 by 2 minus 1 and 1 plus 1 by 2. You can easily see that this set is contained in the union of these two open intervals. और ये open sets हैं और सिर्फ दो sets हैं. Similarly, n equals 2 के लिए भी you will have another open cover, so on and so forth. So we have discussed very important theorem in today's module, what we call the n-Borel theorem, and it states that if a subset of the real numbers is closed and bounded, what we call the compact sets of real numbers have every open cover has a finite subcover. और हमने इस थ्योरम को एक एग्जांपल पे अप्लाई भी किया. I hope you will be able to apply that important theorem in the several examples, and of course we are going to use this important theorem in the next coming concepts. There is a relationship between the closed sets of the set of real numbers and the limit points. Limit point जो है वो किसी भी set of real numbers का वो हमने define किया था कि उसकी कोई भी epsilon neighborhood, deleted neighborhood जो हमने नाम रखा था, deleted neighborhood should have non-empty intersection with the set S, or it means कि it must have some members other than the limit point contained in every epsilon neighborhood में और set में, other than that point which is the candidate for the limit points, कोई ना कोई point जरूर होना चाहिए common between the epsilon neighborhood and the set itself. Then for every
एवरी का बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है. फॉर एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड या नेबरहुड में एप्सिलॉन नेबरहुड कहूं या नेबरहुड कहूं, इट्स द सेम थिंग क्योंकि हमने डिफाइन कर लिया हुआ है. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ सेट इज क्लोज्ड if and only if, it's very important statement, if no point of S complement is the limit point of the set. It's very important statement. So both ways I am going to prove that statement in both ways. If you have a set S which is closed, then I have to prove that there is no member of S complement which is the limit point of that set S. And on the other hand, if there is no point of S complement which is the limit point of S, then S must be closed. तो इस statement को हम formally prove करेंगे. So we have the theorem, a set S is closed if and only if no point of S complement is a limit point of S. So both ways I am going to prove it in the both ways. First I considered S is closed. S closed का मतलब है कि S complement is open. S complement जो है open का क्या मतलब है? By the set of open definition, open set की definition से कि for all x naught belongs to S complement, there exists an open neighborhood जिसको epsilon neighborhood हमने कहा था. Let's say कि neighborhood में उसकी S epsilon जो है वो लिख रहा हूं. S epsilon is the neighborhood of x naught such that it is contained in S complement. Now recall the definition of limit points. अब अगर x naught, और मैंने साबित क्या करना है कि S complement का कोई भी पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है S का. अब अगर ये एक ऐसी नेबरहुड है which is totally contained in S complement, so S epsilon जो कि नेबरहुड में लिख रहा हूं x naught की, उसकी और S की इंटरसेक्शन क्या होगी? Of course that will be the empty set. लेकिन by definition of the limit point, x naught will be the limit point if every neighborhood including this one has non-empty intersection of with S. ये तो empty intersection आ गया. So we have a neighborhood which has empty intersection. So conclusion is that x naught belongs to S complement. For all x naught belongs to S complement, x naught is not a limit point of S. ये वन वे प्रूफ हो गया. अब अदर वे प्रूफ मैंने करना है. मैंने ये सपोज करना है, हाइपोथेसिस क्या होगा आपका कि S complement, no point of S complement is a limit point. ये आपका हाइपोथेसिस होगा. I have to show that S is closed. S closed का क्या मतलब है कि S complement जो है is open. अगर मैं ये साबित कर दूं कि S complement is open, तो it's done. अब कोई अगर लिमिट पॉइंट नहीं है S complement का, कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है S का, तो अगर मैं x naught belongs to S complement लूं, so I will be able to find one epsilon, at least one neighborhood. उसका ना मैं नाम n epsilon रखता हूं for each epsilon, such that this neighborhood is totally contained in S complement. अगर ये ना हो, if this doesn't happen, तो क्या होगा कि आपकी एवरी नेबरहुड का जो इंटरसेक्शन है विद एस वो नॉन एम्प्टी आएगा, तो एक्स नॉट जो है वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा. दिस इज नॉट पॉसिबल. सो वी मस्ट हैव एट लीस्ट वन नेबरहुड एन एप्सिलॉन जिसका मैंने नाम रखा है, सच दैट इट इज कंटेन्ड इन द एस कॉम्प्लीमेंट. अब एक्स नॉट जो था ये कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं था, एस कॉम्प्लीमेंट था, आर्बिट्ररी था. इट मीन्स every point x naught is interior point of S complement, which is the definition of an open set. Hence, S complement is open set. S complement open set का क्या मतलब है कि आपका S जो है ये closed set है. इसका मतलब ये हुआ we have formally proved that statement. अब इसका एक छोटा सा, इस थ्योरम का एक छोटा सा corollary है, एक छोटी सी conclusion है. Conclusion is a set is closed
if and only if S contains all of its limit points. अगर S तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है तो अपने जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं तो हम कहेंगे कि द सेट S ऑफ रियल नंबर्स इज क्लोज्ड. अब एक छोटा सा रिमार्क क्या है? अ सेट विद नो लिमिट पॉइंट्स. अगर किसी सेट का कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं तो इस स्टेटमेंट की कंट्राडिक्शन की ही नहीं जा सकती. अगर किसी सेट का कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज्ड सेट होगा. इन अदर वर्ड्स, all the finite sets are closed sets of the real numbers. We are going to discuss another important theorem, what we call the Bolzano-Weierstrass theorem about the real numbers, about the sets of the real numbers. इस theorem को we are going to state that theorem, and of course we are going to give the formal proof of that statement of that theorem. इस theorem का प्रूफ में वी विल यूज द टू कॉन्सेप्ट्स. जो एन बोरल थ्योरम था उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट मॉड्यूल में जो हमने डिस्कस किया था एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट द क्लोज सेट्स. क्लोज सेट्स कंटेन्स द ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ दैट सेट्स. ये प्रॉपर्टी इफ एंड ओनली इफ हमने डिस्कस की थी. वी आर गोइंग टू डिस्कस द व्हाट वी कॉल द Bolzano-Weierstrass theorem and the proof of that statement. So Bolzano-Weierstrass theorem, I'm going to state that theorem, I will explain that theorem, and then we will go for the proof of that theorem. Theorem states every bounded infinite set of real numbers contains have at least one limit point. Every bounded infinite set, finite set की बात नहीं हो रही, has at least one limit point. उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. अब आइडिया क्या है इसके प्रूफ का? इसके प्रूफ का आइडिया जो है वो ये है कि वी विल शो दैट अगर कोई बाउंडेड नॉन एम्प्टी सेट है विच डज नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट, उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, देन दैट सेट इज इन फैक्ट फाइनाइट. ये सेट अगर फाइनाइट होगा तो ऑफ कोर्स जो हमें दिया गया है कि बाउंडेड इंफिनिट सेट है उसको कंट्राडिक्शन कर देगा. सो आइडिया ऑफ प्रूफ इज दिस वन कि हम क्या शो करेंगे कि अगर कोई बाउंडेड सेट विच डज नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट, उसका अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो इनफैक्ट एक फाइनाइट सेट होगा, और ऑफ कोर्स नॉन एम्प्टी सेट की हम बात कर रहे हैं. अब रिकॉल Henn-Borel theorem and the following. Henn-Borel theorem जो था वो हमें क्या स्टेट करता था कि कॉम्पैक्ट सेट्स जो क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट्स हैं, एवरी ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर. इसको हम यूज करेंगे, तो यू शुड रिकॉल दैट थ्योरम. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट जो कि हमने प्रूफ भी की थी, अ सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल द लिमिट पॉइंट्स. एस कंप्लीमेंट इज अ लिमिट पॉइंट, एस कंप्लीमेंट में कोई लिमिट पॉइंट ना हो. और इसी थ्योरम का एक क्रॉलरी थी कि एस इज क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ऑल द लिमिट पॉइंट्स. इट्स ऑल लिमिट पॉइंट्स जो हैं वो कंटेन करता हो. जो भी सेट अगर अपने जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं सबको कंटेन करता हो, हमने उसे कहा था कि ये क्लोज सेट होगा. और जो जनरलाइज स्टेटमेंट है जो कि यहां पे लिखी हुई है, अ सेट एस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ no point of S complement is a limit point of S. इस कॉन्सेप्ट को भी हम यूज करेंगे. So let's go through the proof of that, what we call Bolzano-Weierstrass theorem. अब ये स्टार्ट कर रहा है if S has no limit point. यही मैंने आपको कहा था कि हम जो है स्टार्ट करेंगे S has no limit points, then S is closed and every point S जो है वो क्लोज्ड होगा, ये हमें पता है, दिया गया है. एंड एवरी पॉइंट ऑफ एक्स ऑफ एस हैज एन ओपन नेबरहुड एन एक्स दैट कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ एस अदर देन एक्स. ये जो है ये लिमिट पॉइंट की, अगर लिमिट पॉइंट नहीं है एस का तो ये डेफिनेशन है. डेफिनेशन से हमने ये स्टेटमेंट जो है वो लिखी है. अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक कलेक्शन ऑफ सेट्स जो है वो बना रहे हैं. अब इस कलेक्शन ऑफ सेट्स में एन एक्स for each x belongs to S. ये एक ओपन सेट है. सो दिस कलेक्शन इज द ओपन कवरिंग. अब ये हर x के लिए
x बिलोंग्स टू s, तो ओपन कवरिंग, क्योंकि ओपन इंटरवल्स कंटेन कर रहा है, ये ओपन कवरिंग होगी. इज एन ओपन कवरिंग फॉर s सिंस s इज ऑल्सो बाउंडेड. s जो था वो बाउंडेड था. हम एनी बॉलर थ्योरम जो है अप्लाई करेंगे और इट इंप्लाइज दैट दिस ओपन कवरिंग हैज फाइनाइट सब कवर. अब उस फाइनाइट सब कवर्स के मेंबर्स, फाइनाइट का मतलब ही ये है कि x1, x2, x3 आपके पास होंगे ओपन इंटरवल सच दैट इन सब की मैं यूनियन लूं n xi, तो आपका जो s है वो कंटेन्ड हो इन सब की यूनियन में, और i इक्वल्स 1 2 अप टू सो ऑन n फाइनाइट सेट होगा. यहां पे ये इन्फिनिट सेट, कलेक्शन ऑफ इन्फिनिट सेट हो सकती है, यहां पे ये फाइनाइट सेट ही होगा. ठीक है. अब जो है, सिंस दीज सेट्स कंटेन ओनली x1, x2, so on and so forth, xn from s, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू ना हो फिर तो आपका x1, x2 अप टू so on xn जो है ये तो लिमिट पॉइंट बन जाएंगे. ठीक है. तो s के सिर्फ ये पॉइंट्स, ये ऑल नेबरहुड्स जो फाइनाइट नेबरहुड्स हमने लिखी हैं, ये s के सिर्फ सिंगलटन मेंबर्स जो हैं x1, x2, so on and xn, सिर्फ ये मेंबर्स इसके इन नेबरहुड में हैं. अगर इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स हों इन नेबरहुड्स में और s के दरमियान, तो फिर ये पॉइंट्स जो हैं s विल हैव अ लिमिट पॉइंट. लेकिन हमने तो कहा है कि लिमिट पॉइंट नहीं है. इट फॉलोज दैट इन फैक्ट s जो है, क्योंकि ये फॉर ईच x हमने ये नेबरहुड nx डिफाइन की थी और ये मे बी इन्फिनिट सेट हो, लेकिन क्योंकि बाउंडेड और क्लोज्ड सेट है तो थ्योरम अप्लाई किया हमने हेनरी बॉरल थ्योरम, जिससे हमें एक फाइनाइट सब कवर मिला. अब ये नेबरहुड्स जो है ये सब x1, x2 अप टू सो ऑन xn कंटेन करती हैं. सो द कंक्लूजन इज s in fact equals x1, x2, so on xn. But this is the finite set. ये जो है ये तो फाइनाइट सेट है, लेकिन s हमें दिया गया था इन्फिनिट सेट. सो वी रीच्ड अ कंट्राडिक्शन. हेंस what we have proved what we call the Bolzano-Weierstrass theorem, which states that every bounded set of the real numbers, infinite set, every bounded infinite set of real numbers has at least one limit point. ये एटलीस्ट जो है ना, ये बड़ी अच्छी एक वर्ड है मैथमेटिक्स में यूज, कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. सो बाउंडेड इन्फिनिट सेट must have a limit point. We are going to start the sequences. If you remember, I have divided your course of the real analysis 1 into 4 major parts. The first part was about the real numbers. The second part, which I am going to start now, is about the sequences and infinite series. So I am going to discuss the second part from now onwards. So sequences जो है आज के मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे. Infinite sequences, in fact sequences जो है, these are the particular types of functions. इसको भी हम formally define करते हैं. And then I am going to give some examples of the sequences. And then of course there is a term about the convergence of a sequence, which is very important. इसको हम discuss करेंगे आज के मॉड्यूल में. So let's define an infinite sequence. An infinite sequence or sequence is a function whose domain is some subset of the integers. Integers का subset होता है जो उसकी domain होती है. It means यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है n greater than or equal to k, where k is some integers. इसका मतलब है कि हम sequences एक particular type के खास किस्म के functions होंगे जिनकी domain जो होगी वो set of integers होगी. Let's say k equals, अगर मैं 0 रखता हूं तो n equals 0 पे सीक्वेंस की ए नॉट टर्म जो होगी वो कोई रियल नंबर होगी, क्योंकि इट्स फंक्शंस फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स और सम सबसेट ऑफ इंटीजर्स टू द रियल नंबर्स. सो ए नॉट विल बी सम रियल नंबर, a1 विल बी सम रियल नंबर, a2 विल बी सम रियल नंबर, और इसको हम डिफाइन करेंगे. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स कि किस तरह हमने डिफाइन करने हैं. सीक्वेंस की टर्म्स जो कि एक फंक्शन है, इसकी टर्म्स को हम एक्सप्लिसिटली भी लिख सकते हैं और एक स्मॉल पैरेंथेसिस में
पैरेंथेसिस भर के कर्ली ब्रैकेट्स में SN, N स्टार्ट्स फ्रॉम K टू इन्फिनिटी, ये आपको नजर आ रहा है। इस तरह हम SN जो है ये nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस हम बनाते हैं। अब K से स्टार्ट हो रहा है ये, तो SK विल बी द फर्स्ट term of the sequence, sk plus 1 the second term, so on and so forth up to the, क्योंकि set of integers infinite है तो इसी तरह ये जो है infinite set of real numbers आएगा which define the sequence. Now you are looking at the some examples of the sequences. Consider the following sequences. अब Sn की जगह you are having some expression. For example, first example जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, यहां पे Sn की जगह 1 over n square plus 1 है, and the sequence the n starts from 0 to infinity. So when I put n equals 0 in it, I got 1. So the first term of the sequence is 1. If I put n equals 1, 2, 3, so on and so forth, so I am getting the terms of the sequences 1, 1 by 2, 1 by 5, और ये सब terms जो हैं इसमें मैं पुट कर रहा हूं और मेरे पास आ रही हैं। सिमिलरली द सेकेंड इज -1 raised to power n, where n starts from 0 to infinity. So जो डेफिनेशन में हमारा k था, इस एग्जांपल में भी k equal 0 है हमारे पास, और इस एग्जांपल में भी k equal 0 है। इन बोथ फर्स्ट टू एग्जांपल्स वी हैव k equal 0. So n जो है वो k equal 0 से ग्रेटर या इक्वल हो सकता है। So we have n equal 0, 1, 2, 3, so on and so forth. अब ये जो सीक्वेंस सेकंड सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसमें आप देखें इसकी टर्म्स जो हैं वो ऑल्टरनेटिंग टर्म्स हैं, 1, -1, 1, -1, 1, -1, so on and so forth. इन्फिनिट जो है वो आपका सेट की शेप में मैंने लिखा हुआ है। द थर्ड वन इज 1 over n-2 एंड n, यहां पे k की वैल्यू जो है वो 3 है। सो n starts from 3 to infinity. अब ये जो है ये n equals 3 से मैं स्टार्ट करूंगा। n equals 3 will give me the first term of the sequence जो कि 1 होगी। n equals 4 जो second term of the sequence होगी जो कि 1 by 2 है, so on and so forth. So these are the examples of the sequences, how we are going to write down the sequences, and this Sn जो है, जो nth टर्म्स हैं, इस सीक्वेंस में ये, इस सीक्वेंस में ये, और इस सीक्वेंस में 1 over n-2, in all three examples, this is known as the nth term of the sequence. Similarly, now you are looking at the two sequences which appears to be different. ये लग रहे हैं कि आपको डिफरेंट है, लेकिन ये इक्वल सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। आप n की वैल्यूज, यहां पे n स्टार्ट हो रहा है 3 से और यहां पे n स्टार्ट हो रहा है 1 से, इनकी वैल्यूज आप अगर लिखें, यू विल गेट द सेम 1, 1 by 2, 1 by 3, so on and so forth. So these sequences are known as the identical sequence. So what do I mean by the convergent of a sequence? अब सीक्वेंस की टर्म्स हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये एप्सिलॉन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आई मस्ट हैव एन इंटीजर n such that the difference between the limit of the sequence and the terms of the sequence, if n is greater than n, it is absolute value is less than epsilon. What does it mean graphically? ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है। अब एक सीक्वेंस था, वो कन्वर्ज करेगा किसी एक पर्टिकुलर रियल नंबर पे कि नहीं, और s जो है, s is that particular real number. इसको हमने throughout that part or section of the course इसको डिस्कस करना है. It's very important. Let me give you the idea कि what does it mean graphically. So let me explain graphically what does it mean. What do we mean by the convergent sequence? So we have a sequence Sn and n starts from 1 to infinity, and this sequence converges to L when n approaches to infinity. इसको हमने mathematically क्या लिखा है? Sn minus L less than epsilon for epsilon greater than equals to 0. अब ये किन के लिए टर्म, ये इनइक्वालिटी जो है ये किसके लिए होल्ड करती है? Whenever n is greater than or equal to capital N. It means that
ये जो कैपिटल एन है, इससे पहले सीक्वेंस की टर्म्स अगर मैं प्लॉट करूं, दे कुड गो एनीवेयर, बट इसको अगर मैथमेटिकल जो एब्सोल्यूट वैल्यू एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन. आपको ये पता है बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ अ रियल नंबर. दिस इनइक्वालिटी इन फैक्ट मीन्स दिस वन. व्हाट डज इट मीन ग्राफिकली? इट मीन्स कि ये कैपिटल एन जो नंबर है, इसके बाद और इससे स्टार्ट करते हुए सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स जो हैं वो इस इंटरवल के अंदर है, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन. इस इंटरवल के अंदर ही आपकी रहेंगी, वेयर एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी. एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई भी नंबर है आपका, ग्रेटर देन 0 सिर्फ कंडीशन होनी चाहिए, तो एप्सिलॉन जितना मर्जी छोटा हो सकता है. लेट मी in this case, if the sequence is convergent, then we write that limit n approaches to infinity Sn equals L. LO या SO ये हम लिखते हैं. Let me give you a simple example. If Sn sequence जो है वो constant term पे कर रहा है, यानी कि C, so on and so forth, then limit n approaches to infinity of that sequence will be C. कांस्टेंट ही होगा क्योंकि हर टर्म सीक्वेंस है, ए की वैल्यू है. इसको मैथमेटिकली करने के लिए वी विल कंसीडर एस एन माइनस सी एब्सोल्यूट वैल्यू. अब ये क्योंकि फॉर ईच एस एन वैल्यू सी ही है तो ये 0 आएगा. अब ऑफ कोर्स दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन बाय डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस. अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर हो, दिस इज ऑलवेज ट्रू. So we say that this sequence is convergent and it is convergent, its limit is C. ये तो simple सी example थी. Let's discuss another example in which we have Sn defined, sequence defined by this one, 2n plus 1 divided by n plus 1. अब इसकी limit L जो है वो 2 है. It means we have to consider the difference of Sn, the nth term, minus L, which is 2. ये consider किया, इसको मैंने manipulate किया. मैनिपुलेट करने के बाद इट टर्न्स आउट 1 over n plus 1, क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर है. n starts from 0, 1, 2, so on. So this will be positive, इसलिए मैंने यहां पे एब्सोल्यूट का साइन नहीं लिखा. नाउ बाय डेफिनेशन दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन. अब यहां से मैंने कंडीशन निकालनी है कि अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कुछ भी दिया जाए तो n, कैपिटल n जो है वो क्या होना चाहिए, और स्मॉल n जिससे बड़ा हो तो सीक्वेंस की टर्म्स बिटवीन l प्लस एप्सिलॉन एंड l माइनस एप्सिलॉन उस इंटरवल के अंदर हो. आई कैन मैनिपुलेट दिस वन और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, 1 over एप्सिलॉन ग्रेटर देन n प्लस 1. अब एप्सिलॉन कोई भी दूं, कैपिटल N जो है n प्लस 1 से ग्रेटर अगर हो तो ये दैट विल वर्क फॉर ऑल द सीक्वेंसेस. हेंस given any epsilon, I can choose this one, जो कि मुझे कन्वर्जेंट बता रहा है कि ये सीक्वेंस की टर्म्स जो है बिटवीन L यहां पे क्या है 2 है, L माइनस एप्सिलॉन, 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन के दरमियान ही सीक्वेंस की टर्म्स रहेंगी, जो कि ग्राफिकली हमने किया है. सो कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट मॉड्यूल? वी हैव डिफाइंड द सीक्वेंसेस, हमने सीक्वेंस की nth टर्म भी डिफाइन की, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का है कि भाई सीक्वेंस की टर्म्स हैं, इन्फिनिट सेट ये बनेगा, ये कन्वर्ज कब करेगा टुवर्ड्स अ रियल नंबर, और उस रियल नंबर को हमने यूजिंग एप्सिलॉन जो है उसकी डेफिनेशन कंसिडर किया. फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी मस्ट हैव अ नंबर n सच दैट उस नंबर n से अगली जो टर्म्स है सीक्वेंस की वो L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन इंटरवल के अंदर ही रहें फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. इसका मतलब है वी कैन नैरो डाउन दैट इंटरवल, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 छोटे से छोटा आप एप्सिलॉन लें तो वो इंटरवल जो है उसको हम नैरो डाउन कर सकते हैं. इफ दिस इज ट्रू फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन वी विल से दैट द सीक्वेंस Sn converges to the real number L. इसको डिटेल में हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स में भी डिस्कस करेंगे. We have defined sequences and convergent sequences. What do I mean by a convergent sequence?
convergent sequence is such a sequence whose terms after certain, for every epsilon greater than 0, whose terms after certain number, जिसको हमने कैपिटल N कहा था, वो विद इन द इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन एंड L प्लस एप्सिलॉन के दरमियान में उसका जो है ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस आफ्टर दैट नंबर वो इस इंटरवल के अंदर ही होगी सीक्वेंस की टर्म्स, और वेयर एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी. और लास्ट मॉड्यूल में मैंने एम्फेसिस किया था कि सिंस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, सो वी कैन नैरो डाउन दैट इंटरवल एज वी विश. एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो छोटे से छोटा एप्सिलॉन ले लें, उतना इंटरवल ये स्मॉलर होगा. In today's module, I am going to prove that if a convergent sequence is convergent, then it has unique limit. जो लिमिट जिसको ये अप्रोच कर रहा है सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं, अप्रोच जिस रियल नंबर को कर रही है वो रियल नंबर सिर्फ एक ही होगा अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है तो वो तो अभी मैं आपको बताऊंगा, डिफाइन करूंगा कि उन सीक्वेंसेस को हम क्या कहेंगे. कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर नहीं है तो हम कहते हैं द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट. और इस टर्म जो डाइवर्जेंट टर्म है इसको फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगा इन माय कमिंग मॉड्यूल्स. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक. दिस इज द स्टेटमेंट विच आई एम गोइंग टू प्रूव इन दिस मॉड्यूल. सो द लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक. सो द फॉर्मली इसका प्रूफ जो है बाय कंट्राडिक्शन ही करूंगा मैं. सपोज कर लेते हैं कि Sn is a sequence and Sn converges to two different real numbers. Let's say L1 and L2. I have to prove that L1 equals L2. अगर ये मैंने साबित कर दिया तो मेरी यूनिकनेस जो है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा तो उसका लिमिट जो है वो यूनिक होगी, वो प्रूफ हो जाएगी इफ आई प्रूव दैट L1 इक्वल्स L2. अब ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन यूज करें फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और मैं एप्सिलॉन को एप्सिलॉन बाय 2 ले लेता हूं ग्रेटर देन 0. अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो एप्सिलॉन बाय 2 भी ग्रेटर देन 0 होगा. तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट आई मस्ट हैव Sn माइनस L1 मॉड लेस देन एप्सिलॉन, and I should be able to find out N1 such that this is true for all small n greater than or equal to N1. अगर Sn converge कर रहा है L1 को. Similarly, for the same epsilon by 2 greater than 0, I must have by definition of the convergent sequence Sn minus L2 mod less than epsilon by 2, and I must have N2 some other natural number which is not necessary the same N1 हो such that N1 smaller n greater than or equal to N2 हो. तो ये दोनों inequalities जो है 1 और 2 जिसे मैंने कहा है ये दोनों true हो. अब मैं कंसिडर करता हूं द डिफरेंस L1 माइनस L2. इसको मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर करता हूं. इसको मैं लिख सकता हूं L1 माइनस Sn, मैंने माइनस किया है, प्लस Sn माइनस L2. इसको मैं ये लिख सकता हूं मैंने ये ऐड किया Sn और Sn को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. सो इनफैक्ट इट्स द सेम थिंग L1 माइनस L2. अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है वो हमने डिस्कस की थी अबाउट द सेट ऑफ रियल नंबर्स. ऑल दीज आर Sn एंड L1 L2 आर द रियल नंबर्स. सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू Sn माइनस L1 प्लस Sn माइनस L2. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से रियल नंबर्स की जो कि हमने डिस्कस की हुई है, आई कैन राइट डाउन दिस वन. नाउ बाय यूजिंग 1 एंड 2, अगर मैं 1 यूज करूं आई कैन रिप्लेस दिस वन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 विच इज लेस देन एप्सिलॉन. What is this? This is interesting result. L1 minus L2 mod less than epsilon for epsilon greater than 0. अब ये जो मैं यहां पे पहुंच गया हूं L1 minus L2 less than epsilon, ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है कि इफ यू हैव एनी रियल नंबर x whose mod is less than epsilon for all epsilon greater than 0, then this real number equals 0.
there is only one and one possibility. क्या मैं कह रहा हूं कि अगर x1 less than epsilon है, for all epsilon greater than 0, then there is only one possibility कि x जो है वो 0 हो. अब लास्ट स्लाइड पे जो मैं प्रूफ कर रहा था, I have reached at कि L1 minus L2 less than epsilon for all epsilon greater than 0. It means कि L1 minus L2 equals 0 है. And hence we have reached that L1 equals L2, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव था कि I have to prove that if I have a convergent sequence, then the limit of that sequence is unique. That's what we have done. अब याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई convergent sequence है तो उसकी लिमिट जो है वो यूनिक होगी, because we have given the formal proof by using definition of a convergent sequence. We have discussed the convergent sequence, and if we have a convergent sequence, then the limit of that sequence will be unique. ये दोनों बातें, what do I mean by a convergent sequence, और अगर convergent sequence कोई हमारे पास है तो उसकी लिमिट जो है वो यूनिक होगी, हमने डिस्कस की है. अब लास्ट मॉड्यूल में I have used the word कि if a sequence is not convergent, what does it mean? It means we will say that the sequence is divergent. और मैंने ये कहा था कि इस टर्म को I am going to explain in the next module. So today we are going to discuss the divergent sequences which diverges to the plus infinity and minus infinity. These two particular numbers I have included in the set of real numbers, and if you remember, I call the set of real numbers including these two numbers, which is plus infinity and minus infinity, as the extended real number system. So we are going to discuss what do I mean by a divergent sequence and the sequences which are divergent to plus infinity and minus infinity. So in today's module, the sequences divergent to plus infinity and minus infinity. और the important thing is कि यार ये सिर्फ sequences जो divergent होंगे वो हमेशा क्या प्लस इंफिनिटी को या माइनस इंफिनिटी को डाइवर्ज करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. आज के मॉड्यूल में आपको मैं एक ऐसी एग्जांपल दूंगा जो कि सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगा, लेकिन ना वो अप्रोच कर रहा होगा प्लस इंफिनिटी की तरफ, ना वो अप्रोच कर रहा होगा माइनस इंफिनिटी की तरफ. तो लेट्स सी कि व्हाट डू आई मीन by the divergent sequence, and in particularly the divergent sequence which diverges to plus infinity and minus infinity. A sequence Sn is said to be divergent to plus infinity if for any real number A, we are able to find out the sequence terms, how large it is, I don't care, such that the Sn, the sequence terms, are greater than that real number. कोई भी real number आप लें, you will always be able to find out the terms of the sequence which are greater than that real number. And it is true for all real numbers. Of course, then I will say that the sequence is divergent, and the sequence is divergent to plus infinity. Similarly, if for all real numbers, I will be able to find the terms of the sequences such that the sequence terms are less than all the real numbers, then I will say that the sequence is divergent and it is divergent to minus infinity. For all real numbers, it's very important कि दोनों definitions में है. For all real numbers A के लिए हम ये बात जो है वो कर रहे हैं. So let's discuss an example. In this example, we have a sequence whose nth term is defined by n divided by 2 plus 1 over n. Of course, its terms n starts from 1 to infinity, because 0 अगर include करें तो 1 over 0 ये आपको पता है infinity है. This sequence diverges to infinity. Now recall the definition जो भी हमने discuss की है कि for all real numbers, A belongs to real numbers, we have to find out some integer, natural number, n such that Sn is greater than or equal to, greater than in fact for all real numbers A.
एंड n जो है ये हमने फाइंड आउट करना है कि n ग्रेटर देन इक्वल अगर इस नंबर से हो तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स a बिलोंग्स टू r. सिंस a इज एनी रियल नंबर, यहां पे यही लिखा हुआ है a इज एनी रियल नंबर, देन n ओवर 2 प्लस 1 ओवर n जो कि nth टर्म है सीक्वेंस की मेरे is greater than for all real number if n is greater than 2a. Now if a is real number, then 2a will be a real number. Now it's a property of real numbers that every real number is between two consecutive integers. It means a के लिए मुझे n और n plus 1 consecutive integers जो है वो मिलेंगे. It is true for all real numbers. कोई real number लें, that will be between two integers, consecutive integers. So I can have a natural number or some integer which is greater than that 2a. अब अगर n ऐसा हो जो कि 2a से greater हो तो मैं देखना चाहता हूं ये valid inequality है कि नहीं. तो n greater than 2 है तो मैं 2a divided by 2 plus 1 over 2a इसको मैं solve करूंगा और ये of course greater than a जो है वो आएगी बिकॉज 2 से कैंसिल हो गया. a प्लस 1 ओवर 2a इज ग्रेटर देन a वट एवर कोई नंबर a हो 1 ओवर 2a और ये n से ग्रेटर 2a है और n जो है ये पॉजिटिव कोई इंटीजर है. सो आई विल हैव दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स. सो फॉर ऑल रियल नंबर्स आई विल बी एबल टू फाइंड आउट एन इंटीजर n such that this inequality holds. In other words, I have proved that the limit of n approaches to infinity n by 2 plus 1 over n equals infinity. Let's discuss another example. Now this is the sequence n minus n square and it diverges to minus infinity. Why? Because if we take any real number then minus n square plus n जिसको मैं minus n into n minus 1 लिख सकता हूं, it is less than a if my integer n is greater than 1 plus square root of mod of a. I leave this as an small exercise to you कि for all n which satisfy this inequality implies the sequence Sn less than a for any real number a. ठीक है? So given any real number a, आप इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करें और उससे बड़ा कोई इंटीजर ले लें तो ये इनइक्वालिटी जो है Sn less than a will be satisfied. Since a is any real number, it means that this sequence is divergent and it diverges to minus infinity. जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. So therefore we write limit n approaches to infinity minus n square plus n equals minus infinity. And we say that the sequence is divergent. अब क्या यही दो पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर कोई डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा और वो डाइवर्ज करेगा इधर टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी? इट्स नॉट द केस. देयर आर सम सीक्वेंसेस इन विच द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट but it is neither divergent to plus infinity or minus infinity. Such a sequence is known as the oscillatory sequence. इसका मतलब ये होता है कि ये oscillate कर रहा है इसकी terms. We cannot restrict the terms of the sequence after certain number n, capital N जो हम कह रहे हैं, उसको restrict नहीं किया जा सकता into small intervals जो कि lead करें एक fixed real number L की तरफ. This is the example. Sequence आपका define है -1 raised to power n cube. This sequence diverges but not to minus infinity and plus infinity because इसकी terms जो हैं alternate terms हैं, plus minus वाली terms आ रही हैं और ये oscillate कर रहा है sequence. Such a sequence is known as the oscillatory sequence. So we have defined the term divergent. In today's module, a sequence is said to be divergent if it diverges towards plus infinity, if it diverges towards minus infinity, or if it oscillates. That's it.